Hello everyone, Assalamu alaikum. Can you guys hear me properly? Wa alaikum assalam everyone. I just want to confirm if you can hear me. Hello everyone. Hi guys. That's great. Take care. All right. So सबसे पहले welcome to this workshop O-level and IGCSE Computer Science. I hope मेरी voice सबको clear होगी. Hopefully सबको screen पे नजर आ रहा होगा. मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या चीजें नजर आ रही होंगी. किसी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि यानी अभी स्टार्टिंग में मुझे बता दें if there is anything जो आपको नजर नहीं आ रहा या कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है so we can sort it out before and then move forward. ठीक है. So audio सबको clear है. पहला तो ये is audio clear? W in the chat if audio is clear guys. एंड इफ ऑडियो इज क्लियर उसके बाद आप मुझे बताएं कि स्क्रीन सबको नजर आ रही है. ब्लैक स्क्रीन होगी उसके ऊपर लिखा होगा चैप्टर नंबर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन. आपको सब कुछ नजर आ रहा है? ठीक है. ऑलराइट ऑसम. तो आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी. हमने क्या करना है हमारा प्रोसेस सिंपल सही है. आई होप सबको पता होगा कि आप सबके पास जो है वो रिसोर्सेज हमने अवेलेबल कर दिए हैं फॉर ऑल ऑफ यू विच इज ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज राइट. सो जस्ट मेक श्योर कि आप जो है वो आपको अगर नोट्स और वर्कशीट्स की जरूरत है फॉर प्रैक्टिस यू कैन गो ऑन द इंस्टाग्राम पेज एंड वहां से आपको जो है लिंक्स मिल जाएंगे फॉर ऑल ऑफ दीज और आप उसको जो है वो सारी चीजें वहां पे अपलोड कर सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम जीशान. अच्छा ओके. सो हमने स्टार्ट करना है इसको. दूसरा सेकंड इसके अलावा जो आज क्लास में चीजें कवर हो रही हैं ठीक है. ये सारे के सारे 6 के 6 चैप्टर्स और पेपर 1 के वो हम सब कवर करेंगे सब कुछ एक साथ. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्लास सो मेक श्योर दैट you are here. We'll take breaks after each topic so that we'll have 5-minute break. You can go and walk and do other things if you want. ठीक है. सो आप कंफर्टेबली एक जगह बैठ जाएं उसको आप कवर कर लें. जो अभी वर्कशॉप में जो चीजें कवर होने वाली हैं वो ज्यादातर चीजें वो हैं जो मैं आपको लिख रहा हूँ मैं चीजें समझा रहा हूँ. सो आई वुड रिकमेंड कि आप साथ साथ में जो अपने पास उनको लिखते रहें. सो आपके लिए याद करने के लिए भी पहले तो ये आपको याद हो जाएगा दूसरा ही आपको रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज हमने करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है मेरे साथ साथ जो भी मैं लिख रहा हूँ अपने पास यहाँ पे आप उसको अपने पास कॉपी करते रहें. ठीक है. यूट्यूब पे लाइव है तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग स्टोर होती है तो वही आपके पास वहां से आपको मिल जाएगा. ठीक है. ओके फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास विथ चैप्टर नंबर 1. ठीक है. आर यू गाइस रेडी? शुड वी स्टार्ट? Awesome guys. Okay, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास with our first chapter. Let me just quickly. Okay. So this is going to be data representation. एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास बहुत सारे की ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए. तो अगर आप अपने पास सिलेबस भी खोल सकते हैं अपने पास साथ साथ में देखते भी रहें. तो सिलेबस के अंदर आपको पता होगा कि इसके अंदर हमने जो है वो नंबर सिस्टम्स के ऊपर बात करनी है. हमने टेक्स्ट साउंड इमेजेस पे बात करनी है. देन हमने इसके साथ साथ जो है वो कैलकुलेशंस देखने हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के. कंप्रेशन को देखना है. तो हम ये सारी चीजें अभी गो थ्रू कर रहे होंगे. ठीक है. So we'll first start with our first topic and that is number systems. ठीक है. So जब नंबर सिस्टम्स की हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है तो नंबर सिस्टम्स इज के अंदर हमारे पास हमें अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं राइट. एंड द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज द डेनरी नंबर सिस्टम.
अब जब आप डेनरी नंबर सिस्टम को आप यूज करते हो, ठीक है, तो डेनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हम सबको पता है कि हम अपने पास एक जो भी कोई भी वैल्यू लिखते हैं, सो दैट वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। हम उसको कहते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। और ये वैल्यूज हमारे पास किस तरह से क्रिएट होती है? दिस वैल्यू इज क्रिएटेड बाय, बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर ईच प्लेस हम अपने पास बेस लिखते हैं और उसके ऊपर हम पावर लगाते हैं और पोजीशन, राइट। तो जैसा कि हमारे पास, क्योंकि डेनरी नंबर सिस्टम है, तो डेनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो बेस होगा, दिस बेस वुड बी 10, राइट। तो इसका मतलब कि अगर बेस 10 है सारा, तो हमारे पास पोजिशन जो है इसकी पावर्स होंगी, जैसे पोजिशन नंबर 1, पोजिशन 2, पोजिशन 3, पोजिशन 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यूनिट्स किस तरह से बन रहा है? बिकॉज जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जगह 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 10, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आर नंबर सिस्टम्स वर्क एंड यूजिंग द सिस्टम जो हमें वैसे भी नॉर्मली आता है, जो हमें डेनरी नंबर सिस्टम पता है, हम उसके ऊपर हमने इसको देख लिया, राइट। अब डेनरी नंबर सिस्टम अगर हमें आइडिया है डेनरी नंबर सिस्टम का, तो हमारे पास का मतलब सारे बाकी नंबर सिस्टम्स हमारे लिए इजी हो जाएंगे अब अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब हमारे पास और कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं जो हमने जो अपने क्लास में देखते हैं? वो हमारे पास है बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल बिसाइड्स डेनरी। डेनरी अब हमें पता है क्या है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम जो हम बात करेंगे, तो उससे पहले हमने अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्यों हो रही है। सो कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे पास जब भी हम बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कंप्यूटर जो हमारे पास बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ स्विचेस। सो इट इज मेड अप ऑफ बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस। अब एक स्विच आपके पास अगर कोई लाइट का भी स्विच होता है, दैट कैन ओनली बी टर्न ऑन और ऑफ, राइट। तो उसको हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज ऑन एंड ऑफ के स्टेट्स, हमारे पास जो है वो या सो हमारे पास ये, हाँ, 0 थी, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ठीक है। अच्छा, तो ऑन एंड ऑफ हमारे पास है, तो हमारे पास ऑन एंड ऑफ हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा है? हमारे पास जो बेसिकली है ऑन एंड ऑफ, वो रिप्रेजेंट करता है 1 एंड 0, ठीक है। सो इफ द वैल्यू इज ऑन, तो हम अपने पास स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं विद नंबर 1। अगर हमारे पास जो है वो ऑफ है स्विच, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद 0। एंड कंप्यूटर or any type of electronic machine is made up of hundreds and thousands and millions of these switches, small switches, जो on and off होते रहते हैं। एंड क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ रह रहे हैं, इस वजह से हमारे पास जो है उनकी कॉम्बिनेशन जो है हम उसको बाइनरी पैटर्न के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है बाइनरी नंबर सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास इस के जो बेस है, जो टर्म हमारे पास बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बेस क्या होगा? बेस 2, विच बेसिकली मीन्स अगर मैं वो सिमिलर टेबल जो मैंने डेनरी के अंदर बनाया था, अगर मैं यहां पे भी बनाऊंगा, तो आपको नजर आएगा बेस हमारे पास क्या है? सिंपल फॉर्मूला क्या था? वापस से रिपीट कर रहा हूं, बेस रेस टू द पावर ऑफ पोजीशन, राइट। बेस रेस टू द पावर ऑफ पोजीशन। सो अगर हमारे पास बेस इज 2, तो हमने क्या करना है? सिंपली सिर्फ पोजीशन के हिसाब से हमने इनकी वैल्यूज को क्रिएट करना है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आप जितना भी इंक्रीज करना चाहते हो, यू कैन इंक्रीज इट एज मच एज यू वांट, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है बेस 0, सॉरी बेस 2 ऑफ पावर 1 पावर 0, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1। बेस 2 पावर 1 इज 2, बेस 2 पावर 2 इज 4। आई एम प्रीटी श्योर आप सबको ये याद होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मेरे सबके पास है कि टेबल किस तरह से बन रहा है। सो इस टेबल के अंदर हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये पूरा टेबल हमारे पास पहले से बना हुआ है। What you should be doing for exams is, no, you should understand how to make this table. इस टेबल पे हमारे पास ये सारे जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से आई हैं, और उनके सॉल्यूशंस, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना आता है, वो आपको पहले से ही आते होंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो ऑफ। अब आप अगर कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर इसको ट्रांसलेट करोगे, आइदर वो डेनरी होगा या आपके पास हेक्साडेसिमल होगा, प्रोसेस हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन देन बिकम्स कि हमारे पास, हमें डेनरी नंबर सिस्टम पता है, हमें बाइनरी नंबर सिस्टम पता है, हम उनको कैसे आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे के अंदर।
सो अगर आपने जो है वो कोई भी कन्वर्जन्स करना है यहाँ पे, तो कन्वर्जन्स करने के हमारे पास सिंपल सा तरीका ये दैट वी वुड क्रिएट अ टेबल, राइट, जो हमने अभी बनाया था बाइनरी के लिए पीछे, एंड वी वुड जस्ट fill in values of 0 and 1 according to whichever column that we want to use. अगर हम कोई और नंबर सिस्टम यूज करते हैं, we have options of other digits, ठीक है। तो हमारे पास बाइनरी के अंदर बिकॉज सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, इज जस्ट 0 and 1, we would just fill out this entire table with zeros and ones, right? There are multiple ways through which you can convert binary to denary and vice versa, ठीक है। आप किस तरह से इसको कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास बहुत सारे, मैं इसको दोनों को आपको दिखा रहा हूँ, एंड आई वुड रिकमेंड वन, ठीक है। वन ऑफ द वेज इज दैट आप क्या कर सकते हो, अपने पास उसको एलसीएम लेके हम उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो इट स्टार्ट फ्रॉम हियर 142, राइट। तो अगर मुझे जो है उसको कन्वर्ट करना है इज 142 डेनरी वैल्यू को, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड डिवाइड दिस बाय 2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करने से आपका क्वेश्चन आएगा 71, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन एंड रिकॉर्ड ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज। तो हमारे पास 142 जब डिवाइड बाय 2 करते हैं हम अपने पास, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आएगा, दैट वुड बी 71, एंड कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा 0। तो आपने 0 अपने पास नोट कर लिया और 71 भी अपने पास नोट कर लिया, ठीक है। देन यू वुड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वैल्यू, 71 को आप डिवाइड करोगे 2 से, सो 71 35 हमारे पास टाइम्स जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 70, और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो हमने क्या करना है, रिमाइंडर को अपने पास अलग से रिकॉर्ड करना है, एंड हमारे पास क्वेश्चन उसको अलग रिकॉर्ड करना है। विल कीप ऑन डूइंग दिस प्रोसेस अंटिल हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू 0 नहीं आती। जब आप लास्ट करोगे इसको डिवाइड, यू वुड ट्राई टू डिवाइड 1 by 2, तो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ पे आप एंड कर दोगे, तो आपके क्वेश्चन की वैल्यू 0, तो उसके बाद यू विल स्टॉप, यू विल नॉट कंटिन्यू आफ्टर दैट। देन आप देखोगे अपने पास सीक्वेंस ऑफ ऑल द रिमाइंडर्स, आपके पास सारे रिमाइंडर्स बने। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आपके पास जो सबसे नीचे वाली वैल्यू आप सबसे पहले लिखोगे ऑन द लेफ्ट साइड, तो आपका ये जो 1 लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ये लिख दूंगा, फिर हमारे पास 0 आएगा, देन हमारे पास नेक्स्ट और 0 आएगा, फिर हमारे पास एक और 0 आएगा, देन 1, देन 1, देन 1, and then 0. So start copying from the bottom to top and left to right. So that's one way to convert a denary value into binary. ठीक है, then there is another method जो अभी हम देखेंगे, and we'll figure out कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। Okay, sir, does it specify to only use this method? Can we not change it to hex? Yes, you can. There are all the methods are available. आप कोई भी यूज कर सकते हो। कभी भी एग्जाम के अंदर आपके पास कोई मेथड डिफाइन नहीं होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, आप क्या यूज कर सकते हो क्या यूज नहीं करोगे, स्पेशली इन कैलकुलेशन। सो यू कैन यूज अदर मेथड्स, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप हेक्स में जाओ फिर डेनरी में जाओ। दैट वुड बेसिकली बी काउंटर इंटुइटिव, बिकॉज उसके अंदर एक मार्क के क्वेश्चन के लिए आप जो है काफी सारा प्रोसेस कर रहे हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू लर्न easier processes to gain that 1 mark, क्योंकि वरना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और हम मेथड करके देख लेते हैं। we'll use the same value 142, but this time I would use another method that I recommend that you use, and it's easier for every one of us, right? आपने इसमें क्या करना है, simply you have to create the table 1 2 3 4 5 6 and 7। तो ये हमारे पास हमें टेबल के कॉलम्स मैंने अभी आपको दिखाया था। आप क्या करोगे, लिखोगे 1 2 4 8 16 32 64 128। What you just have to do is just understand कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज को आपने ऐड करना है, राइट। So you will start from the left side. You will start comparing all the values against the value that you have right now. आपके पास कौन सी वैल्यू दी है, आपके पास 142 दिया हुआ है। मैं कंपेयर करता हूँ, 142 इज ग्रेटर, तो उसका मतलब मैं यहाँ पे 128 मैं अपने पास यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो 128 हमारे पास यूज हो गया, तो हमने वहां पे उस कॉलम के अंदर 1 प्लेस कर दिया है, ठीक है।
अब जब मैंने इसके अंदर 1 प्लेस कर दिया तो हमारे पास अब रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी उसको हम यूज करेंगे, दैट इज 14. सो यू वुड नॉट यूज 142 नाउ, यू वुड यूज द रिमेनिंग वैल्यूज, दैट इज 14, राइट? देन आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम आप नेक्स्ट एक एक वैल्यू को कंपेयर करोगे. सो नाउ यू विल कंपेयर 64 विद दिस न्यू वैल्यू व्हिच इज 14. ठीक है, तो 64 को हम 14 के साथ कंपेयर करेंगे, सबको फायदा उसका हमें पता है कि इसके अंदर वैल्यू नहीं आ सकती. सो इट्स जस्ट अज्यूम आपने ये करना है कि 64 आपके पास एक वैल्यू है और आपके पास जो है वो 14 साइज का कंटेनर है. सो इस कंटेनर के अंदर इतनी सारी वैल्यूज नहीं आ सकती. व्हाट यू वुड डू इज यू वुड नॉट यूज दिस. ठीक है, आप आगे जाओगे, 32 से कंपेयर करोगे, 32 इज स्टिल लार्जर, 16 इज स्टिल ग्रेटर, एंड देन 8. जब मैं 8 से कंपेयर करूंगा तो आई वुड यूज 8 और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी आपका 6. सो ऑल द अदर कॉलम्स जो मैंने यूज नहीं किया मैं सबकी जगह पे क्या कर दूंगा, 0 प्लेस कर दूंगा. ठीक है, तो रिमेनिंग अब 6 बचा. नाउ आई वुड यूज कंपेयर एवरीथिंग विद 6. सो 4 कंपेयर टू 6, 4 is less than 6, then now I would use this. So 4 minus कर दिया, remaining 2. Then I would use 2 as well because 2 is equal or less. हमने ये देखना है, हमने इसको 1 कर दिया, and then हमारे पास remaining क्या बचा, it is 0. And then कोई भी वैल्यू के साथ मैं कंपेयर करूंगा तो आंसर आपका 0 ही आएगा. Now look at this table. This is 1 0 0 0 1 1 0 and यहाँ पे आपका क्या था 1 0 0 0 1 1 0. You just saw कि हमारे पास दोनों जो है वो प्रोसेसेस से रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आता है. ठीक है, एग्जैक्टली हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा. You can use either of the processes. The first one or the second one is up to you. I prefer to use the second one because it's easier, quicker, because addition जल्दी हो जाएगी. Division जो है कभी कभी स्टूडेंट्स को मसला करती है. तो if you are not comfortable with that, so preferably use this. ठीक है, राइट. सो होपफुली यहां तक कोई भी क्वेरीज नहीं होंगी, सिंपल जा रहा है. ठीक है, एनी टाइम denary is more than 142, so 128 minus करके भी compare the values of the table. Yeah, so you start from the left side and you see कि ये वाली वैल्यू जो आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए इस कॉलम वैल्यू से, ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए. सो अगर ये इक्वल है या ग्रेटर है तो देन मैं इसको यूज कर सकता हूँ, एंड देन जब मैं यूज करूंगा आई विल सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम द मेन वैल्यू, और फिर जो रिमेनिंग बचेगा फिर उसको मैं बाकी सबके साथ कंपेयर करता रहूंगा. ठीक है, सो इट्स आइदर ट्रेल एंड एरर मेथड और रिमाइंडर वन. व्हिच वन वुड यू रेकमेंड? आई वुड रेकमेंड दिस वन. I recommend this one where you would just use the columns और आप इसके अंदर addition easily कर सकते हैं, as I said before. ठीक है, but if you feel कि आपके लिए जो है वो ज्यादा better वो है कि आप इसको आप divide कर सकते हो, that is something that you are able to do it quickly and easily, use that. ठीक है, it's up to you. Okay guys, हमने क्या करना है, अब आगे चलते हैं, and next हमने अब देखना है हमारे पास hexadecimal number system. ठीक है, is there feet in computer science? FT if you have written feet, I don't think so. That's type of questions you will get. What if working wrong but answer correct? Okay, तो इस तरह के questions के अंदर working अक्सर इसके कोई marks नहीं होते, सिर्फ answer के ही जगह होगी और answer के ही आपको marks बनेंगे. Just go through the worksheet that I've given you, go through the practice papers that I've given you. You would see that कि कहीं पे भी आपका working कहीं पे भी नहीं मांगी गई है, especially for calculations like these. So कभी हमने 256, yes, yeah. So there is a possibility that you would be asked to create a bigger table as well. So questions में generally आपके पास अगर नहीं दिया हुआ तो आप 8 bits use करेंगे, वरना question आपके पास जो बता देगा कि आपको कितने bits use करना है. So if you are supposed to use 8 bits, you will make this column. If you are supposed to use 12 bits, you will make 4 more columns on the left side. And you know the process. आपने क्या करना है, 2 powers आप increase करोगे या फिर आप दूसरा notice करो, हर चीज एक पीछे column की double है. तो इसका 256 हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 1024 and so on. Okay, so let's move on quickly. हमारे पास बहुत सारे topics हैं. We'll move now to hexadecimal. So hexadecimal number system का base हमारे पास क्या है, 16. एंड बेस 16 के अंदर हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है.
So instead of using just the basic values that we know, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे पास जो है कुछ और नए values आ जाएंगे. But now instead of numbers, we also will have alphabets, right? So A, B, C, D, E, and F. इनकी मीनिंग क्या है? So A is 10, तो ये सीक्वेंस में बेसिकली चल रहा है. तो 9 के बाद 10 is A, 11, 12, 13, 14 and 15. ठीक है. So आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है वो अल्फाबेट के फॉर्म में भी आपके पास गिवन है. So these are all the values that we'll use. Similarly, जैसे हमने पीछे टेबल बनाया था for binary, hexadecimal के लिए भी similar टेबल आप बना सकते हो, which is 16 power 0, 16 power 1, 16 power 2, 16 power 3, and you just need to remember this table. ठीक है. This is something that you will have to memorize. So हमारे पास यहाँ पे 1 फिर 16, 256, 4096. So हमारे पास जो है ये सारी values आपने याद करनी है, at least for some calculations. Most of the calculations will ask you to do that. ठीक है. तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने उन values को लिख दिया है so that you can memorize those as well. ठीक है. Okay. Specimen paper. So I will solve that and post that on YouTube. You can watch that later. For now, let's just focus on this, right? Okay. So question is कि how would you convert binary to hexadecimal? तो binary to hexadecimal करना बड़ा simple सा काम है. हमारे पास क्योंकि बाइनरी के अंदर जो वैल्यूज दी हुई हैं, we just need to convert those binary values to hexadecimal. और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करने के लिए आपने क्या करना होगा, you just have to look at the groups of 4 for this value that you have. ठीक है. For example, हम एक random value यहाँ पे लिखते हैं. So this is 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Right? To solve this, what I will do is I will make groups of 4. ठीक है. तो 4 के bits के हमने groups बना दिए, and what we'll do is we'll solve them individually. I hope you remember this. हमने जो अभी table बनाया था 4 bits का, तो 4 bit के table के अंदर हमारे पास क्या होगा? This is going to be 1, 2, 4, 8, right? So what is this? अगर मैं इसको देखूंगा इस value को, तो मुझे नजर आ रहा है 8 and this is 2, तो ये हो जाएगा 10. And what is 10 in hexadecimal? 10 in hexadecimal is A. Next value को देखो, हमारे पास है 4 and 1, which is 5. मैं directly 5 लिख दूंगा. And हमारे पास जो next value, which is just 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा. So this would be 4, 5, 8. मैं एक और value लिख रहा हूँ, and इसका आंसर आप मुझे बताएंगे. So this value is 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. And let me just थोड़ा सा स्पष्ट just करते हैं यहाँ पे. And then 1, 1, 0, 1. तो इसका आंसर आप मुझे बताएं. What do you think इसका आंसर है? So you'll use the same process. इसके ग्रुप्स बनाएंगे 4, 4 के. 4, 4 के ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें इनको individually ग्रुप्स को सॉल्व करना है. ठीक है. So solve them individually. So what do you think इसका आंसर क्या है? जल्दी से मुझे बताएं चैट पे. What do you think इसका आंसर है? Again, इसके ग्रुप्स ऑफ 4 बनाएंगे आप सबके. टेबल मेथड से तो किया है हमने यहाँ पे. So मैं अपने दिमाग में यहाँ पे टेबल बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. तो मैं इसको देख के इस टेबल को ही सॉल्व कर रहा हूँ. So that's what you have to do. You would not always be able to write everything down, but आप इसको अपने दिमाग में बस बना सकते हैं. Can we make the 3-column table of binary hexadecimal? Oh no, you can make that, but just imagine these type of questions will be for 2 marks, 3 marks, right? 3 mark के लिए will first make the entire table, then solve the question. Do you think that would be feasible? Do you think इसमें time ज़्यादा waste नहीं होगा? तो आपने जो है वो टेबल अगर आप बना सकते हो, अगर आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है, you can do that, but obviously time बहुत कम होगा. पेपर में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है. ठीक है.
ओके, तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है? हमारे पास फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज 8 4 2 8 4 and 1. सो 8 4 and 1 क्या हो जाएगा हमारा 13, एंड हमारे पास ये हो जाएगा डी. दिस इज 8, दिस इज 4, एंड हमारे पास दिस इज 14. 12 and 2 is 14, and 14 क्या होता है? It is E. So you guys are absolutely right. This is E48D. So that's awesome. सबको clear हो गया ये. We'll move आगे, and now we'll go over and see how to convert hexadecimal into binary. So hexadecimal into binary करना बड़ा सिंपल सा काम है. हेक्साडेसिमल से बाइनरी करने के लिए आप वही काम करोगे जो अभी हमने किया, बट रिवर्स में करोगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट गिव यू वन सैम्पल क्वेश्चन. सो दिस इज 1 F and D. So what you have to do is convert each of these values, each of these numbers into a 4-bit binary value. तो हमारे पास 4-bit binary value कैसे बनेगा? So and you can अपने दिमाग में सोचें, अपने दिमाग में टेबल सोचें. यही टेबल जो हमने पीछे बनाया था अपने दिमाग में बनाया, और इसको फिल करते जाएं. ठीक है? सो यू वी वांट टू बी क्विक, राइट? हम हर बार टेबल बनाना नहीं बैठेंगे. अपने अपने दिमाग में सोचेंगे टेबल क्या था, 1 2 4 8, और इसके हिसाब से करते जाएंगे. तो इफ इट्स 1 तो हमारे पास क्या होगा? 0 0 0 1. इफ इट्स F, तो F क्या होता है? F इज 15. 15 के लिए 8 4 2 1 आपको सब ऐड करना पड़ेगा. तो 1 2 3 4. एंड D आपके पास क्या है? D इज 10 is A, 11 is B, 12 is C, और आपके पास फिर लास्ट क्या बनेगा? आपके पास इज 13 is D, राइट? तो आपके पास जो ये वैल्यू अगर आप स्टार्ट करोगे इसको सॉल्व करना, तो आपके पास लास्ट क्या बनेगा? वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने आपको पीछे भी दिखाया था. 10 is A, B is 11, C is 12, D is 13. तो 13 बनाने के लिए आपने क्या करना है? 13 बनाने के लिए आपने पास लिखोगे 8 4 and 12 and 13. ठीक है? इजी है गाइस. हेक्साडेसिमल से हम बना सकते हैं. एक और वैल्यू में लिख रहा हूं यहाँ पे. विल डू दैट. दिस इज 4 5 A. सो जल्दी से इसको सॉल्व करें. टेल मी व्हाट्स द आंसर फॉर दिस. यस, F is the highest value that you will have. F 15, and हमारे पास टोटल 16 वैल्यूज में हेक्साडेसिमल फ्रॉम 0 to 15. सो टोटल हमारे पास 16 वैल्यूज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 if we start to count. एंड टोटल हमारे पास जो है वो 16 वैल्यूज हैं, इसलिए हमारे पास 15 वुड बी द लार्जेस्ट वैल्यू, एंड दैट इज F. सो 4 5 A. सो 4 हमारे पास क्या होगा? 4 is 0 1 0 0, 5 is 0 1 0 1, and A is 1 0 1 0. Guys, is that okay? सबको क्लियर हो गया? Easy है? Awesome. Okay. So next हमारे पास क्वेश्चन बनता है how to convert hexadecimal to binary. तो hexadecimal values को हम binary में कैसे convert करेंगे? अब to convert hexadecimal numbers into denary, hexadecimal values को हम denary में कैसे convert करेंगे? तो उसके लिए आपने अपने दिमाग में वो टेबल सोचना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था for hexadecimal, right? So let me draw that here again. So this is 1 and then 16 and 256 and 4096 के बाद फोर्थ कॉलम बनाता हूं. So if I have this value, this is 1 F D. To convert this into denary, आप इसको binary में convert करके फिर denary में convert कर सकते हो. That's one way to do it. And I know most of the students do prefer doing that. But let me show you another way that is quicker. इसके लिए आप क्या करोगे? आप अपने पास हर कॉलम वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. So 256 से मल्टीप्लाई होगा 1. F is 15. 15 से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 16. And D से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1. D is हमारे 13, तो से मल्टीप्लाई होगा 1. So that's what you have to do. So 256 times 1 plus 16 times 15 plus 1 times 13.
अब हमारे पास ये काफी सारी वैल्यूज हैं, अब आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक एक करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आपको ये पता है कि 256 टाइम्स 1, तो आपको पता है क्या आंसर होगा 256, ठीक है। देन 16 टाइम्स 15 आपके पास क्या होता है, दैट इज 240 प्लस 13, और आप इन सबको ऐड कर लोगे एंड दैट वुड बी 509, ठीक है, दैट वुड बी 509। डज दैट मेक सेंस गाइस? द अदर ऑप्शन इज ऑब्वियसली कि आप इसको अपने पास क्या कर सकते हो, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो इनटू डेनरी। दैट इज आल्सो ओके, दैट इज आल्सो समथिंग दैट स्टूडेंट्स डू। एंड क्योंकि आपको कन्वर्ट करना आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेनरी, तो मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यू कैन डू दैट, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई वन? ओके, सो बेसिकली आपके पास जो तीन वैल्यूज हैं उनको इस टेबल के साथ आप प्लेस कर देंगे। सो इस टेबल के अंदर हमारे पास जहां भी वो प्लेस होंगे उनको उस पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, देन हम देख रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट डेनरी टू हेक्साडेसिमल। तो अगेन एक तरीका ये है डेनरी को हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें और बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करें, दैट इज वन थिंग दैट वी कुड डू। द अदर इज कि हम अपने पास का एलसीएम ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सो हमने डिवाइड किया 2004 को 16 से डिवाइड करेंगे। आई अंडरस्टैंड आपके लिए जो डिवीजन ये बहुत मुश्किल होगा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू कैन डू दिस इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। बट द अदर ऑप्शन इज कि आप क्या करोगे, आपके पास डेनरी की जो वैल्यू है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो और बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में आप कर सकते हैं, विच वी ऑलरेडी हैव डन। तो आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो। सो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू, इफ यू डू नॉट understand how to divide this value, that is fine, you can solve this process, use this process. Yes, directly करने के लिए you can use other processes as well. You can use intermediary processes to solve that. So the table is only for hex to den. No, that's the table for hexadecimal. अभी हमने देखा था for hexadecimal, the table was this. So 116, 256, 4096. So that's the hexadecimal table. एंड दैट इज यूज फॉर डेनरी के साथ कि हमारे पास अगर हम इधर हेक्स की वैल्यूज को प्लेस कर देंगे एंड वी वुड मल्टीप्लाई दिस, वीड गेट द डेनरी वैल्यू, ठीक है। या ओके, ऑसम। तो हमारे पास अब क्वेश्चन ही बनता है यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। सो हमने डेनरी तो हमें पता है दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी यूज एज ह्यूमंस, राइट। बाइनरी हमारे सर्किट्स और कंप्यूटर्स एंड मशीनरी के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होता है, दैट इज व्हाई वी यूज दैट। तो हेक्साडेसिमल का क्या सेंस है? सो हेक्साडेसिमल हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम्स are used because they are a shorter way of representing binary. Because binary values हैं वो बहुत सारा स्पेस लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर। सो अगर मैं ये सारी वैल्यूज को अगर स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट करके आपको बाइनरी में दिखाऊंगा, वो स्क्रीन पर आएगा भी नहीं। अगर ये पूरा जो पेज बना हुआ है आपके पास जो ये अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, अगर मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं, यू वुड नॉट बी एबल टू सी ऑल ऑफ द थिंग्स ऑन द स्क्रीन बिकॉज इतना सारा होता है आपके पास वैल्यूज, राइट। दैट्स वन। दूसरा, एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, you would face a lot of these challenges where you have to read, write and understand things which are related to computer systems जिसमें आप binaries generally use कर सकते हो। तो instead of using binaries आपके पास there is another option as a programmer to use and that is hexadecimal systems, because आपने भी देखा था कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना बहुत इजी है। ग्रुप्स ऑफ 4 बनाओ, वैल्यूज कन्वर्ट कर दो। सो कंप्यूटर विल डू दैट फॉर यू सो दैट आप जो है वो इजीली रीड कर सको, राइट कर सको और अंडरस्टैंड कर सको हेक्साडेसिमल में। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है हेक्साडेसिमल, आप भी कर सकते हो कंपैरेटिवली बेटर इन कंपैरिजन टू बाइनरी। आप ज्यादा अच्छे से हेक्साडेसिमल अंडरस्टैंड कर सकते हो। दैट इज समथिंग दैट यू कुड यूज। एंड ऑल्सो अगर आप बाइनरी के अंदर कोई वैल्यू देखोगे 11111110 लिखा हुआ तो दैट इज समथिंग रीड करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचो स्क्रीन पे सब वंस एंड जीरोस रखे हुए हैं, उसमें ढूंढना कोई भी एरर, उसको
सॉल्व करना, उसके अंदर एरर्स को रिमूव करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज वो वंस को देख के, अगर आपने कभी देखा स्क्रीन पे, यू कांट इवन अंडरस्टैंड कितने वंस है, यू हैव टू एक एक करके काउंट करना पड़ेगा आपको हाथ से, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट. सो इट्स बेटर कि आप अपने पास हेक्साडेसिमल यूज करें. ठीक है. सो हेक्साडेसिमल सिस्टम्स आपके पास कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम्स आपके पास जो है यूज होते हैं फॉर एरर कोड्स. यानी अगर आपके पास कहीं पे भी एरर है, तो उस एरर को शो करने के लिए आपके पास जो है वो एक कोड बना हुआ आ सकता है, दैट इज गोइंग टू बी इन हेक्साडेसिमल सिस्टम. ठीक है. सो आपके पास कोई भी मेमोरी लोकेशन के ऊपर एरर आया या कोई भी टाइप का आपका एरर है, सो दैट वुड बी यूज और रेफर टू द एरर कोड. देन हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल addresses, MAC addresses, they are also shown or used as MAC as hexadecimal systems. I will show you कि हमारे पास किस तरह से हम यूज करते हैं. ठीक है. देन हमारे पास जो है ऑल्सो हम IP एड्रेसेस. IP वर्जन 4 तो नॉर्मली आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज आपने देखा 192.168.0.1, दिस इज इन denary. But then हमारे पास newer versions of IP version 6, and आपने देखा होगा in most of the countries आपके पास IP version 6 होता है, and even in Pakistan we have started to use IP version 6. So IP version 6 क्योंकि 128 bit का, and that's a huge number of bits to be shown on the screen. That is why हम उसको hexadecimal convert करके क्योंकि साइज थोड़ी सी छोटी कर देते हैं. So वहां भी हमारे पास IP address यूज होता है. And also HTML के कलर कोड्स. तो HTML के कलर कोड्स, तो आपने कोई भी कलर कोड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना होगा, तो आप उसके लिए जो है वो कलर कोड हेक्साडेसिमल बना सकते हो. बिकॉज कोई भी कलर जब बनाते हैं तो कलर इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स: रेड, ग्रीन एंड ब्लू. एंड देयर इंटेंसिटीज व्हेन चेंज दे कैन कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू कलर. जैसे रेड कलर आपके पास क्या होगा, अगर R है तो अगर मैं फुल कर दूं R को, यानी FF इज 4481 और बाकी सबको 0 कर दूं, तो उसका मतलब सिर्फ रेड कलर नजर आएगा. ठीक है. अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली ग्रीन एंड ब्लू के मिक्स करने से वी कुड क्रिएट मोर अदर कलर्स. इज दैट ओके? राइट? ओके. So now let's move on to another thing, another type of calculation for addition of binary numbers. So binary numbers हमने जब add करना है, तो binary numbers add करने के लिए there are certain things that you should remember, and we'll go through this. We'll try to understand this table first and then move forward to solve some questions. ठीक है. So आपके पास operations हम किस तरह करेंगे, what I will be showing you is कि हम add कैसे करते हैं. So if I would add 3 zeros, ठीक है, अगर मैं denary के अंदर भी अगर 3 zeros को add करता हूँ तो 0 plus 0 plus 0, इसका आंसर क्या होता है? 0. एंड इसके अंदर सम क्या होगा, अगर आपके पास रिजल्ट 0 आया है सम, तो कैरी क्या होगा? ऑल्सो 0. ठीक है. अगर आप 0 0 1 ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 1 एंड देयर इज नो कैरी, तो इसलिए हम 0 लिखते हैं. इफ यू ऐड 0 1 1, तो इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? denary के अंदर 2 आता है. नाउ दिस इज वेयर द क्वेश्चन चेंजेस, राइट? No, you do not have to learn the color codes. आपको सिर्फ ये बताना चाहिए R, G और B के sequence में, and that's the most you need to know, right? Okay. So I said कि आप क्या कह रहे हो? 0 1 1, आप 3 चीजें ऐड कर रहे हैं, that will give you 2. अब 2 in binary is 1 0. अभी हमने देखा था हमारे पास 2 is 1 0. So what you do is you break this into 2. आप इसको 2 parts में break करोगे. जो राइट वाला साइड होगा उसको आप सम कंसिडर करोगे, जो लेफ्ट वाला साइड होगा वो आपका कैरी होगा. व्हाई इज दैट? व्हाई हम इस तरह से क्यों कह रहे हैं? इज बिकॉज कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल सा है. विल यूज द सेम प्रोसेस एज denary. जैसे कि मैं नंबर्स ऐड करता हूँ 8 plus 4. ठीक है. जब मैं 8 plus 4 करूंगा अपने पास, तो उसका आंसर क्या आता है? 12. 8 plus 4 is 12. तो हम अपने पास किस तरह से लिखते हैं? इफ लेट्स से आगे भी कोई और वैल्यू भी थी, सो आप 12 लिखने की जगह यू राइट 2 नीचे एंड 1 ऊपर, बिकॉज आपने क्या किया? 12 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया. आपने कहा दिस पार्ट इज सम, दिस पार्ट इज कैरी. जो सम वाला पार्ट था उसको आपने नीचे लिख दिया, जो कैरी वाला पार्ट था आपने उसको ऊपर लिख दिया. तो सिमिलरली जब है 1 plus 1 से आंसर 2 आ रहा है, सो आई वुड डिवाइड दिस इनटू 2 एंड सम वाला पार्ट जो आपके पास नीचे आ जाएगा
if I would do this in binary, तो सम वाला पार्ट नीचे आएगा और कैरी आपके पास 1 हो जाएगा। तो इस टेबल के अंदर भी आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। इफ यू हैव 3 1s, तो 3 1s हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट आता है 3, एंड 3 इन बाइनरी इज 1 1। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, 1 आपके पास सम हो जाएगा एंड दूसरा 1 आपके पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो इफ यू वुड ऐड 1 1 1 इन बाइनरी, तो 1 वुड बी सम एंड 1 वुड बी कैरी एज वेल, ठीक है। Yeah, so if the result is 2, the carry is 1 and the sum is 0। देखो अब यहां पे भी जहां भी आपके पास 2 1s हैं, आपको नजर आ रहा है हर जगह पे आपके पास क्या है, कैरी इज 1 है। इट डजंट मैटर द सीक्वेंस ऑफ वंस, राइट। सो 3 अगर वैल्यूज हैं 0 1 1 या 1 0 1 या 1 1 0, इफ द रिजल्ट इज 2 इन डेनरी, तो उसको हम ब्रेक करेंगे, 0 हमारे पास सम आ जाएगा और 1 हमारे पास कैरी चले आएगा। So let's try to solve this question, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सामने है। So how would you solve this? The process is कि आप अपने पास कॉलम एक एक करके पिक करते हैं and we just add the columns together। So हमारे पास सबसे पहले हम इसको पिक करेंगे। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ and you would just let's try to add this। So we don't need to make the table. I just showed you the table so that you understand what the process was। 1 plus 0 से आंसर आपके पास क्या आएगा, that would be 1। देन हमारे पास है 1 plus 1। 1 plus 1 का आंसर क्या आता है, 2, एंड 2 इन बाइनरी इज 0 एंड 1 कैरी। अब आपके पास जो है, आपके पास जो 1 कैरी चला गया, नाउ दिस कॉलम हैज 3 वैल्यूज 1 1 एंड 0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास नाउ 2 अगेन, राइट। सो 2 क्या होता है, इज 0 एंड 1 कैरी। विल ऐड द 3 वैल्यूज टुगेदर अगेन। अगेन इसका आंसर क्या आएगा, 2 0 एंड 1 कैरी। अब हमारे पास अगेन 3 वैल्यूज 1 0 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। फिर 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and 0 plus 0 is 0। Does that make sense, guys? Now कुछ स्टूडेंट्स का अक्सर ये कंसर्न होता है कि सर मैं उसको डेनरी में कन्वर्ट करके ऐड करके फिर उसको वापस से कन्वर्ट कर दूं बाइनरी में। The problem in that is that, sir, in exams you would get questions where they would tell you to show your working as well। To show your working you need to add them together so that आप ये carries दिखा सको, and जो working के marks होंगे वो carry की basis पे होंगे। So if you just give the right answer and the question tells you to show the working as well, और आपने वो working show नहीं की है तो आपको उसका marks नहीं मिलेंगे। And I don't think this is very difficult to do। Addition करना बड़ा simple सा काम है, तो आप अपने पास जो है वो simply addition कर सकते हो। In the case where you want to check your answers, आप इसको दोनों को convert करोगे डेनरी के अंदर और इसको भी convert कर दोगे डेनरी के अंदर, and then आप add करके देख सकते हो कि if your answer was correct or not। ठीक है, obviously that's going to take some time, so you need to be more confident in what you're doing। So at the end जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा, at the end आप उसको वापस से add करके check कर सकते हो। Yeah, just हाँ exactly, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करके नीचे आप आंसर को कंपेयर कर सकते हो। सर अगर लास्ट में कोई वैल्यू ना हो एंड अगर कैरी आ रहा हो तब क्या करेंगे? ओके, अभी मैं उसको बताता हूँ। So what we did is 1 plus 0 is 1, ठीक है, इसका रिजल्ट 1 आता है एंड देयर इज नो कैरी, तो मुझे 0 लिखने की जरूरत नहीं थी। आई डिड नॉट राइट दैट, ठीक है। फिर 1 plus 1 is 2, तो 0 and 1 कैरी, एंड देन हमारे पास अगेन 1 1 0, सो इससे भी क्या आएगा आपका 0 and 1 कैरी, एंड देन अगेन हमने देखा 1 1 1 0 1, दैट इज 0 and 1 कैरी, एंड देन अगेन 1 plus 0 is 1 and no carry। 0 अगर है तो मैं उसको कह रहा हूँ no carry is the same thing, and then 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and 0 plus 0 is 0। ठीक है, make sense? Okay, so आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि overflow क्या होता है, right? So as you asked a question before, कि हमारे पास अगर मैं 2 नंबर्स ऐड करूं और एक्स्ट्रा हमारे पास वैल्यू होती है तो क्या होता है, तो अभी हम देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, this term overflow error exists तब करता है when the value, the result is greater than the size of the bits that you can represent, the total number of values that you can represent। So अगर मैं 8 bits की बात करता हूँ, so in 8 bits
the largest value that you can represent is 255. ठीक है, 1 2 4 8 अगर सबको ऐड कर दोगे तो the largest value would be 255. So if I add two numbers और वो value 255 से greater होता है, so obviously वो आपके पास इसमें represent नहीं होगा, उस जगह पर आपको नजर आएगा binary addition के बाद there is an overflow bit या overflow error आपके पास आ रहा है. ठीक है, so let's try to do that. Let's try to figure out कि वो हमें कैसे नजर आएगा. So let's add these two values. I do not know what these values are. denary के अंदर मैं convert नहीं कर रहा, मैं directly इसको show कर रहा हूँ. तो 0 plus 0 is 0. ठीक है, 1 plus 1 is 0 and 1 carry. And यहाँ पर 111 है, तो ये क्या हो जाएगा? 111 1 1 1 is 3 and 3 क्या होता है? Is 1 and 1. ठीक है, 1 1 1 again 111 है, तो आपके पास क्या होगा? 1 and 1. And then 1 0 1, तो ये आपके पास क्या होगा? Is 2. 2 आपके पास क्या होता है? Is again 0 and 1 carry. And then आपके पास क्या है? Is 1 1 0 is again 2. So 0 and 1 carry. 111 से आपके पास क्या होगा? 1 and 1. और ये आपके पास जो है लास्ट आपके पास आ गया 101 is 0 and then 1 carry. Now this extra bit that was created, जिसके आगे कोई और values में add नहीं कर सकता. So ये आपके पास जो है this is called an overflow bit. And this shows an error that the value that you try to create, the answer that you got is greater than 255. तो आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको कन्वर्ट करके चेक करने की जरूरत नहीं कि इससे बड़ा था या नहीं था. आई एम टेलिंग यू कि आपके पास जब भी ओवरफ्लो बिट क्रिएट होगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ बिट्स अगर 8 थे और 9 बिट क्रिएट हो जाता है, 9 10 बिट्स थे, 11 क्रिएट हो जाता है, 12 से 13 क्रिएट हो जाता है, यानी आपका जितना स्पेस था उससे एक ज्यादा आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी that overflow bit. or overflow bit आपके पास जो एक overflow error है, basically that only is there जब आपके पास result is greater than the largest possible value. ठीक है, is that okay guys? जी सब कुछ cover कर रहे हैं हम लोग, right? Okay, so please help anyone who asked the same question again. Please उनकी आप help करें so that we can quickly move, right? ओके, चलें आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हम बात करें दैट इज ऑफ लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट्स. सो बाइनरी शिफ्ट का मतलब क्या होता है? बाइनरी शिफ्ट इज मूविंग वैल्यूज आइदर लेफ्ट और राइट. ठीक है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं. ठीक है, और अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करता हूं तो आपके पास वो डिवाइड हो रही है. एंड इट्स मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू मूव. सो इफ यू मूव इट वन टाइम तो ये आपके पास जो है 2 power 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, विच इज बेसिकली 2. इफ यू मूव इट 2 times इट इज 2 power 2, यानी ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है. इफ यू डू इट 3 times so it is 2 power 3 which is आपके पास 8, यानी आप 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर रहे हो. so if you do it only once तो आपको पता है 2 से अगर लेफ्ट साइड पे मूव किया तो उसका मतलब 2 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट साइड पे मूव किया उसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है. so let's use this. so if I want to basically logical shift left अगर मैं करता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप देखें, if I would do logical shift left, so every value will move 1 times left. ठीक है, so ये आपके पास अगर मूव किया तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 0. एंड ये आपके पास जो एक्स्ट्रा जो 0 था जिसको हमने बाहर निकाल दिया है वो अब यूज नहीं होगा, राइट? सो वो अब यूज नहीं होगा आपके पास, दैट वुड बी डिस्कार्डेड. आपके पास राइट साइड पे जो एक स्पेस बन गया उस स्पेस के अंदर आप क्या कर दोगे? इधर यहाँ पे आप 0 डाल दोगे. सो दैट एक्स्ट्रा स्पेस दैट यू हैव उधर आपने डाल दिया 0. ठीक है, अब लेट्स फिगर आउट क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ्ट साइड पे मैंने आपको कहा था कि अगर एक बार शिफ्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 power 1 से मल्टीप्लाई होगा, which is 2.
तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है? ऊपर वाली वैल्यू का आप देखो, दिस इज 32 प्लस 16, इट इज 48, 48, 50 एंड आपके पास हो जाएगा ये 54, सो दिस इज 54. सो लॉजिकली अगर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट साइड पे, तो ये होना चाहिए आपके पास टाइम्स 2. ठीक है, सॉरी, एक बार हमने शिफ्ट किया ना, राइट, इसको हमने जब एक बार शिफ्ट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम्स 2, यानी आपके हो जाएगा 108. क्या नीचे वाला आंसर 108 हो रहा है? सो दिस इज 96 plus 4 is 100 and 108. So if I shifted one times, तो आपके पास क्या हो रहा है? This is now 108. What happens if I do it twice? If I shift it 2 times? So let's try that out. ठीक है, अगर मैं 2 बार shift करूंगा तो क्या होगा? So every bit will be moved 2 times to the left. और आपके पास जो लास्ट के जो लेफ्ट मोस्ट 2 बिट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? वो आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे. ठीक है, अब इनको हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 1 0 1 1 0, और जो राइट साइड पे 2 स्पेसेस है वो आपके पास क्या होंगे? 0 होंगे. ठीक है, एज वी सेड कि अगर आप 2 बार मूव करोगे इसका मतलब क्या होगा? 2 बार मूव करने से 2 पावर 2 से आप मल्टीप्लाई करो, विच इज 4 से आप मल्टीप्लाई करो, 54 टाइम्स 4 क्या होगा? 54 टाइम्स 4 would be 216, right? क्या ये नंबर 216 है? So this is 192, ठीक है, and 200, 216. So this number is 216. So as we said कि हमारे पास प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा ही होगा, वही सेम हमें नजर आ रहा है. लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने से आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है. Sir, if the okay, so in the case जहां पे आपका लेफ्ट साइड पे आपके पास 1 हो और 1 डिस्कार्ड हो रहा होगा, वहां पे आपके पास इशू आ रहा है. ठीक है, और उस टाइप की उसकी वजह से आपका ये होगा that result would be incorrect. So logical shift lefts do not work when you discard a significant value. If you discard a 1, तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, और रिजल्ट चेंज हो जाएगा. आपके एग्जाम के अंदर ओ लेवल के अंदर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा where you will be discarding any value. ठीक है, but in case when if they ask you the same question, that what happens if you discard a significant value, it would basically result in an incorrect value because you are basically discard अगर आप कर रहे हो 1 value को, तो obviously आपके पास रिजल्ट ही चेंज जाएगा. ठीक है. So is it safe to say that if there is a left shift, so we add a 0 on the right and add values after the 1 0 we put before? So the idea is either you do left shift or right shift, everything will move either left or right, and any columns that you have empty, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 columns empty थे, you will just fill that with zeros. अगर मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो आप नोटिस करोगे राइट साइड पे एम्प्टी स्पेसेस होंगे, वहां पे मैं 0 से रिप्लेस कर दूंगा. लेफ्ट इज फॉर मल्टीप्लाई एंड राइट इज फॉर डिवाइड. ठीक है, सो अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ना, लेट्स डू डिवाइड करना है हमने, तो हमने करना है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट राइट 1 टाइम. सो हम 1 टाइम करेंगे तो एवरीथिंग विल मूव 1 टाइम्स टू द राइट. If I move everything 1 time to the right, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे? तो ये जाएगा आपके पास 0 1 1 0 0 0 0, और ये जो एक्स्ट्रा 0 था वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और आपका जो लेफ्ट साइड पे स्पेस बचेगा, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या आपका जो भी स्पेस एक्स्ट्रा बनेगा उधर आप क्या कर दोगे? 0 डाल दोगे. So we said कि if I would move it 1 time to the right, it means we are dividing it by 2. तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है? हमारे पास this is 96, और डिवाइड बाय 2 करने से क्या होता है 96, डू यू नो? अगर मैं 96 को राइट साइड पे मूव करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? इसको नीचे देख लो, आपके पास लिखा हुआ है 48. क्या आंसर सही आया? क्योंकि आपको पता है 96 डिवाइड बाय 2 इज 48. इसी तरह से इफ यू मूव इट 2 टाइम्स तो आपको नजर आएगा डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन. सो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ एज वेल. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट. दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू होता है अक्सर. सो लेट्स सॉल्व दिस वेरी क्विकली. सो हमारे पास अभी तक हमने जितना भी काम किया था, हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं. पॉजिटिव नंबर्स कैसे ऐड करने हैं, पॉजिटिव नंबर्स आपके पास कैसे रिप्रेजेंट करने हैं. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव नंबर्स, बट इन कंप्यूटर्स
You also can represent negative integers. So to represent negative integers, how would you do that? So negative representation के लिए हमारे पास जो 2's complement का method हमने क्लास के अंदर सीखना है, and 2's complement method बड़ा simple सा is a way of representing a negative integer value, but it's not only restricted to negative integer values. You can represent positive values in 2's complement as well. तो आपका टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. So the only difference in this table is कि आपके पास जो MSB है is negative. So what is MSB? MSB का full form होता है most significant bit. इसको हम leftmost bit भी कहते हैं. So leftmost bit इस table के अंदर क्या है? This is this one, which is 128. और इसको हमने क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया. तो ये हो गया नेगेटिव 128. प्रीवियसली इफ यू रिमेंबर, टेबल के अंदर सारी जो कॉलम वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी. अब यहाँ पे क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गई है. If it was not an 8-bit का table, if it was a 12-bit table or a 16-bit table or more, तो उसमें भी जो सबसे लेफ्ट पे जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव होगी. 128 को नेगेटिव नहीं करेंगे. यू विल मेक द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू द नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दिस. So आपके पास जो दो वैल्यूज दी हुई है, let's try to see what these values are. So this is, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं आपको नजर आ गया सारे वंस यहाँ पे हैं, इनको हम ऐड करते हैं टुगेदर. So this is negative 128 plus 64 plus 32 plus 4 plus 2. If you would add all of these values together, तो आपका रिजल्ट आएगा negative 26. तो ये पहली वैल्यू आपको नजर आ रही है, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन 2's complement फॉर्म. ठीक है. सेकंड आपके पास क्या नजर आ रहा है? सेकंड आप इसको देखो, दिस इज दिस एंड दिस. विल ऐड देम ऑल टुगेदर, 64 plus 32 plus 4 plus 2. And if you would add them all together, this would be 96, 900 and 102. And this is a positive number, right? So हमने देखा 2's complement का जो टेबल था, in the 2's complement का टेबल, we were able to represent a negative number and a positive number as well. So it doesn't matter, it is not restricted to only the negative numbers. आप इसमें positive numbers भी represent कर सकते. तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि try to represent this positive number using 2's complement form, you don't need to worry about that. You will use the same process जैसा आपने किया था. आप normal positive value बनाओगे, बस टेबल के अंदर जो है वो MSB आपका नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब as it is रहेगा. ठीक है. अब हम आते हैं अंडरस्टैंड करते हैं दैट इफ यू हैव अ नेगेटिव नंबर, तो उसके लिए हम किस तरह से उस नेगेटिव नंबर को बना सकते हैं. देयर आर अदर मेथड्स. मैं आपको एक दूसरा एक शॉर्टकट बताऊंगा थोड़ी देर में, बट मैं पूरा प्रोसेस अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है. प्रोसेस आपके पास ये है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है कि इसका पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ 67 हमने बनाना है. तो नेगेटिव 67 को सबसे पहले हम पॉजिटिव 67 बनाएंगे. पॉजिटिव 67 आपको पता है क्या होता है इन बाइनरी? इज 64 प्लस 2 प्लस 1. ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज योर पॉजिटिव 67 की वैल्यू. ठीक है. दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, इन्वर्ट. स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है? वैल्यूज को इन्वर्ट करना है. इन्वर्ट करने के लिए आप जहां पे 1 लिखा वहां पे 0 कर दोगे, जहां 0 लिखा वहां 1 कर देंगे. तो 1 0 1 1 1 1 0 0. एंड स्टेप 3 इज ऐड 1. तो इसमें प्लस 1 कर दूंगा. आप सबको प्लस करना आता है, अभी मैंने सिखाया था आपको. सो आपने जो है ऐड करना है ये वाली वैल्यूज को, राइट? यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स, जस्ट द वैल्यूज जो आपका तभी जो रिजल्ट आया था फ्रॉम स्टेप 2 विद उसके साथ 1 ऐड करना है. तो हमारे पास जाएगा 0 plus 1 is 1 0 and then 1 1 1 1 0 1, and this value is negative 67. How is it negative 67? हमारे पास इसको हम चेक भी कर लेते हैं अपने पास. सो दिस इज इनको ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज को, ये जो कॉलम वैल्यूज लिखी है उनके साथ ऑब्वियसली. सो दिस इज negative 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1, and this will be negative 67.
सो वो जो आपने 142 की सैम्पल कराई थी वो तो डायरेक्ट जो हमने प्रीवियसली जितना भी काम किया था हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे और वो नॉर्मली अनसाइंड उनको हम कहते हैं अनसाइंड बाइनरी वैल्यूज when you will be asked a question specifically for 2's complement, right? Or if you would be asked to represent a negative number, you would use 2's complement. And only when you are using 2's complement, तब आपके टेबल के अंदर MSB नेगेटिव हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. ओके तो ये हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था. अनदर प्रोसेस दैट हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फिगर आउट कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको हमें क्या क्या ऐड करके बनाना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड पे आपके लिए टेबल बनाता हूँ एंड विल ट्राई टू सॉल्व दैट. ठीक है. सो दिस इज 1 2 4 8 16 32 64 -128. सो अदर वेज कि आपको पता है कि नेगेटिव नंबर है, सो अगर नेगेटिव नंबर है तो आप सबसे पहले 1 कर दोगे यहाँ पे. नाउ यू नीड टू थिंक कि अगर मैं -128 है और मुझे जो है वो बनाना है -67 इज इक्वल टू x, तो आपने x निकालना है, राइट? सॉरी, आपने इसमें ऐड करना है 67 और इसमें से आपने x निकालना है. सो आप उसको जब ऐड करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा, उससे आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द रिमेनिंग वैल्यू जो आपने क्रिएट करनी है इसमें. ठीक है. सॉरी, लेट मी जस्ट रीराइट दिस अगेन. सो -127 प्लस x इज इक्वल टू 67 नेगेटिव. तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है. फॉर दैट व्हाट आई वुड डू इज मैं अपने पास इसको रीअरेंज करूंगा. ये हो जाएगा आपका 128 प्लस सॉरी 128 माइनस 67. एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 128 माइनस 67 तो मुझे मिल जाएगा कि आई नीड टू ऑल्सो नाउ मेक 61 बनाने के लिए मुझे पता है मैं 32 को ऐड कर सकता हूं. तो अगर मैं 32 के बाद 29 मुझे बनाना है, तो 29 इज 16. देन रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 13 प्लस 8 करेंगे, इसमें हो जाएगा आपके पास 5 विच इज 4 and 1. सो व्हाट यू नीड टू डू इज सॉल्व फॉर दिस, और जो आपका x बनेगा उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे. सो दिस इज अनदर वे. ठीक है. देयर आर अदर वेज, ऑब्वियसली देयर आर बहुत सारे तरीके हैं, बट दीज आर 2 वेज. एग्जाम के अंदर यू कैन बी आस्क्ड फॉर दिस प्रोसेस. ठीक है. सो यू जैसे ए लेवल्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ओ लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू वुड बी आस्क्ड स्पेसिफिकली to show the working of 2's complement process. So this is the process that they are talking about. Step 1, step 2, step 3. तो आपको ये करके दिखाना होगा. If they do not ask you for any type of calculation or any type of working, then आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो. ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई और आपको आता है वो भी आप कर सकते हो. So you added 1 because no, it's not because it's an odd number. We'll add 1 no matter what. I suggest this because this is going to be easier because ये बहुत सिंपल सा है. सेकेंडली आपको वर्किंग जब शो करनी होगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा इन प्रैक्टिस विद दिस. We can do I wanted to do questions, but we have to go over 6 chapters. We are not even done with the first chapter. We are almost more than 1 घंटा तो हो गया है. So we'll first solve all the things. I will give you questions to solve at the end that you can solve by yourself. और उसको हम देख सकते हैं. ठीक है. You can't see the whole table. Okay. ओके अच्छा चलें आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं नंबर सिस्टम्स, राइट? सो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट, साउंड एंड इमेजेस. दिस इज अगेन सेम फर्स्ट चैप्टर चला. फर्स्ट चैप्टर बहुत लेंथी, आई अंडरस्टैंड. उसके अंदर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज टेक्स्ट, साउंड एंड इमेजेस. So from where should we practice the questions for the new syllabus? You have the worksheets available. Go on to my Instagram page, CS with Zenka.
On there you will find a link. उस link पे click करो और इस link पे जाके आपको जो है वो वहाँ पे practice questions, worksheets सब कुछ मिल जाएगा. Just use that. Take it download from there. You can use that for practice. Okay. So what we'll do is since हम एक नया topic start करें, we'll take a 5-minute break. ठीक है? And we'll come back at, according to my watch, I would be coming back at 10:58 or 10:28 a.m. If we have so आपको अंदाजा होगा that all of the chapters contain equal marks, so all of them will have the same marks, so not all of them are important. I can give you exactly कौन सा वाला आपका important है. सारे में से equal marks आएंगे. On Instagram page, again Instagram पे जाओ, Instagram पे आपके पास लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करो, वहां पे बायो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया, बायो में दिया होगा, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है? So I will resume back at 10:28. ठीक है? So पानी शानी पी के आ जाएं, कुछ भी आपने जो है वो चक्कर मारना, आप चक्कर मारने से आप तैयार कर लें. ठीक है? How your surname is actually like, I do not know my family, that's my family name. It's not, मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखा है, family name. ठीक है? Okay, guys, I will see you back. I will come back at 10:28.
Okay, so we are back. Should we do yearly password? Obviously, you should do yearly passwords. At least आपके पास जो 2 स्पेसिफिक पेपर और एक मार्च का पेपर हुआ है, वो तो आपका सही प्रैक्टिस के लिए. बाकी P1 के अंदर क्वेश्चंस आपके पास जो वर्कशीट्स में उसमें से आप ही कर लेंगे. So that would be more than enough. You can do other things as well, but at least आपने ये बेसिक काम तो सारे करना है. How much time is this going to be continued? I don't know. Probably 6 घंटे 7 घंटे, मुझे नहीं पता. जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं बैठा हूँ, और जब तक आप बैठे हैं तब तक मैं बैठा हूँ, और हम उसको मिलके कंप्लीट करेंगे. आई होप अगर आप जो है आप स्ट्रीम देख रहे हैं साथ साथ में, आप प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट एवरीवन कैन बी पार्ट ऑफ दिस. Obviously it motivates me if there are more students online. It would be better for me and you as well, right? Acha, sir, it is easy to score AR and A star. So previously हमारे पास जो कोर्स था उसके अंदर A स्टार लाना बहुत आसान था, राइट? उसके अंदर आपके पास जो है वो गिवन होती थी, चीजें आपको याद करनी होती थी, आप चले आते थे. इस बार जो है बिकॉज पूरा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया. पेपर 2 जो है वो इज नाउ 75 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 50. पेपर 1 में टॉपिक्स चैप्टर्स चेंज हो गए. So it's going to be comparatively difficult this year as what CIS said. So हम जो है वो probably prefer करेंगे कि आप जो उसको practice के साथ ही हो सकता है. So anyone who has practice, anyone who has seen questions, if you would just do the worksheets and the specimen paper and the March paper, you would be good to go. Okay. Sir, yeah, as I said, yearly password का मैंने बता दिया. Where can we find the Feb March IGCSE? Okay, so Feb March का paper I will upload that on YouTube. So सब्सक्राइब ऑन द चैनल. तो आपको यूट्यूब पे जो है ना, मैं आज तो नहीं, ऑब्वियसली कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह. या प्रीवियस तो कोर्स आसान था, तुमने तो देखा हुआ है ना वो तो. इंशाल्लाह. ओके, चलें आगे चलें. हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद टेक्स्ट. So text क्या होता है? Term text हमारे पास generally is anything that you type, write anything on the screen, right? So अगर आप कंप्यूटर आपका जो है वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है, कैरेक्टर्स को जो आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, that is text. अब टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का जो एक बेसिक जो हमारे पास इनकोडिंग स्कीम है, that is called ASCII. ASCII का फुल फॉर्म है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. एंड इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज है 7 बिट्स. ठीक है, इसकी साइज आपके पास होती है 7 बिट्स. फिर हमारे पास इसका एक और जो एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज 8 बिट एक्सटेंडेड ASCII. और 8 बिट एक्सटेंडेड ASCII और 7 बिट एक्सटेंडेड ASCII में सिर्फ डिफरेंस सिर्फ ये है दैट ASCII जो नॉर्मल वाला है उसके अंदर आपका ऑल द कीज दैट यू हैव ऑन द कीबोर्ड वो सारी विजिबल होंगी. फॉर 8 बिट यू वुड हैव एडिशनल स्पेशल कैरेक्टर्स जो आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो. But the problem is if you look at your keyboard, आपको नजर आएगा that on that keyboard you would only find alphabets which are in English, right? But for other languages which are not English, ठीक है, जो आपके पास is in alphabets में A, B, C में नहीं represent हो सकती, जैसे Arabic हो गया, Chinese हो गया, and all the other different languages which would not use this system, वो आप ASCII के through represent नहीं कर सकते. That is why we have got another encoding scheme called Unicode. और Unicode हमारे पास जो है is able to support more characters because इसके अंदर आपके पास support है for up to 4 bytes. 4 bytes का मतलब होता है आपके पास 1 byte. 1 byte is 8 bits. तो इसका मतलब आपके पास 32 bits होंगे. अब मैक्सिमम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. 32 बिट्स का मतलब 2 पावर 32 वैल्यूज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसके अंदर. ठीक है, हाँ श्योर, मैं स्पेसिफिक पेपर ईयरली आपके पास ऑब्वियसली डाल दूंगा मैं. ओके, देन हम अपने पास आ रहे हैं आगे टू साउंड, राइट? तो साउंड अगेन, साउंड इज एन एनालॉग डेटा. जब मैं और आप बात करते हैं, कोई भी हम गाना सुनते हैं, तो हमारे पास वो एक वेव है, ऑडियो वेव है जो हमारे पास एयर के अंदर प्रोसेस हो रही है. दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव गॉन ओवर इन फिजिक्स एज वेल. अब हमने कंप्यूटर के लिए क्या देखना है? तो ऑब्वियसली इस एनालॉग वेव को जब कन्वर्ट करना है टू स्टोर इट इनटू अ कंप्यूटर, तो आपके पास उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास जो वेव है उसके ऊपर हम सैंपल्स लेते हैं. सैंपल इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द वेव एट एनी पॉइंट इन टाइम. ठीक है, और उसको हम दो चीजों में ब्रेक करते हैं, उसके रेजोल्यूशन में. ठीक है, बेसिकली उसका जो रेजोल्यूशन है वो हमारे पास डिक्टेट करेगा उस सैंपल की वैल्यू को, एंड देन ऑल्सो कितने सैंपल्स हमने पिक किए पर सेकंड. लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल. इस एग्जांपल के अंदर देखो आपके पास सो इस साउंड वेव को अगर मैं प्लॉट करता हूं, तो साउंड वेव जब प्लॉट होगी तो आपके पास जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आपके पास एम्पलीट्यूड आएगा. एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है, इज द लाउडनेस ऑफ द ऑडियो, कि आपके पास ऑडियो कितनी लाउड है. एंड एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो टाइम इंटरवल है कि आपके पास ये ऑडियो कितनी देर तक चल रही है. हम क्या करते हैं इसके ऊपर, व्हाट वी डू इज कि इसके ऊपर हम प्लॉटिंग करने के बाद हम इसका सैंपल्स लेते हैं. तो ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा डॉट है, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आपको नजर आ गया ये डॉट जो बना हुआ है. सो दिस डॉट इज एक्चुअली द सैंपल दैट वी हैव टेकन. तो ये इसके मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे. वी कैन स्टोर एवरीथिंग ऑन द एनालॉग वैल्यू. हम उसको पूरे को स्टोर नहीं कर सकते, हम सिंपली अपने पास जो है वो प्लॉट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कुछ इंटरवल्स के बाद, एंड उनकी वैल्यूज को हम अपने पास स्टोर करेंगे. जैसे यहाँ पर अगर ये सैंपल बना हुआ है तो सैंपल की वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड. सो इट इज बिटवीन 4 and 5. सो प्रॉब्लम ये कि मैं यहाँ पे 4 लिखूं इसकी वैल्यू और 5 लिखूं, दैट्स द प्रॉब्लम. सो मैथ के अंदर भी आप इसी तरह से करते हो. इफ यू हैव अ लार्ज गैप, द वन वे टू डू इट इज कि आप इसके अंदर जो है वो गैप्स को कम कर दोगे. यानी इंस्टेड ऑफ हैविंग 8 values from 0 to 7, you can have more values from 0 to 15 and more values 0 to 31 and so on and so forth. तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो. जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे उतनी लाइंस आपके पास y एक्सिस के ऊपर यहाँ से x एक्सिस पे क्रिएट होगी, एंड आपकी प्लॉटिंग जो है उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी. तो आपके पास ये हो क्या रहा है ना, अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास ये प्लॉट हो रहा है अगेंस्ट 11. तो दिस सैंपल, इस सैंपल की वैल्यू क्या हो गई है, 11. सो दिस नंबर जो मैंने एसोसिएट किया उस सैंपल के साथ, दैट इज बेसिकली योर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन. ठीक है, तो उस सैंपल को कितने बिट्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, एंड दैट विल हेल्प यू टू बेसिकली कन्वर्ट दिस एनालॉग साउंड इनटू डिजिटल साउंड. ठीक है, एसकी का फुल फॉर्म याद कर लें, जनरली आपके पास क्वेश्चंस के अंदर 1 मार्क लेने के लिए इजीली आपके हेल्प करता है. ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिटमैप्स. अब एक बिटमैप इमेज क्या होता है, बिटमैप इज बेसिकली एन इमेज जो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है, दैट इज मेड अप ऑफ दी स्मॉल स्क्वायर्स. और जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं आपके पास, दीज आर पिक्सल्स. ये हर एक स्क्वायर आपके पास क्या है, इज अ पिक्सल. तो बिटमैप इमेज इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स इन अ 2D मैट्रिक्स. तो आपके पास y और x एक्सिस आपके पास कैसे एग्जिस्ट करेगा, और ये सब मिला के आपके पास एक बिटमैप इमेज बन जाएगा. ठीक है, अब बिटमैप इमेज के अंदर जितने भी आपके पास जो पिक्सल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सॉलिड कलर्स. उसके अंदर एक कलर होगा, तो हर पिक्सल के अंदर आपके पास एक सिंगल कलर है, एंड नंबर ऑफ कलर्स में से कितने नंबर ऑफ कलर्स में चूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कलर डेप्थ. कि इसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, डू आई हैव 2 कलर का ऑप्शन, डू आई हैव 200 कलर्स का ऑप्शन, डू आई हैव 1000 कलर्स का ऑप्शन. सो दैट इज कलर डेप्थ, कि इसके अंदर कितने पॉसिबल कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, एंड देन हमारे पास एक और टर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज इमेज रेजोल्यूशन. दैट इज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स दैट इट हैज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे विड्थ और हाइट के हिसाब से. तो वो कितने पिक्सेल्स मिला के आपके पास एक इमेज बन रही है. ठीक है, so now we have basic understanding of what these are. We'll move to the next topic, which is data storage and file compression. So data को store करने के लिए आपको उसकी measurement और data storage को समझने के लिए आपको उसकी measurement की जरूरत है. So the first thing that you have to understand is the term bit. Bit is a single binary digit. तो हमने पहले भी देखा, that's the smallest unit that we have. अगर आपके पास 4 bits होंगे, that is called a nibble. ठीक है, अगर आपके पास 8 bits हैं, that's called a byte. अब हमारे पास जो है मेजरमेंट्स जो है उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास जो है निबल बाइट, और उसके बाद हम एक्सटेंड इसको जरूर कर सकते हैं. राइट,
हमारे पास जो है ये सारे टर्म्स आपको याद करने की जरूरत है. ये टर्म्स आपके पास हैं. कीबी बाइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट इज 1024 बाइट्स is 1 KB byte. ठीक है. And 1024 KB byte is equals to 1 MB byte. And 1024 MB byte is equals to 1 GB byte and so on. आप नीचे देख सकते हो TB byte, TB byte, GB byte. तो ये terms आपके पास यहाँ पे दिए हुए. So if 1024 of the previous term is going to create the new term. तो आपको इस तरह से आप याद रख सकते हो. और ये हमारे पास यूज होंगी फॉर कैलकुलेशंस. ठीक है. इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस. आप इसको 2 की पावर से भी याद कर सकते हो ऑफ बाइट्स. ऑब्वियसली 10 इंक्रीमेंट होगा. 2 power 10 is KB byte, 2 power 20 is MB byte, 2 power 30 is GB byte and so on. तो इसलिए 1024 is 2 power 10, तो उसके previous of 1024 times आपके पास एक न्यू वैल्यू बन रही है. क्वेश्चन ये बनता है कि हम फाइल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं. फाइल साइज कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. ये फॉर्मूला याद कर लो. नंबर ऑफ पिक्सेल्स, इमेज रेजोल्यूशन. ठीक है. एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर टोटल कितने पिक्सेल्स हैं काउंट कर लो या मल्टीप्लाई कर लो और फाइनल एक रिजल्ट निकाल लो और फिर कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है. सो दैट विल गिव यू द इमेज रेजोल्यूशन. सॉरी, हाँ, इमेज की जो आपके पास फाइल साइज आपके पास मिल जाएगी. ठीक है. कैलकुलेट करते हैं अपने पास. एंड दिस क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल. The question is, a photograph is taken by a camera that uses 32-bit color depth and a photograph which is 1024 by 1080 pixels in size. तो अगर मुझे इसकी let's say size निकालनी है in MB byte, तो वो कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास पीछे जो फॉर्मूला था दैट वाज कि आपने इमेज रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ पिक्सेल्स निकालने हैं और फिर आपने जो कलर डेप्थ निकालना है. तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स आपके पास है 1024 टाइम्स 1080 मल्टीप्लाई बाय 32 जो आपका कलर डेप्थ है. अब आपके पास दिस क्वेश्चन इज इन बिट्स. हमने करना क्या है, इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है. सो फॉर दैट आई वुड डिवाइड इट बाय 8. फिर मुझे बाइट्स में करने के बाद मुझे पहले इसको कीबी में करना है विच इज गोइंग टू बी 1024 एंड फिर कीबी के बाद मुझे क्योंकि मीबी में करना है तो मैं एक और बार 1024 से डिवाइड करूंगा. ठीक है. सो द आइडिया इज कि आप डायरेक्टली मीबी नहीं बनाने की कोशिश करोगे. फर्स्ट आप बाइट्स के बाद कीबी पे जाओगे, 1024 से डिवाइड करोगे, फिर इसका 1024 से वापस डिवाइड करोगे टू मेक इट इनटू मीबी बाइट्स. एंड फिर अगर आप किसी और भी ज्यादा आपने उसको कन्वर्ट करना है तो आप एक एक करके ऐड करते सकते, आप इंक्रीज कर सकते हो डिविजन को. मुझे नजर आ रहा है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये और ये आपके पास बनेगा 4 टाइम्स. ठीक है. और ये आपके पास हो जाएगा 256. तो आपके पास 1080 डिवाइड बाय 256. ना इवन तो ये बहुत बड़ा नंबर है, आपके पास जो है वो इस तरह के बड़े नंबर आ सकते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू झूठी तसल्ली कि इस तरह के अजीब नंबर आपको नहीं मिलेंगे डिवाइड करने के लिए. आपके पास ये जरूर आ सकते हैं और आपके पास ये शायद आएंगे भी. ठीक है. तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमें नजर भी आता है कि हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशन जो है आई थी. तो आप अपने पास जो है वो इसको जरूर जो है अपने पास कैलकुलेट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा दैट हाउ वुड यू डिवाइड दिस, हाउ वुड यू बेसिकली कैलकुलेट दिस बाय एडिशन एंड डिविजन. ठीक है. तो ये है हमारे पास 1024 टाइम्स 1080. ठीक है. और फिर आपके पास 32 है और फिर हमने जो है वो उसको ओके कुछ क्वेश्चंस हैं. ये हमारे पास किस तरह से आया. सो लेट मी जस्ट हेल्प यू अगेन विद दिस. तो हमारे पास जो है ये वाली जो वैल्यूज है मैंने ऊपर लिख दिया टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स एंड दिस इज द कलर डेप्थ. कलर डेप्थ आपका बिट्स में, मुझे आंसर चाहिए बाइट्स में. राइट. सो अगर मुझे आंसर चाहिए अपने पास बाइट्स के अंदर, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस बाय 8. बाइट्स में कन्वर्ट हो गया. अब मीबी में करने के लिए आफ्टर फर्स्ट डिवाइडेड बाय 1024 टू कन्वर्ट दिस इनटू कीबी एंड देन डिवाइडेड अगेन बाय 1024 टू कन्वर्ट दिस इनटू मीबी. ठीक है. अगर मैं सबको डिवाइड करूंगा तो आपस में जो कैंसिल आउट होता है वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया. अब मुझे जो है वो यहाँ पे डिवाइड होते हुए नजर आ रहा है.
तो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग, राइट। सो मैं इसको अपने पास कैलकुलेटर से तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं कैलकुलेटर लानी है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और जब उसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 4.22 मीबी बाइट्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, ऑब्वियसली यू नो हाउ टू डिवाइड, बट आपको ये करना पड़ेगा जरूर। सर maybe and other GB have 1024 which every value, how will we conveniently calculate appears on people limit? So आपको पता है की बी नी बी जी बी और साथ आपका इंक्रीज हो जा रहा है, अपनी इतनी बार आपने डिवाइड करना होगा, आपके पास जनरली जो कैंसिल आउट हो रही होंगी वैल्यूज, तो वैल्यूज वुड ऑलवेज बी इन पावर्स ऑफ 2, यू वुड बी इजीली बी एबल टू डिवाइड दिस। yes, this is the new syllabus का obviously topic. This I think was in March वाला paper. Okay. अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट फाइल साइज ऑफ ऑडियोज, राइट। सो हमारे पास ऑडियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑडियो की फाइल साइज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो सैंपल रेट मल्टीप्लाई होगा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ सैंपल्स, कि आपके पास कितने आपने सैंपल्स दिए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सो आपके पास ऑडियो फाइल है 60 मिनट्स की और उसका जो सैंपल रेट है दैट इज 4410 और उसका सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या है 16 बिट। आपने क्या करना है, सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन एंड लेंथ ऑफ सैंपल इन सेकेंड्स। तो सैम्पलिंग रेट इज 44100, फिर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज 16 and number of and the length of the audio in seconds. So ये minutes में, minutes को seconds में convert में करने के लिए आप क्या करोगे, 60 को आप multiply कर लेंगे with 60, ठीक है। अब आपको अगर आंसर लेट्स से इसको भी मीबी बाइट्स में देना आपने आंसर, तो आप क्या करोगे, इसको पहले क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में बिट्स में दिया हुआ था, इसको आप बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दोगे, देन अगेन किलो कीबी में करने के लिए 1024 एंड देन मीबी में करने के लिए 1024। Now just divide all of these values. तो आपको इजीली कुछ कैलकुलेशंस तो आप इजीली कर सकते होगे, बाकी आपने जो है वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि और क्या चीज आपके पास रिड्यूस हो सकती है। इफ यू डू ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस, जैसे आपको नजर आया 3600 मुझे पता बन जाएगा 60 टाइम्स 60, बाकी जो है मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ 1024 से, सो अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, so obviously not exact value but approximate value would be 302.8 MB byte, and you can do this calculation yourself to basically find that. Yes, you will solve that, you can solve that and give the answer in the simplest fraction available, but that needs to be सिंपलेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा नहीं होगा आपने मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ आपने पूरा आंसर दे दिया, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपके पास कुछ बना हुआ होगा या मिक्स फ्रैक्शन बना होगा। इफ यू आर नॉट गोना कैलकुलेट इन डेसिमल पॉइंट्स, तो आपके पास एक फाइनल आंसर जो रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन हमारे पास जो है एक और हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट डेटा कंप्रेशन। So data compression, do we not need to convert sampling? No, sampling resolution को आपको convert करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आपके पास फाइनल जो है maybe bytes के अंदर होगा। No, it's not necessary that you give the answer as maybe byte. I just suggested कि maybe byte में करना है तो क्या क्या करना होगा just to show you, ठीक है। क्वेश्चन में आपके अक्सर लिखा होगा कि what is your final answer, which type of answer is required, तो आपको बताया होगा, तो accordingly आप जो उसको reduce कर लेंगे, ठीक है। फाइल्स आर ऑफन कंप्रेस्ड, ठीक है। इनको कंप्रेस करना क्यों जरूरी है, इसलिए बिकॉज आप इजीली अपलोड कर सको, स्पेस आपके पास कम यूज हो, तो आपके पास जो उसकी फाइल साइज अगर बहुत बड़ी है, यू वुड वांट टू रिड्यूस दैट फाइल साइज, राइट। तो फाइल साइज रिड्यूस करने का हमारे पास जो है वो बेहतरीन तरीका है। अब हमारे पास जो है वो दो टाइप के कंप्रेशंस हैं, लॉसी कंप्रेशंस एंड लॉसलेस कंप्रेशंस। नाउ either of them जो आप यूज करोगे, both will reduce the size of the file, ठीक है। दोनों आपके पास जो है फाइल की साइज रिड्यूस करेंगे, बट द क्वेश्चन इज के कौन सा हमने यूज करना चाहिए, तो दोनों कंपेयर किया आपके लिए यहाँ पे। तो आपके पास जो लॉसी कंप्रेशन है, लॉसी कंप्रेशन में यू विल एलिमिनेट
any data that is unnecessary. Unnecessary data क्या हो सकता है? Unnecessary data जो है वो आपके पास can be any extra colors, extra pixels, उन सबको reduce कर सकता है. You do not need to worry yourself with what is unnecessary. वो computer खुद calculate, खुद identify करेगा. जब इसको reduce कर दोगे, आप lossy compression में compress कर दोगे, तो uncompress करने से you would not be able to reconstruct the original file because उसमें से कुछ data आपने eliminate कर दिया था. Lossy compression की files are comparatively smaller than lossless compression. और हमारे पास दो examples मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके लिए, which is MPEG and JPEG. MPEG is for video, JPEG is for the pictures, right? Images. Then हमारे पास है lossless. Lossless के अंदर हम जब uncompress करते हैं वापस से image को, तो वो वापस से original में reconstruct हो सकती है. There is no data that is lost. और मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास है RLE का फुल फॉर्म है रन लेंथ एन्कोडिंग. मैं भी थोड़ी देर में उसको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, देन हमारे पास जो है, हम लॉसी कंप्रेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं. तो लॉसी कंप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. तो 3 एग्जांपल्स, MP3, MP4, JPEG. तो हमारे पास MP3 जो है वो ऑडियो के लिए यूज होता है, ठीक है. एंड इसमें होगा कि आपके पास जो म्यूजिक फाइल जो है वो साइज उसकी 90% तक रिड्यूस हो जाती है. क्वालिटी आपके पास लॉस जरूर होती है इसके अंदर, बट आपके पास साउंड जो है वो फिर भी आपको प्रॉपर सुनाई देगी. एनीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन हियरिंग रेंज वो सब हम रिमूव कर देंगे. एंड इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर साउंड्स यूजिंग परसेप्शुअल म्यूजिक शेपिंग भी रिड्यूस हो जाती है. सॉफ्टवेयर साउंड्स का मतलब कि कोई बैकग्राउंड में कोई ऑडियो चल रहा है आपके इस गाने के अंदर, दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वुड हियर प्रॉपर्ली. अगर आपका स्पीकर पे चल रहा है या अच्छे हेडफोन्स नहीं है तो आपको शायद सुनाई नहीं देता. MP3 जो उसको रिड्यूस कर देगा. एंड ऑब्वियसली जो आपको सुनाई नहीं दे रहा आपके स्पीकर्स के अंदर, तो व्हाई वुड यू वांट दैट? तो उससे काफी साउंड की आपके पास साइज कम हो जाती है. Then MP4. अब MP4 जो आपके पास is used to reduce multimedia file. अब multimedia file के अंदर आपके पास ऑडियो, वीडियो, यानी एक मूवी आपके पास होगी, उसको आप रिड्यूस करने के लिए यूज हो सकता है. और ये आपको हेल्प करता है टू स्ट्रीम ओवर द इंटरनेट. तो इंटरनेट के ऊपर आपके पास MP4 फॉर्मेट जनरली यूज होंगे, जैसे यूट्यूब के भी ऊपर भी आपके पास MP4 या MPEG आपके पास यूज हो सकता है फॉर स्ट्रीमिंग, राइट. देन हमारे पास JPEG, या मैं लिख देता हूँ मल्टीमीडिया, या आप लिख सकते हो मल्टीमीडिया को अंडरलाइन कर देते हैं. और ये आपके पास है फॉर इमेजेस, ठीक है. और JPEG आपके पास क्या करते हैं? JPEG आपके पास जो है फाइल साइज को रिड्यूस करते हैं बाय रिड्यूसिंग कलर शेड्स, ब्राइटनेस, एंड it uses different techniques by eliminating a lot of unnecessary details in an image. जब आप एक पिक्चर लेते हो अपने फोन से और उसको अपलोड करते हो लेट्स से ऑन इंस्टाग्राम, तो आपके पास रिड्यूस होगी साइज के अंदर. why does Instagram want it to be reduced size? so that they can use less space on their portal, और आप अपने पास वहां पे इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है. सर अगर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बाइट में ही हो तो हमने फिर नहीं, तो फिर हमने इसको 8 से डिवाइड नहीं करना है ना, राइट. सो बिट्स से बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करना, अदरवाइज नहीं करेंगे. बैंडविड्थ को रिड्यूस करने से आपके पास क्या होगा कि आपके पास लेट्स से योर इंटरनेट स्पीड वाज 1 MB, ठीक है. आपने इमेज अपलोड करनी है 10 MB की. सो 10 MB की इमेज लेट्स से अगर 1 MB 1 सेकंड में अपलोड हो रहा है, तो 10 MB वुड बी अपलोड इन 10 seconds. बट इफ यू रिड्यूस द साइज ऑफ दैट इमेज टू 1 MB, तो वो कितनी देर में अपलोड होगा? जल्दी अपलोड हो जाएगा. तो आप जल्दी अपलोड कर सकते हो, ठीक है. सेकंड, जब आपने जल्दी अपलोड कर लिया तो कंप्रेस इमेज का फायदा है कि आपका स्पेस भी कम यूज होगा. सो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं मैं अभी एंड में इसके बताता हूँ, ठीक है. लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस. अब हम बात करें लॉसलेस कंप्रेशन के ऊपर. लॉसलेस कंप्रेशन जो आपका उसके अंदर एग्जांपल है व्हिच इज रन लेंथ एन्कोडिंग, RLE. एंड RLE इज एन एग्जांपल ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन. तो आप इसके अंदर बगैर डेटा, बगैर आप डिटेल्स को लूज करके इसको रिड्यूस कर सकते हो. सो हाउ डज इट डू दैट?
सिंपल सा, ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा रीसेंट पेपर्स के अंदर भी, और ये आपके पास प्रॉब्ली आ भी सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास रिड्यूस करना अपने साइज को आप कैसे करते हो, एडजेसेंट आइडेंटिकल आइटम्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी ऐसी वैल्यू जो एक साथ है, एडजेसेंट है और सेम है, उनको हम रिड्यूस करेंगे। हम रिड्यूस कैसे करते हैं कि हम उसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उसका कितनी बार वो रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड उसमें से एक सैंपल को पिक कर लेते हैं, उसमें से एक आइटम को हम पिक करके अपना स्टोर कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं ऑन टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट के अंदर आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेक्स्ट दैट यू वांट टू स्टोर, अब ये टेक्स्ट को मैं कैसे स्टोर करूंगा, अगर आप गौर से देखो यहाँ पर आपका इसका लिखा हुआ है दिस इज ए, राइट। सो ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास यहाँ पे कितनी बार आपका स्टोर हो रहा है, 7 वैल्यूज आपके पास स्टोर्ड है, या मैंने काउंट शायद गलत किया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये आपके पास जो है वो क्या बता रहा है, आपके पास बता रहा है कि आपके पास ये कितनी वैल्यूज हैं, और फिर आपने इसको भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, तो इसको फोकस करो। ठीक है, ये है 10 बीस, और ये आपके पास 20 को स्टोर करने के लिए हमने लिखा है 10, और बी का एस की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे 98, तो आपके पास दो वैल्यू स्टोर है। और ये जो 255 आपका स्टोर है, दैट इज जस्ट अ फ्लैग, जो आपको वैसे नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर नहीं लिखना होगा। यू वुड बी मोस्टली आस्क्ड कि आप इसको रिड्यूस कर दें, तो आप इसको रिड्यूस करोगे इनटू दिस। ठीक है, तो आप काउंट करोगे वो कितनी बार आ रहा है, और फिर उसके बाद काउंट लिखने के बाद यू विल राइट द एस की कोड फॉर दैट कैरेक्टर। अब ऑब्वियसली इस तरह के टेक्स्ट हमारे पास एक्सिस्ट नहीं करते, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हमारे पास आरएलई टेक्स्ट पे कैसे यूज होता है, तो हमें समझ में आएगा इमेजेस पे कैसे यूज होता है। तो इस इमेज को देखो गौर सब, इस इमेज को देख के आपको नजर आएगा दैट आपके पास यहाँ पे पिक्सल्स यूज हो रहे हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, ये दो ब्लैक पिक्सल्स हैं। ठीक है, आपको नजर शायद नहीं आ रहा होगा, बट जस्ट हेल्प यू आइडेंटिफाई, दिस इज टू ब्लैक पिक्सल्स, राइट। सो ये टू ब्लैक पिक्सल्स आपके पास, आप कैसे इसको रिड्यूस करोगे, मुझे नजर आ रहा है ये दो है, सो दिस इज टू, राइट। और इसका कोड क्या है, सो इसका कोड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका कोड जो है वो एस की कोड ऑब्वियस नहीं होगा, कलर के अंदर RGB कलर्स हैं, तो ये जाएगा 0 0 0। फिर आप देखो ग्रीन कितना है, 1 2 3 4, सो ये जाएगा आपके पास 4, और इसका कोड क्या है, इसका कोड हमारे पास 0 2 55 एंड देन 0, एंड देन कितने ब्लैक हैं, दिस इज 1 2 ब्लैक यहाँ पर, थर्ड रो, तो रो चेंज हो रही है, बट आई विल कीप ऑन कंटिन्यू टू काउंट, राइट। सो आप कंटिन्यू कर सकते हो काउंट को, आप मूव कर रहे हो क्योंकि आप सीक्वेंशियल चेक कर रहे हो, आपका कंप्यूटर जो है वो खुद रोज और कॉलम्स में इसको कन्वर्ट कर देगा, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो आपके पास ये हो जाएगा 3, एंड देन ब्लैक इज 0 0 0, एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग दिस। तो इस तरह से होगा कि आपके पास पूरी इमेज जो है वो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल पिक्सल्स ऑफ द सेम कलर कंटिन्यूसली, उसका काउंट और उसका पिक्सल के एग्जांपल स्टोर हो रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है, आरएलई आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, डू वी नीड टू मेमोराइज एस की वैल्यूज, आपको पास जो है 2 3 एस की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए 65, स्मॉल ए इज 97, ये आपको याद होगा। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फाबेटिकल फॉर्म में आपका सीक्वेंस में ही होगा। सर एएस की भी होगी, दिस इज ओ लेवल्स, दिस इज नॉट एएस, एएस के लिए हम देखेंगे, अभी हम ओ लेवल्स कर रहे हैं यहाँ पे। सर इज दिस पेपर 1 रिविजन, दिस इज जस्ट पेपर 1, नेक्स्ट वीक सैटरडे को आपका पेपर 2 होगा। गुड, सच क्वेश्चंस, यस ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपको नजर आएंगे, ए लेवल्स में बहुत कॉमन है, ओ लेवल्स में भी आप कैसे, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर ए बी हाँ, तो उसमें आपके पास साइज रिड्यूस नहीं होगा, तो जहां पर आपके पास रिपीटेशन नहीं है तो वहां पर आपके पास रिडक्शन नहीं होगी, जहां पर रिपीटेशन है आरएलई उसको रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सो क्वेश्चन आपके किस टाइप के आएंगे, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। तो एक क्वेश्चन आपके पास बड़ा कॉमन सा आपके पास आ सकता है, एक्सप्लेन द टू टर्म्स लॉसी एंड लॉसलेस फाइल कंप्रेशन, ये कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्रेसिंग अ फाइल, ठीक है, वो एक क्वेश्चन आता है। ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग लॉसी कंप्रेशन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन, ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। एंड देन आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू हैव दिस इमेज, जैसे यहाँ पे इमेज दी हुई है,
आपने इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू RLE। तो आपको ये सारी चीजें जो आपके पास, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप टोल्ड यू द क्वेश्चंस, रिमेंबर दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर दैट एंड अंडरस्टैंड कि आपके साथ है। मैंने पीछे कंपैरिजंस लिखवाया था, आप उस कंपैरिजंस को यूज करोगे। जो भी इसमें आपके पास आज नजर आई है, सारे कॉमनली जो क्वेश्चंस आते हैं उन सबकी समरी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो आपके ये सारे जो समझेंगे, आपने आंसर्स इस तरह से लिखना है। का एक 5 मार्क का क्वेश्चन था अबाउट एक्सप्लेनेशन पासवर्ड्स, वो कैसे आंसर करना है मुझे नहीं याद है वो कौन सा क्वेश्चन था। आप उसको बाद में शेयर कर दीजिएगा, हम उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो है चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। सो दैट्स ग्रेट, हमारे पास चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड we'll again now take a break for 5 minutes. So we'll take a 5 minute break, go take a walk। ठीक है, जाएं थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, वापस आते हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी लेंथी है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो मेक श्योर साथ साथ में आप लिखते भी रहें तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन 5 minutes।
Okay, we are back. Yeah, so chapter number 1 हमने complete कर लिया है. So hopefully अब कोई भी questions नहीं होंगे उसके अंदर आप लोग के पास. Okay. We'll go in sequence. Don't worry about that. I'm here. जब मैं बैठा हूं तो फिर आप लोग भी बैठ ही सकते हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए. Okay, that's awesome, Aram. Glad you guys are liking this. After this session आपके पास आपको खुद रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. बस आप सिर्फ मैं वो पेपर भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, सो प्रैक्टिस दोस पेपर्स योरसेल्फ. मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको जो है ना एक पेपर दूंगा, ठीक है, अ सैम्पल पेपर, अ प्रैक्टिस पेपर, यू कैन कॉल इट अ गेस्ट पेपर एज वेल, एंड आप उसको सॉल्व कर लेंगे और मैं जो है वो उसको बाद में जो है सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है. फॉर नाउ आई विल आस्क यू टू सॉल्व इट योरसेल्फ. Yeah, I will upload the Feb का paper. I will solve that paper, show, and उसके साथ जो है ना YouTube पे ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा उसके लिंक के साथ, ठीक है. तो खुद भी आप पढ़ोगे तो यू टेक यू मोर, राइट. आई एम गोइंग, मैं सब कुछ समराइज करके जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सवाल है आपके पास पेपर में आते हैं जो एग्जामिनर पूछता है. और इतने सालों में उसने क्या पूछा है फॉर ओ लेवल्स, एंड क्योंकि ए लेवल के टॉपिक्स हैं तो ए लेवल्स में भी क्या पूछा है, सो मैं सारी चीज़ें समराइज करके आपको दे रहा हूँ, सो यू नो एग्जैक्टली आपने क्या लिखना है, ठीक है. सो कॉपी, कीप कॉपिंग व्हाट I'm writing and what I'm showing you on the screen. You can take screenshots as well, but राइट लिख लो अपने पास, ज़्यादा अच्छा. हाँ, तो मैंने फ्लैग यूज़ किया था ना बेटा, ये देखो यहाँ पे मैंने फ्लैग यूज़ किया ना आपके पास, फ्लैग इंडिकेट किया आपके पास कि आपके पास वैल्यू है उसके, जो रिपीटिंग वैल्यूज हैं उसके लिए आप कर सकते हो. बट इन रियलिटी आपके इस तरह से नहीं होता, तो आपके इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा. थैंक यू गाइस. ओके, थैंक यू मासल. मसल, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया. यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट, तुम स्पॉन्सर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है. सब कवर हो जाएगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी फिर. देन यू कैन फोकस ऑन अदर अदर सब्जेक्ट्स बाद में. यू हैव कल परसों भी है. एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, अगेन प्रोसेस ये होना चाहिए. आज वर्कशॉप के बाद, अगर आपने नहीं किया हुआ पहले से, तो आप क्या करोगे, वर्कशॉप के बाद आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, अभी भी जाके देख लो. इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना मेरे बायो के अंदर, CS डिज़ाइन के ऊपर, वहाँ पे जाओगे आपको मिल जाएगा वर्कशीट्स का एक होगा लिंक, ठीक है. वर्कशीट वाले लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लो वर्कशीट्स को. आफ्टर दिस सेशन सॉल्व ऑल द वर्कशीट्स, ठीक है. देन देयर इज अ प्रैक्टिस पेपर का एक पूरा दिया होगा लिंक, तो प्रैक्टिस पेपर वाला खोलो, उस पर जाओ और उसमें जितने पेपर्स हैं वो सारे के सारे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है. एंड देन उसके बाद जो स्पेसिफिक पेपर और मार्च वाला पेपर सॉल्व करो. दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. आज मैं एक और पेपर दूंगा, कॉल इट अ गेस्ट पेपर, कॉल इट अ प्रैक्टिस पेपर, आई विल सेंड यू दैट, एंड बस कंप्लीट हो जाएगा. Okay. Yeah, sir, Zenomatics is awesome. So I hope this is going to be very helpful for you guys as well. Say for RLE, our values index with into 2 only contains the repeating frequency and the, yeah, so the frequency and the sample, that's it. ये ऑटोमेटिकली बेटा ऑन यूट्यूब स्ट्रीम के बाद वहां पे वो सेव हो जाएगी, बट आई डू नॉट नो वो कितने टाइम में प्रोसेस होकर स्टोर होती है, बट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली.
ठीक है, ओके, I will try to end this as quickly as possible because I know you would get tired as well. That's why we keep taking breaks and we'll try to complete this in the next few hours. ठीक है, so let's get going. आगे चलते हैं. चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स, मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. तो जब हम डेटा की बात करते हैं तो जब भी आप अपने पास से डेटा इंटरनेट पर सेंड करते हो, सो आपका जो डेटा है, अगर लेट्स से आपके पास 100 MB का डेटा था, 1 GB का डेटा था, जो भी डेटा था, आप उसको पूरा एक साथ सेंड नहीं कर सकते. आप हैव टू ब्रेक इट डाउन टू स्मॉल पार्ट्स. तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो. ठीक है, एंड ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं पैकेट्स. ठीक है, अब ये पैकेट बेसिकली आपके पास क्या है, अब ये पैकेट जो एक पूरा आपके पास पीस है ऑफ दैट एंटायर डेटा, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, राइट? आपने ये याद करना है. सबसे पहला आपके पास पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैकेट हेडर. ये पूरा पैकेट की आपको मैं डाइसेक्शन बताऊंगा पैकेट के अंदर क्या क्या होता है. पैकेट के अंदर सबसे पहला होगा आपके पास पैकेट हेडर. व्हाट इज अ पैकेट हेडर? पैकेट हेडर के अंदर आपके पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द पैकेट. कि पैकेट कहाँ से आया था, सोर्स कौन सा है इसका, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सीक्वेंस नंबर ऑफ दैट पैकेट, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू हैव लेट्स से 100 पैकेट्स तो वो कौन से सीक्वेंस में आएगा, ये पैकेट जो है वो सीक्वेंस 1 पे है, 2 पे है, 10 पे, 100 पे, कहाँ पे है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है. ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड इसके अलावा आपके पास जो है पैकेट सीक्वेंस नंबर. ठीक है, ये हो गया. देन नेक्स्ट हमारे पास है पेलोड. अब पेलोड क्या होता है? पेलोड इज द एक्चुअल डेटा जो आप सेंड करना चाहो. जैसा कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर अल्फाबेट ए है इस पैकेट के अंदर, तो एक्चुअली कहां पे स्टोर होगा? वो पेलोड के अंदर स्टोर होगा. दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस पैकेट. ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड क्या है? थर्ड इज पैकेट ट्रेलर. अब पैकेट ट्रेलर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास जो है एरर चेकिंग मेथड होगा, जिसके अंदर हमारे पास CRCs होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. इसको आपको पता करने की जरूरत नहीं. यू डू नॉट नीड टू नो इन डिटेल व्हाट इट इज. इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ चेकिंग कि इसके अंदर एरर है या नहीं है. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ चेकसम. ठीक है, अब आप ये पूरा एक पैकेट जो है आपके पास आप सेंड कर दो इंटरनेट के ऊपर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी वो देखा है, अगर आपके पास सोचो देयर इज दिस ढलान और ऊपर से मैं जो है वो अपने पास मार्बल्स फेंकता हूँ. ठीक है, कंचे या मार्बल्स या छोटी गाड़ियां जो भी मैं सेंड करूंगा वो आपके पास क्या होगा? नीचे आते जाएंगे. अब वो जब आ रहे हैं तो आपके पास दे आर नॉट गोइंग टू गो इन द सेम लाइन. दे कैन गो थ्रू डिफरेंट पाथ्स. कोई यहाँ से जा सकता है, कोई इधर से रास्ता रह रहा है, कोई आगे से रास्ता रह रहा है. दे कैन गो थ्रू डिफरेंट पाथ्स, राइट? हमारे पास जो है पैकेट्स भी सिमिलर काम करते हैं. When you send them over the internet, they don't take the same path. They can take different paths. And when they take different paths, that is called, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. So this is called packet switching. So packet switching के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एक राउटर है, this router will send the packets. अब हर पैकेट को जरूरी नहीं अलग अलग जगह पे भेजा, बट इट कैन सेंड थ्रू द लीस्ट कंजेस्टेड या द फास्टेस्ट राउट दैट इज पॉसिबल. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग राइट ऑन अ रोड. अब आपको पता है कि आपने अपने घर से स्कूल जाना है, तो उसके लिए बहुत सारे पाथ्स होंगे. वुड यू टेक द पाथ जो सबसे छोटा हो बट सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो उसके अंदर? जैसे दैट पाथ इज, अगर खाली रोड होगा तो 10 मिनट लगेंगे, बट जिस टाइम पे आप स्कूल जाते हो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा जैम होता है और 1 घंटा लग जाता है. बट देयर इज अनदर पाथ जिसमें 15 मिनट्स लगते हैं एंड दैट इज ऑलवेज खाली. सो आप क्या करोगे? यू विल गो टू थ्रू दैट छोटा वाला पाथ, राइट? तो हमारे पास इंटरनेट के ऊपर भी राउटर्स यही काम करते हैं. व्हाट द राउटर्स डू इज कि राउटर्स आपके पास जो है वो अपने पैकेट को जब रिसीव करेगा,
it will see कि हमारे पास कौन कौन से paths available हैं towards the destination and which is the shortest or let's say least congested or fastest path possible और उसके through उसको आगे send कर देगा. ठीक है. अब हमारे पास जो है वो obviously अब क्या पैकेट्स हमेशा चलते रहेंगे? No, they have a limitation. They will have something called a hop number. So hop number ये है कि वो कितने राउटर्स पे जा सकता है. आप अपने पास जो अपने कंप्यूटर के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो. देयर आर ट्रेस आउट, आपके पास एक कमांड आप प्लेस कर सकते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर. आपको नजर आएगा कि आपके पास जो पैकेट सेंड हो रहा है टू एनी वेबसाइट वो कहाँ कहाँ से जा रहा है, कितने हॉप्स ले रहा है, कितनी राउटर्स के ऊपर जाता है. सो दिस हॉप नंबर इज गोइंग टू हेल्प अस लिमिट कि एक पैकेट कितनी राउटर्स पे जा रहा है, कितने राउटर्स पे जंप कर रहा है. सो लेट्स से इसका आगे हॉप अलाउड था 10. तो अगर वो 10 राउटर्स पे जाएगा उसके बाद उसको हम खत्म कर देंगे, उसको एंड कर देंगे. सो दैट ऐसा नहीं होगा इंटरनेट के ऊपर आपके पास अनलिमिटेड पैकेट्स जो अनलिमिटेड टाइम चलते रहे. वी वांट टू लिमिट दैट कि अगर वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा तो उसको बंद कर देंगे. ठीक है. सो हमेशा के लिए बाउंस नहीं करेगा. सो रिमेंबर दीज टू टर्म्स, पैकेट स्विचिंग. ठीक है. ये आपके पास जो मैंने पिंक में बनाया हुआ है, दीज आर राउटर्स एंड हॉप नंबर. ठीक है. 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको काम आएंगे. तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसके पैकेट स्विचिंग, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या, ड्रॉबैक्स क्या हैं. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में. आपके पास सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या आपके पास इज कि आपके पास पैकेट स्विचिंग, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अनदर मेथड. सो पैकेट स्विचिंग के अलावा एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग. वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट सर्किट स्विचिंग जो आपके पास बेसिकली किस काम आता है, अगर आपने PTCL से, अगर आप लैंडलाइन से कॉल करते हो तो आपका एक लाइन से दूसरी लाइन पर आपका कॉल हो जाती है. ठीक है. सो आप जब कॉल करते हो दैट इज थ्रू वन लाइन और कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो. सो आपके पास जो है वो देयर इज इन सर्किट पैकेट स्विचिंग, आपके पास एक कम्युनिकेशन लाइन है. इंटरनेट के ऊपर आप कहीं से भी सेंड कर दो, बहुत सारी लाइंस अवेलेबल है. ठीक है. अगर आपके पास एक लाइन बिजी है या वो खराब है, सो यू कैन रीराउट द पैकेट थ्रू अ डिफरेंट लाइन. इनको एक्सपेंड करना बहुत इजी. एक्सपेंड करना मतलब कि आज आपके पास इंटरनेट की स्पीड आपके पास 10 MB थी, यू कैन बाय 100 Mbps, यू कैन बाय 1 Gbps, यू कैन बाय मोर, यू कैन एक्सपेंड योर बैंडविड्थ, यू कैन एक्सपेंड द पैकेज जो आप यूज कर रहे हो इजीली. ठीक है. एंड मोर पीपल कैन यूज इट. तो ऑब्वियसली उसके लिए आप जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो उसकी बैंडविड्थ को. एंड आपके पास जो ट्रांसमिशन रेट इसका बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, बिकॉज same path से follow नहीं करे, we can use other paths as well, so transmission rates can increase. On the other hand, drawbacks क्या हमारे पास? drawbacks सबसे पहला ये कि packets can get lost. So अगर let's say उसका hop number complete हो गया था तो we'll kill that and वो lost हो जाएगा, you would not be able to retrieve that, so उसको resend करना पड़ेगा. ठीक है. अक्सर आपने गेम्स अगर आपने ऑनलाइन खेला हो तो आपने एक टर्म यूज देखा होगा आपने बारा, पैकेट लॉस. सो पैकेट लॉस इज बिकॉज के पैकेट स्विचिंग के अंदर अगर आपके पास हॉप नंबर खत्म हो जाता है, सो दैट पैकेट इज किल्ड और वो आपके पास जो है वो पहुंचता नहीं है. या अगर लेट्स से लेट हो जाता है तो आपके पास आप यूज नहीं करते हो तो आपके पास जो पैकेट लॉस हो गया तो वो बेसिकली ये टर्म है. इसके अलावा आपके पास दिस मेथड डजंट वर्क वेल विद रियल टाइम स्ट्रीमिंग. जैसे अभी यूट्यूब पे आपके पास जो स्ट्रीम हो रहा है उसमें और एक्चुअली जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिले होगा, प्रॉब्ली 5 सेकंड का होगा. बट वो जो डिले है वो इस वजह से आ रहा है कि आपके पास जो है इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि लाइव डेटा नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत आगे पीछे, क्योंकि पैकेट्स अलग अलग राउट से आ रहे हैं तो पैकेट्स कैन बी आउट ऑफ ऑर्डर. जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 पैकेट सेंड किए, 1 2 3 4 5 6, सो बिकॉज दे ऑल टेक डिफरेंट राउट्स, हो सकता है सबसे पहले पैकेट 100 आ जाए एंड पैकेट 1 सबसे आखिर में आए. सो हैव टू वेट फॉर दैट पैकेट. So that's what we do. That's why हमारे पास थोड़ा डिले होता है in real time streaming के अंदर when we use packet switching. ठीक है. And again वही सेम चीज, डिले होता है हमारे पास पैकेट्स के पहुंचने में, तो उसको हम अक्सर जो है वो रीऑर्डर भी करना पड़ता है. तो लेट्स से अगर हमारे पास पैकेट नहीं पहुंचा एंड वी अज्यूम कि वो पैकेट लॉस हो गया तो we'll try to reorder that as well. ठीक है. Yeah, can we just use the notes, you don't need the book. Again वही चीजें चल रही हैं. After sir, can we save for header and sender IP address? Yeah, so that's what we said, right? So आपका header के अंदर आपका source और destination, sender और receiver same terms हैं.
ठीक है सर, नाम हमने अलग यूज किए हैं पर बाकी सब एग्जैक्टली सेम चीज है। अगर हॉप नंबर ना हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो अगर हॉप नहीं हो आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास हॉप नंबर की लिमिटेशन नहीं हो तो एक पैकेट, लेट्स से मैंने आपको एक पैकेट भेजा, आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और आपने कंप्यूटर कभी ऑनलाइन किया ही नहीं कभी, सो दैट पैकेट विल पूरे इंटरनेट पे घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, अपना डेस्टिनेशन ढूंढता रहेगा। ठीक है, डू यू वांट दैट टू हैपन? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज एक पैकेट नहीं होगा, ऐसा कि हजारों लाखों करोड़ों पैकेट्स हो सकते हैं। और अगर वो सारे के सारे पैकेट्स, जो सोचो फॉर एग्जांपल ऑन अ हाईवे आपके पास जो है वो रोज जो है वो हर सेकंड एक गाड़ी आ रही है, बट वो गाड़ी कहीं पे भी जा नहीं रही है, वो सिर्फ रोड पे चलती रहेगी। तो और हाईवे तो बहुत बड़ा है, राइट? हाईवे पे तो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, बट अगर हर सेकंड में गाड़ी आ रही हो, नो कार इज एग्जिटिंग द हाईवे, एक वक्त आया क्या होगा? ट्रैफिक जैम हो जाएगा इवन ऑन अ हाईवे। सो दैट्स व्हाट वी वांट, डोंट वांट टू डू। तो हॉप नंबर से होगा, विल लिमिट दैट कि अगर वो इंटरनेट पे चला गया पैकेट, सो विल kill that packet or remove that packet from the internet so that हमारे पास congestion ना हो। ठीक है, नोड्स हमारे पास, नोड्स आर बेसिकली द राउटर्स और द डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट जहां जहां पे वो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन की। तो हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास तीन हमने देखते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या है? आपके पास जो डेटा सेंड हो रहा है, दैट डेटा इज सेंट थ्रू वन वायर इन वन डायरेक्शन ओनली। तो एक वायर के थ्रू एक डायरेक्शन में डेटा सेंड हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर यू हैव टू पाथ्स अवेलेबल। ठीक है, आप एक, आपके पास जो वो डेटा आप सेंड कर सकते हो इन बोथ डायरेक्शंस, बट यू कैन डू दैट वन एट अ टाइम। यानी पैकेट आपके पास डेटा सिर्फ जा सकता है या आ सकता है, बट दोनों, जैसे वॉकी टॉकीज, यू कैन स्पीक on the walkie-talkie or you can listen on the walkie-talkie, but you can't do both at once. Simplex की क्या एग्जाम्पल होगी? प्रिंटर पे मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, प्रिंटर कभी भी डेटा सेंड नहीं करेगा, तो वहां पर कौन सी वायर यूज होगी? सिंप्लेक्स। एंड देन हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर आपके पास क्या होगा? यू विल हैव बोथ पाथ्स अवेलेबल। ठीक है, और दोनों पाथ पे इंडिविजुअली, एक पे सेंड हो रहा है, एक पे रिसीव हो रहा है, दोनों अलग अलग आपके पास काम करेंगे। जैसे इंटरनेट कनेक्शन आपके पास जो है वो, उसमें आप डेटा सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो एक साथ, सो आपके पास दोनों डायरेक्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, देन हमारे पास जो है, हम बात करेंगे अबाउट सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? जहां पे आपके पास डेटा इज सेंड थ्रू वन वायर और एक एक बिट करके आपके पास सेंड होगा। सो वन बिट एट अ टाइम, एक एक करके आपके पास एक वायर के थ्रू सेंड हो रहा है, राइट? तो ये आपके पास जो यूएसबीज, दे यूज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी आपके पास जो है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन करता है, यानी एक वक्त में आपके पास एक डेटा सेंड करेगा। ठीक है, ऑन द प्रिंटर जो इंटरप्ट्स आपके पास होते हैं वो दैट सेंड थ्रू अ डिफरेंट वायर। हम एक उसकी वायर की बात करें जिससे डेटा सेंड हो रहा है, तो डेटा वहां से रिसीव नहीं हो रहा था। ओके, फिर हमारे पास जो है वो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की हम बात करें, तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास मल्टीपल वायर्स होते हैं, राइट? और आपने जो भी डेटा सेंड करना है, सो आपका जो डेटा सेंड होगा दैट विल बी सेंट थ्रू ऑल ऑफ दीज वायर्स एंड ईच वायर विल कंटेन वन बिट। जैसा कि मुझे डेटा सेंड करना है 1010, तो इस वायर के थ्रू वन सेंड होगा, इस वायर के थ्रू जीरो सेंड होगा, इसके वन अदर जीरो। सो हमारे पास मल्टीपल वायर्स होंगी और मल्टीपल वायर्स हमारे पास जो है वो इंडिविजुअली एक एक बिट को कैरी करिए, मगर ये एक साथ जा रही है। सो सवाल ये बनता है कि when would you use a serial data transmission, when would you use parallel data transmission? के फीचर्स देख लेते हैं। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास रिस्क ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो कम है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आपके पास क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ सम रीजन आपके पास कोई इंटरफेरेंस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल कनेक्शंस का कोई इशू आ जाए, या कोई आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफेरेंस हो, तो आपके पास वो सीरियल के अंदर कम होगा, बिकॉज एक वक्त में एक बिट सेंड हो रहा है, सो नथिंग इज गोइंग टू गेट स्क्यूड। इट इज मोर रिलायबल ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। अगर मुझे अपने घर से लेट्स से कहीं दूसरे दूर इलाके में कहीं वायर सेंड करना है, सो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन वुड बी बेनिफिशियल बिकॉज आपके एक ही वायर यूज हो रही है
और उस वायर के अंदर आपके पास स्क्यू होने के चांसेस कम होते हैं। टर्म स्क्यू का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो आगे पीछे अरेंजमेंट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 5 डेटा वैल्यूज एक साथ सेंड की थी, तो दे वर सपोज टू बी सेंड इन वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम, पर अगर किसी वजह से आगे पीछे हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टुगेदर, एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा, तो आपके पास सिंक्रोनाइजेशन आउट हो जाएगा। व्हेन दे आर नॉट इन सिंक, आपके पास डेटा जो रिकग्नाइज करना आपके कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अच्छा, इट इज ऑल्सो यूज टू सेंड डेटा जो आपका रिलेटिवली छोटा होगा, बिकॉज एक एक करके बिट सेंड करो तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू वुड नॉट वांट टू सेंड अ लॉट ऑफ डेटा थ्रू इट। ठीक है, longer distances में better होगा as I said before, and it's less expensive because you only need to use one wire. पहले डेटा ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो उसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज रियली हाई बिकॉज यू कैन सेंड मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम। शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए बेहतरीन है बिकॉज के अंदर स्क्यू होने के चांसेस है, तो कम डिस्टेंस पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले डेटा ट्रांसमिशन आपके पास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आपका, अगर कंप्यूटर उसके अंदर आपके पास पहले डेटा ट्रांसमिशन यूजर होता है, उसके अंदर वायर्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो लॉन्गर डिस्टेंसेस पर आपके पास सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज आते हैं। दूसरा, इजियर टू प्रोग्राम, आपके पास इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन जब आप पैरेलल यूज करें तो एक साथ दोनों काम आपके पास इजीली हो जाएंगे, बिकॉज इनपुट के लिए अभी आपको बहुत सारा डेटा सेंड करना है, आउटपुट के लिए बहुत सारा डेटा सेंड करना है, तो इट बी इजियर बिकॉज वो क्विकर होगा। ठीक है, आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक साथ सेंड कर सकते हो बिकॉज यू हैव मल्टीपल वायर्स थ्रू व्हिच यू कैन सेंड द डेटा। एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास ट्रांसमिशन मेथड है जो आपका टाइम सेंसिटिव यानी फास्ट होगा। टाइम सेंसिटिव आप इजीली आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्विकली पहुंचा सकते हो, बट इसमें आपके पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत होगी, ज्यादा वायर्स की जरूरत होगी, इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव है। टर्म यूनिवर्सल सीरियल बस हमने बहुत बार सुना है, यूएसबी। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूएसबी ए। सो यूएसबी ए is a universal standard। आपके पास, सबके पास कहीं ना कहीं आपने यूएसबी ए जरूर देखा होगा। सो यूएसबी ए इज वेरी कॉमन। ठीक है, आपको वो जो नजर आता है ना, एक यूएसबी जो आपको एक ही डायरेक्शन में लगता है, यू कैन नॉट यूज इट इन बोथ डायरेक्शन। देन देयर इज अ यूएसबी सी जो हमारे फोन्स के अंदर जो यूज होता है, जो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, बट यूएसबी ए थोड़ा सा बड़ा था, बहुत पुराना पुराना भी है काफी, और उसको हम एक ही डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, दैट्स यूएसबी ए। अब यूएसबी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू द कंप्यूटर। जब हम उसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो आपके पास कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है व्हाट डिवाइस इट इज। ठीक है, सो इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स व्हिच डिवाइस इट इज। ठीक है, एंड दूसरा, आपके पास आफ्टर डिटेक्शन लोड्स अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। तो जो भी आपके पास डिवाइस ड्राइवर, उसको भी हम अपलोड कर देंगे बाय जस्ट लुकिंग एट, बाय जस्ट आइडेंटिफाइंग व्हाट द डिवाइस है। तो यूएसबी के अंदर आपके पास यूएसबी वायर्स के अंदर एक बड़ा अच्छा सा तरीका होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट डिवाइस इट इज बाय सेंडिंग पावर अक्रॉस। सो उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ठीक है, जब आप अपने पास प्लग इन करते हो तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इट कैन फिट ओनली वन वे, तो आपका इनकरेक्ट जो है वो इनपुट करने का कोई तरीका नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट्स इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रांसमिशन रेट्स अवेलेबल हैं। तो डिपेंड करता है आपका डिवाइस कौन सी, उसके हिसाब से आपका ट्रांसमिशन रेट चेंज आएगा। तो जैसे आपने देखा होगा, एक ही वायर आप बाय करते हो यूएसबी की, और उससे आप फोन भी चार्ज कर सकते हो, आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, कोई और चीज भी होगी उसको आप इजीली चार्ज कर सकते हो। तो इंडिविजुअली वो ट्रांसमिशन रेट्स और पावर को अपने पास हिसाब से चेंज कर सकता है। कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं है, इसके अंदर खुद पावर वो ट्रांसमिट कर सकता है। इट कैन आल्सो ट्रांसमिट डेटा विद पावर। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है वो नोटिफाई करेगा अगर कोई भी चीज़ की आपको रीट्रांसमिशन की जरूरत है, अगर कोई एरर आपके साथ डिटेक्ट होता है। एंड यू कैन ऐड मोर पोर्ट्स टू यूएसबी। तो आपके पास यूएसबी हब्स होते हैं जो आप उसको यूज कर सकते हो बैकवर्ड कंपैटिबल्स। ठीक है, तो आपके पास बैकवर्ड कंपैटिबल्स का मतलब ये है कि आपके पास जैसे अगर न्यूअर वर्जन ऑफ यूएसबी आपके पास है, आप पुराने वाले वर्जन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास सेम ही होना चाहिए वर्जन। तो वोल्टेज आपके पास चेंज होता है इसके अंदर टू आइडेंटिफाई व्हाट डिवाइस इट इज। सो आपका यूएसबी जो आपके पास पावर सेंड करता है और वापस से कुछ पावर रिसीव करता है, वोल्टेज रिसीव करता है, इसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है व्हाट डिवाइस इट इज।
डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ वोल्टेज इट इज, उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा व्हाट डिवाइस इट इज. फॉर ऑल द माउस, फॉर ऑल द कीबोर्ड्स, दे विल हैव द सेम voltages to identify what device it is. What does industry standard mean? Industry standard का मतलब ये है कि आपके पास it is used throughout all over the world in most of the things, right? हम सब ने USB यूज किया हुआ, हम सबको पता है USB कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ के अंदर किसी जगह पे यूज हो रहा होगा. हमारे फोन्स में स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो हम सबके पास यूज हो रहा है. कोई ऐसा फोन नहीं है जिसके अंदर कोई डिफरेंट, या फोन या फिर हमारे पास हमारे पास ड्राइव्स, मोस्ट चीजें जो हमारे पास है दे ऑल विल हैव सम काइंड ऑफ USB स्टैंडर्ड अवेलेबल. ठीक है, ओके. अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन हमारे पास किस तरह कहते हैं. एक चीज बता दूं, USB A और USB C के कनेक्शंस को कंपेयर करने आ सकता है. ठीक है, तो USB A और USB C के अंदर आपके पास जो है फिजिकली आप देख सकते हो दोनों के अंदर डिफरेंस है, उनके अंदर वोल्टेज के अंदर डिफरेंस है, उसके अंदर ट्रांसमिशन डेटा कितना हो सकता है उसमें भी डिफरेंस है. स्पेसिफिकली पेपर के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड यू टू नो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सो दैट इफ दिस एवर कम्स इन, कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास किस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हो. ठीक है, ओके. आगे चलते हैं. हमारे पास अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन. सो एरर डिटेक्शन की जरूरत क्यों है? हमारे पास जब भी हम डेटा सेंड करेंगे देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ चांस दैट एरर उसके अंदर जनरेट हो सकता है. अब एरर क्यों जनरेट होता है? इजीली सबसे पहला तरीका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिकॉज वंस एंड जीरो सेंड हो रहे हैं. अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है, आपके पास कोई भी वोल्टेज में चेंज होता है, 1 0 उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपके पास डेटा में एरर आएगा. ठीक है. सेकंड, पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग आपके पास जो हम कह रहे थे, तो डेटा आपके पास आउट ऑफ सिंक हो सकता है. तो डेटा आपके पास कुछ पहले आ गया, कुछ बाद में आ गया, और आपके पास ओवर द इंटरनेट आपके पास कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हैकर और समथिंग, राइट? स्क्यूइंग ऑफ डेटा. स्क्यूइंग ऑफ डेटा आपके पास आउट ऑफ ऑर्डर आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो आपके पास डेटा जब स्क्यू हो गया है, ठीक है, इट्स नॉट सिंक्रोनाइज, उसके अंदर भी आपके पास एरर्स आ सकते हैं. ठीक है. अब हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं. हम इस पर बात करेंगे पैरिटीज, चेकसम्स एंड एको चेक्स के ऊपर. ये तीन पे बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद पैरिटी फर्स्ट. सो पैरिटी इज अ मेथड जिसके अंदर हम अपने पास चेक कर सकते हैं इफ देयर इज ए करप्शन इन द ब्लॉक और नॉट. और हमारे पास दो टाइप की पैरिटीज होती हैं, इवन पैरिटीज एंड ऑड पैरिटीज. इवन पैरिटी का मतलब ये कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस इन द ब्लॉक इज इवन, एंड ऑड पैरिटी का मतलब नंबर ऑफ वंस इन द ब्लॉक इज ऑड. सो आपके पास जो है वो एक ब्लॉक हमारे पास होगा, एंड इन दैट ब्लॉक आपके पास एक बिट जो है रिजर्व होता है, विच इज कॉल्ड अ पैरिटी बिट, which is generally on the left side. आपके पास that is used to balance out the parity. For example, अगर आप जो है वो even parity यूज कर रहे हो, तो आपको even number of ones करने के लिए यहाँ पे आपने कुछ ones and zeros ऐड करने पड़ेंगे. अगर odd है तो आपने यहाँ पे ones and zeros ऐड करने पड़ेंगे. अब आप जब एक ब्लॉक सेंड करते हो, तो एक ब्लॉक के अंदर आपके पास इश्यूज किस टाइप के आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा सेंड करना था 0 1 0 1 0 1 0, एंड मुझे यूज करना है इवन पैरिटी. सो मुझे बताओ, अगर इवन पैरिटी यूज करना है तो क्या ये नंबर ऑफ वंस इवन है? नहीं, अभी आपको नजर आ रहा है ऑड नंबर ऑफ वंस है. अगर ये ऑड नंबर ऑफ वंस है तो हमारे पास जो है वो पैरिटी बिट में क्या होना चाहिए. सो पैरिटी बिट के अंदर आपके पास इवन करने के लिए आई हैव टू ऐड अनदर वन. ठीक है, तो ये इवन हो गया. आपके पास लिखा होगा कौन सा टाइप की पैरिटी यूज हो रही है, उसकी बेसिस पर आप वंस एंड जीरोस ऐड करोगे. अगर इसको ऑड करना होता तो मैं जीरो ऐड करता. लेट्स से आपने डेटा सेंड कर दिया और ओवर द इंटरनेट कुछ हुआ. ओवर द इंटरनेट क्या हुआ? ओवर द इंटरनेट आपके पास हुआ ये बेसिकली कि ये जो वन था वो जीरो में कन्वर्ट हो गया, और जो ये जीरो था वो वन में कन्वर्ट हो गया. आपके पास डेटा रिसीव हुआ, आपके कंप्यूटर ने जो है वो देखा, आपके कंप्यूटर ने देखा कि आपके पास कितने वंस हैं इसके अंदर. आपने देखा इसके अंदर अभी भी इवन वंस हैं. तो पैरिटी तो बिल्कुल ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट नंबर ऑफ वंस आर ओके, बट द सीक्वेंस ऑफ वंस इज डिफरेंट, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इज डिफरेंट. तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है, एंड पैरिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके थे. तो पैरिटी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लॉक पूरा क्रिएट करना पड़ेगा. हमें पूरा ब्लॉक में देखना पड़ेगा. एक बाइट की जगह पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन बाइट यू विल सेंड अ ब्लॉक.
और ब्लॉक को सेंड करने का फायदा ये है कि ब्लॉक को सेंड करने से आपके पास इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास वहां पे एरर था और एग्जैक्टली कहां पे था। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ब्लॉक मैंने दिया हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर इवन पैरिटी यूज हो रही है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये हमेशा नजर आएंगे आपको, इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो इसके अंदर एरर है, आप आइडेंटिफाई करें कहाँ पे एरर है। तो व्हाट यू विल डू इज, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है इवन पैरिटी, तो आप काउंट करोगे हर रो और कॉलम को, देखोगे कहाँ पे आपका ऑड है। जैसे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये इवन है, मगर अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा तो 1 2 3, तो मुझे नजर आ गया इस रो के अंदर प्रॉब्लम है विच इज बाइट 8। और इसी तरह से कॉलम को अगर काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 तो इवन है, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे ऑड है। तो बाइट नंबर 8 और बिट नंबर 5 इस जगह पे एरर है। So if you use a block, आप identify कर सकते हो where the error is. If you use a byte, you would not be able to identify if there was an error or where was the error. ठीक है? So that's why we would use a block instead of a byte. Yeah, it is. Understand करने का भी है और याद करने का भी काफी सारा है। टाइप ए और टाइप सी में वापस से मैं जल्दी से बता देता हूँ। सो आपके पास टाइप, हम एडवांटेजेस अगर मैं बता दूं ऑफ टाइप सी, is smaller and thinner in size. ठीक है? Second, it can transmit more power, 100 watts of power ये send कर सकता है। It can carry more data, 10 Gbps and more data वो कर सकता है। And yeah, that's it. ठीक है? तो ये तीन चीजें आप याद रखें, ज्यादा डेटा, ज्यादा पावर, और कम साइज में इसका जो है वो कम है, छोटा आपके पास है, कॉम्पैक्ट साइज है। ओके, चेकसम। अब टर्म चेकसम हम अपने पास देखेंगे। चेकसम हमारे पास इज अनदर मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एरर। ठीक है? तो हमारे पास जो है वो चेकसम जो है, अगर एरर डिटेक्शन के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, जो आप डेटा सेंड कर रहे हो, इस डेटा के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और उससे हमें मिल जाएगा एक चेकसम। व्हाट वी डू इज दैट हम इस चेकसम को अपने डेटा के साथ सेंड करते हैं। ठीक है? और इस डेटा के साथ अटैच करके हम अपने पास सेंड कर देंगे टू द रिसीवर। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर बाय लुकिंग एट दिस डेटा जो उसको रिसीव हुआ है, उस डेटा की बेसिस पे इट विल रिकैलकुलेट अ चेकसम, एंड जो इसको रिसीव हुआ था चेकसम उसको कंपेयर करेगा। सो दिस चेकसम इज कंपेयर्ड टू दिस चेकसम, और ये दोनों चेकसम को हम कंपेयर करेंगे। इफ दे आर इक्वल इट मींस द डेटा दैट वाज सेंट दैट इज ओके। अगर आपके पास चेकसम्स मैच नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक एरर है। तो चेकसम आपके पास हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई इफ देयर वाज एन एरर और नॉट। ठीक है? देन एको चेक। अब एको चेक आपके पास इज व्हेन आपके पास डेटा आप वापस से सेंड करते हो टू चेक क्या उसमें कोई एरर था या नहीं था। तो आपके पास सेंडर और रिसीवर आपस में पहले सेंडर डेटा सेंड करेगा। ठीक है? रिसीवर ने रिसीव कर लिया, उसके बाद आपके पास जो है वो, जब डेटा रिसीव हुआ है आपके पास, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा इज रीसेंट, और फिर सेंडर चेक करेगा कि जो मैंने डेटा सेंड किया था और जो मुझे डेटा मिला है क्या वो दोनों सेम है। ये बहुत ही नाइव तरीका है टू डू दिस, राइट? बिकॉज अगर सेंडर ने डेटा सेंड सही किया था बट रिसीवर ने डेटा गलत सेंड किया, तो आपके पास सेंडर को लगेगा कि मैंने गलत डेटा सेंड किया। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि ओरिजिनल डेटा में एरर था या रिसीव डेटा में एरर था, आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड दैट यू शुड रिमेंबर बट नॉट वेरी एफिशिएंट। फिर हमारे पास है चेक डिजिट। अब चेक डिजिट हमारे पास क्या होता है, चेक डिजिट आपके पास, अगर आपने बार कोड्स को देखा हो कभी, बुक्स के ऊपर बार कोड होते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड होते हैं, वो बार कोड की एंड में एक डिजिट दिया होता है। सो दैट डिजिट इज अ चेक डिजिट। ये आप जब स्कैन करते हो बार कोड्स को, तो वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो बार कोड
जो है आपने यूज किया है वो बार कोड आपके पास जो है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपने जब रीड किया तो आपके पास एक चेकसम कैलकुलेट चेक डिजिट कैलकुलेट होगा, और चेक डिजिट आप कैलकुलेट करने के बाद कंपेयर करोगे विद द चेक डिजिट जो आपने रीड किया है। अब जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और दोनों को कंपेयर करने के बाद इफ दे आर इक्वल इट मीन्स कि सही है, यानी इफ दे आर सेम इट मीन्स आपने सही रीड किया। इफ इट वाज नॉट मैचिंग, इसका मतलब आइदर द चेक डिजिट इज इनकरेक्ट और द डेटा दैट यू हैव रेड इज इनकरेक्ट, तो आपने किसी चीज को सही करने की जरूरत है, तो यू विल ट्राई टू रीड इट अगेन। तो आपने देखा होगा दुकान पर अगर आप गए हो कभी स्कैन हुआ हो, आपके पास आवाज आती है, हियर दैट इफ इट वाज प्रॉपर्ली रेड, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली रेड, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, सो चेक डिजिट क्या करते हैं, आपका इनकरेक्ट डेटा अगर आपके पास एंटर हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर्स को आइडेंटिफाई करने में कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा कोई डिजिट आ गया, कोई डिजिट रिमूव हो गया, उसको उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, और फोनेटिक एरर्स जैसे फॉर एग्जांपल 30 और 13 जो आपके सिमिलर सुनने में नजर आते हैं, हमें सुनने में आते हैं, तो हमारा चेक डिजिट जो है उसको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई उसमें एरर है या नहीं। अब जो आपके पास जो है चेक डिजिट और चेकसम्स आपने जो है वो कैलकुलेट स्पेसिफिकली करने के लिए आपके पास एग्जाम में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के चेक डिजिट्स के मेथड्स हैं। देयर इज अ मॉड्यूलो 11 मेथड, मॉड्यूलो 10 मेथड, मॉड्यूलो 13 मेथड और डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल। ठीक है, नोट्स में आप देखेंगे, मैंने नोट्स में उनको डिटेल में वहां पे लिख दिया, सो दैट यू कैन यूज इट देयर, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हाउ दे आर कैलकुलेटेड, एंड स्पेसिफिकली जो आपने इसको देखने की जरूरत नहीं है। सो चेकसम और चेक डिजिट में क्या डिफरेंस है उसमें हम बात करते हैं। तो चेक डिजिट जो आपके पास और चेकसम आपका यूज होता है फॉर ट्रांसमिशन, व्हेन यू ट्रांसमिट द डेटा, तो चेकसम आपके पास जो है वो यूज होगा टू आइडेंटिफाई द एरर इन द ट्रांसमिटेड डेटा। चेक डिजिट इज यूज फॉर व्हेन डेटा इज रेड। तो चेक डिजिट आपके पास आप कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर रहे हो तो उधर आप चेक करोगे कि डेटा एंट्री सही हुई है, तो एंट्री के टाइम पे चेक डिजिट यूज हो रहा है, चेक सम आपका यूज हो रहा है एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। सेंडर, हाँ, तो आपके पास चेकसम के लिए जो है वो एल्गोरिथम प्री डिसाइडेड होता है बाय सेंडर एंड रिसीवर। We have already done that, Fatma. You can go back and check that out. हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आपका चेक डिजिट की कैलकुलेशन और जो आपके पास है वो आपके नोट्स में दिया, आप स्पेसिफिकली वो देख सकते हो। हमने जो है वो यहाँ पे इसको गो थ्रू नहीं करना है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास स्पेसिफिकली सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर उसको रिमूव कर दिया उन्होंने कैलकुलेशंस को, बट आपको मैंने फिर भी नोट्स में दी हुई है विच यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई कि आपको कैसे इसको देखना है। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट ARQs। तो ARQ आपके पास ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये जो है वो यूज करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स को विद टाइम आउट। सो व्हाट इट डज इज बेसिकली कि आपके पास जो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम एक्नॉलेजमेंट किस तरह की सेंड करेंगे इज बेस्ड ऑन कि आपके पास जब डेटा रिसीव हो गया है तो आप इसमें डेटा रिसीव करने के बाद आप बताते हो कि आपके पास इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने डेटा सेंड किया और इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, तो रिसीवर सेंड करेगा पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अगर यहां पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है तो हम क्या, हमारे पास एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा, यानी आपने जो डेटा सेंड किया दैट इज ओके, देयर वाज नो एरर इन दिस। ठीक है, बट अगर हमारे पास इसके अंदर कोई एरर आता है तो हम सेंड करेंगे हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। सो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बताएगा कि हमें जो डेटा रिसीव हुआ था दैट हैड एन एरर, और उस एरर की वजह से अब आपने डेटा वापस से सेंड करना है। सो इन केस आपके पास सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो सेंडर क्या करेगा, वापस से डेटा सेंड करेगा। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म हमने यहाँ पे यूज किया दैट इज टाइम आउट। टाइम आउट क्या है कि इसके अंदर एक टाइमर लगा हुआ, लेट्स से दैट टाइमर वाज 5 सेकंड्स।
तो सेंडर ने जब डेटा सेंड किया, इट विल वेट फॉर 5 seconds फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, इसका मतलब ये है दैट आपके पास जो रिसीवर है उसको डेटा रिसीव नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंडर विल अज्यूम कि क्योंकि डेटा रिसीव नहीं हुआ, आई नीड टू रीसेंड द डेटा, तो वापस से रीट्रांसमिट करेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रीट्रांसमिट करेगा, टाइम आउट में भी जो है रीट्रांसमिट करेगा। दोनों रीजंस में वो आपके पास जो रीट्रांसमिट करेगा डेटा टू द रिसीवर। ठीक है, ओके। या सो चेकसम के अंदर हम पूरी वैल्यू, दोनों हमारे पास चेकसम और चेक डिजिट दोनों के अंदर हमारे पास जो डेटा, एक्चुअल डेटा को यूज करके हम जो है कैलकुलेट करते हैं इन बोथ। The difference is that checksum is used for after transmitting data over the network. Check digit is when you scan the data, when you read the data in the computer. ARQ waits for positive acknowledgement for sending next packet. Yeah, so what it does is कि वो हर पैकेट को बेसिकली वो साथ साथ में सेंड कर रहा है, बट हर पैकेट के इंडिविजुअली वो टाइम आउट उसने अलग लगाया हुआ है। So it will wait for acknowledgements of each of the packets individually. It will not wait for the acknowledgement before sending the next packet. ठीक है? Their method of calculation, checksum and check digit का method of calculation भी different है, ठीक है? Is acknowledgement the only difference between echo check and parity check? So echo check is when you would send the data back. आपने मुझे डेटा दिया, मैंने आपको वापस वही डेटा दे दिया। आपने देखा कि जो मैंने आपको डेटा दिया है वापस वो सही है, सेम है या नहीं? ओके, आप बट ARQ किससे कंपेयर कर रहे हो बेटा? मुझे नहीं पता, तुमने 3 चीजें लिख दी हैं। ARQ में if there is no acknowledgement will it resend packet or just move on? So if there is no acknowledgement, it means it will keep waiting until timeout. यानी उसके बाद है कि 5 सेकंड वेट करना, 10 सेकंड वेट करना, वो वेट करने के बाद वो रीसेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर आपके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं पीछे? एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है कि ARQ कैसे डिटेक्ट करता है एरर्स फॉलोइंग अ ट्रांसमिशन, and दूसरा why echo check is not reliable. These are two very important questions again, and आप क्या आ सकते हैं ARQ में? okay, हो गया। okay, let's talk about symmetric and asymmetric encryptions, right? So what is the purpose of an encryption? आप जब डेटा सेंड करते हो तो डेटा को हैक होने के चांसेस बहुत हाई हैं। देखिए, तो आपने डेटा सेंड किया, so someone can intercept your data, and जब वो इंटरसेप्ट कर लेगा तो उसको रीड कर सकता है। So for example, मैंने एक लेटर लिखा and I sent you the letter, बीच में से कोई भी अगर लेटर को ओपन करेगा वो पढ़ सकता है कि लेटर में क्या लिखा हुआ। If I don't want this letter to be read by someone else, मैं उसको जो है वो चेंज कर सकता हूँ। Instead of writing in English or Urdu, maybe I could do something else. That's something that no one else would be able to read. So हमारे पास जो है वो plain text is the text जो आप लिखते हो, जो normally text आप read कर सकते हो, उसको हम कन्वर्ट करते हैं into cipher text, which is a gibberish of form, जिसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। यानी मैं और आप जिसने इनक्रिप्ट किया ना, वो भी इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एन एन्क्रिप्शन प्रोसेस, और इसको वापस से साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिक्रिप्शन यूज होता है, दैट इज द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम दैट वुड यूज। So we have got different types of encryptions. Two types of encryptions that we'll talk about is symmetric and asymmetric. इनके अंदर और भी बहुत सब टाइप्स हैं, राइट? तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर इंक्रिप्शन का मेथड और डिक्रिप्शन का मेथड एग्जैक्टली सेम है, यानी वो सेम की यूज होगी जिससे मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ और उसी से मैं इंक्रिप्ट करूंगा। यानी अगर मैंने आपको की बता दी है तो आप उसको इंक्रिप्ट भी कर सकते हो और डिक्रिप्ट भी कर सकते हो, ठीक है? अब आपके पास जो है ऑन द अदर हैंड एसिमेट्रिक के अंदर आपके पास दो डिफरेंट टाइप की कीज हैं। एक है आपके पास पब्लिक की होती है और एक आपके पास प्राइवेट की होती है, एंड दे आर मैचिंग पेयर ऑफ ईच अदर, ठीक है? तो आप एक से अगर इनक्रिप्ट करते हो तो आप दूसरे से डिक्रिप्ट करोगे, और दूसरे से अगर आप इनक्रिप्ट करते हो तो पहले से आप डिक्रिप्ट करोगे। तो एक से इनक्रिप्ट हो रहा है और एक से डिक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है? अगेन सिमेट्रिक में क्या होगा, आपके पास इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम यूज होगी की। एसिमेट्रिक में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए आपके पास
डिफरेंट कीज यूज होंगी, ठीक है। और इन कीज को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। ओके, या सो हमारे पास ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद एसिमेट्रिक। तो आपके पास अगर दो लोग हैं, ठीक है, लेट्स से ए एंड बी, they will both have their public and private keys. Just for example, A will have its public key and its own private key. सो पब्लिक की क्या होती है, पब्लिक की इज द की जो आप सबको दे सकते हो, यानी हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और प्राइवेट की क्या होती है, प्राइवेट की इज जो आप अपने पास सीक्रेट रखोगे और किसी और को नहीं दोगे, ठीक है। इसी तरह से बी के पास भी खुद की पब्लिक की होगी और खुद की प्राइवेट की होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ए, जो आपके पास ए को डेटा सेंड करना है बी, बी को, राइट, ए को डेटा सेंड करना है बी को, तो अब वो कैसे इसको यूज करेगा। तो उसको यूज करने के लिए आपके पास, अब हमने सोचना ये दैट व्हाट टाइप ऑफ की वुड आई यूज। सो ए हैज द डेटा। सो अगर ए अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिए होगा, जो बी को कभी भी नहीं मिल सकता बिकॉज वो सीक्रेट है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं इसको पब्लिक की ऑफ बी यूज करता हूं, right, if I use public key of B to encrypt this into ciphertext, ठीक है, तो क्या B इसको decrypt कर सकता है? Yes, because B के पास क्या होगा, उसको decrypt करने के लिए private key available है, which is a secret and no one else knows about it. Why do we want something that is only known by B and not someone else? Is because अगर बीच में कोई हैकर है, अगर उस हैकर ने आपके पास कुछ हैक कर लिया उस डेटा को, ठीक है, अगर डेटा को उसने हैक कर लिया तो क्या वो हैकर उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा। सो सिंस हमारे पास पब्लिक की से एनक्रिप्टेड है और उसको प्राइवेट की से हम डिक्रिप्ट करेंगे, तो हैकर के पास वो, क्योंकि प्राइवेट की सीक्रेट उसके पास नहीं होगी, तो आप अपने पास जो है वो जो हैकर है उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा एंड वुड नॉट बी एबल टू इंटरसेप्ट व्हाट इट इज, ठीक है। तो इसलिए वी वुड हमेशा encrypted using the public key of the receiver, because then receiver would be able to decrypt it using its own private key and hacker would not have any private key जो B के पास है, so hacker कभी भी इसको decrypt नहीं कर सकेगा, ठीक है। any questions? I did explain ARQ 3 times, so I hope कि तुम पूरी क्लास में बैठोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। ओके, हमारे पास अब यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ वील मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द थर्ड चैप्टर, विल टेक अ ब्रेक अगेन। ठीक है, सो आई विल कम बैक एट 12 एंड विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, ठीक है। सो जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, घूमे फिरें, फ्रेश हो गए, विल रीस्टार्ट, ठीक है। ऑलराइट, और कोई भी क्वेश्चन है उसको आप चैट पे डाल दें, सो आई विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस पहले बिफोर आई मूव टू दिस चैप्टर। 10 मिनट का ब्रेक दे दूं? ओके, चलें 10 मिनट कर देते हैं, लेट्स डू इट 10 मिनट, ठीक है। सो आई विल कम बैक एट 12:05, सो बी रेडी, ठीक है। 12:05 पे ट्राई करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन है ग्रुप पे डाल, यहाँ पे चैट पे डालें, ठीक है।
Okay, so we are back. Hi, Sumit. Okay, so start करते हैं हार्डवेयर से, right? So the first topic in the chapter hardware is computer architecture, right? So computer architecture के अंदर the first thing that we'll go over is the CPU. ठीक है? अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना और डेटा को प्रोसेस करना. ठीक है? Yeah, so it's basically the brain of the computer, exactly. और ये आपके पास जो है वो कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होगा. इसके अंदर हमारे पास ALU होता है और इसके अंदर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं which are connected to buses. तो इसके हमारे पास जो है वो मेजर कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं. सो इट्स एन इंटीग्रेटेड चिप है, सर्किट है, इट्स अ माइक्रो चिप जिसको हम अपने पास CPU या प्रोसेसर भी कहते हैं. और इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज ए सिस्टम क्लॉक. विल टॉक अबाउट दैट इन अ व्हाइल. बट उससे पहले हमने एक और चीज देखनी है which is non-human architecture. So von Neumann is someone who gave this idea of what kind of computer या कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स के उसकी थ्योरी पे वर्क करता है, जिसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट दिया था दैट देयर शुड बी अ CPU. ठीक है? वी शुड हैव द एक्सेस टू द मेमोरी डायरेक्टली, और मेमोरी के अंदर आपके पास प्रोग्राम स्टोर हो सकते हैं एंड डेटा दोनों एक साथ स्टोर होंगे. एंड प्रोग्राम्स जो है आपके पास विल बी मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसको हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में करेंगे, यानी ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे, यानी इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, 4, 5 एक एक करके सारे के सारे हमारे पास प्रोसेस होंगे. ठीक है? अब हमारे पास जो है इसके अंदर हम बात करेंगे हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से CPU के अंदर. सो जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया था उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द फर्स्ट कंपोनेंट दैट विल टॉक अबाउट इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. तो हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपके पास क्या काम करता है? सो ALU is going to solve all the arithmetic plus minus multiply divide arithmetic operations and as well as logic operations and or nors or ये सारे आपके पास logic operations हैं. कंप्यूटर्स के कैन हैव मोर देन वन ALUs, के अंदर बहुत सारे ALUs हो सकते हैं, और वो आपके पास जो शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आपके पास कैलकुलेशंस खुद कर रहा होता है. देन हमारे पास है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कंट्रोल यूनिट आपके पास जो है वो कंट्रोल करता है आपके कौन से इंस्ट्रक्शंस रीड होंगे मेमोरी में से, सिग्नल सेंड करेगा ताकि फेच एग्जीक्यूट साइकिल प्रॉपर्ली कंट्रोल हो सके पूरे कंप्यूटर के अंदर, और पूरे कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा फ्लो हो रहा है किसी भी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, उनको सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है. देन हमारे पास है रजिस्टर्स. अब रजिस्टर्स हमारे पास आर स्पेशल स्पेसेस इन द कंप्यूटर, इन द CPU, जो आपके पास डेटा को स्टोर करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स. जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपके पास सिर्फ किसी भी चीज के लिए यूज हो सकते हैं, यानी जनरली किसी भी काम के लिए आप उसको यूज कर सकते हो. वेयर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, अभी हम थोड़ी देर पढ़ेंगे उनके बारे में, वो आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को या स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. अब ये आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके CPU के अंदर डिपेंड करता है कौन से टाइप के CPU, उसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम या ज्यादा हो सकते हैं. एंड दीज आर सिंस इनसाइड ऑफ द CPU उसके अंदर डेटा स्टोर करना और फेच करना डेटा बहुत क्विक होगा, बहुत फास्ट होगा. तो आप बहुत क्विकली इससे डेटा ले सकते हो, बहुत क्विकली आप डेटा वापस स्टोर कर सकते हो. इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम एट ऑल. देन हमारे पास है सिस्टम बसेस, वर ऑल्सो अनदर कंपोनेंट. तो सिस्टम बसेस हमारे पास जो है वो उनका काम क्या होता है? सिग्नल सेंड करना या डेटा सेंड करना थ्रू आउट द कंप्यूटर, एंड दे हैव पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. अभी हमने जस्ट पढ़ा था पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे जो है वो वायर्स होंगे, और हर वायर के थ्रू हम एक एक बिट सेंड करेंगे और मल्टीपल बिट्स एक साथ सेंड करेंगे. तीन कॉमन टाइप के हमारे पास बसेस हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रेस बस पे. एड्रेस बसेस आर यूनी डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा सेंड कर सकते हैं, एंड दे विल कैरी एड्रेसेस थ्रू आउट द सिस्टम. यानी कोई भी कंपोनेंट को अगर रैम में कम्युनिकेट करना होगा हमें एड्रेस, जनरली CPU कर रहा होगा,
वो आपके पास जो है वो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस सेंड करेगा। तो एड्रेस से सेंड हो सकता है, मेमोरी से एड्रेस रिसीव नहीं होता, तो यूनिडायरेक्शनल। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब वो डेटा सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है सेम वायर के थ्रू, जो सीपीयू और रैम के आपस में डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, एंड समटाइम्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद द मेमोरी भी यूज हो सकता है। Then our third है कंट्रोल बस, also bi-directional, यानी आपके पास कंट्रोल सिग्नल सेंड हो सकते हैं across all the components of the computer to let other components know कि आप क्या काम कर रहे हो। जनरली आपका सीपीयू जो है बाकी components को बता रहा होगा कि उन्होंने क्या करना है, और इसके साथ साथ वो टाइमिंग सिग्नल भी जो है वो कंट्रोल सिग्नल के साथ सेंड करता है, एंड ऑल्सो रिसीव भी करते हैं हम यहीं से अपने पास सिग्नल्स। देन हमारे पास है मेमोरी, और मेमोरी जो है आपके पास इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीपीयू, इज कनेक्टेड टू द सीपीयू, जिसके अंदर हम रैम की स्पेसिफिकली बात करेंगे। रैम के अंदर आपके पास डेटा, प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी आप यूज कर रहे हो, वो सारा रैम के अंदर होगा। रैम को अक्सर हम अपने पास IASP कहते हैं, विच इज इमीडिएट एक्सेस स्टोर, और उसके इमीडिएट एक्सेस स्टोर इसलिए कहते हैं बिकॉज सीपीयू के लिए वो डायरेक्टली डेटा स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। एंड जितना भी आपका प्रोग्राम, जितनी भी आपको मेमोरी, जो भी आपको डेटा चाहिए होगा, सारा का सारा आपके रैम में ट्रांसफर होगा, और पहले और फिर आपके पास सीपीयू के अंदर आएगा। डायरेक्टली सीपीयू कहीं से भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। रैम के अंदर आपके पास जो कंटेंट स्टोर होते हैं वो डिफरेंट एड्रेसेस पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल हैव रैम विच वी वुड से इस तरह से आपके पास होगा, और इस रैम के अंदर आपके पास जो है वो डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे XYZ स्टोर कर दिया, ABC स्टोर कर दिया, और हर जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ एक ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड है, एंड दैट ब्लॉक विल हैव सम काइंड ऑफ एड्रेस। उसकी कोई नंबरिंग होगी, इसका कोई एड्रेस होगा, उसका कोई लोकेशन होगा, एंड दैट लोकेशन इज बेसिकली द एड्रेस। ये एड्रेस आपके पास जो आप यूज करोगे टू आइडेंटिफाई वेयर दिस वैल्यू और इंस्ट्रक्शन इज। ठीक है, अब जितने भी लोकेशंस होंगे, जितने भी एड्रेसेस होंगे, यूनिक होंगे थ्रू आउट द रैम, यानी आपके पास अगर 12 लिखा हुआ तो कहीं और 12 एड्रेस नहीं होगा, यूनिक होगा। हमारे पास जो है प्राइमरी मेमोरी एक रोम भी होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, अभी हम आगे उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो कभी भी ऑल्टर नहीं हो सकता, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और उसके अंदर हम अपने पास बूट अप इंस्ट्रक्शंस या स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड या सो ये मेमोरी मैंने 2 बार गलती से डाल दिया, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हम बात करेंगे नेक्स्ट इज फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अब फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल क्या काम करता है? हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है या कोई भी इंस्ट्रक्शंस को आपने रन करना है, तो ये 3 स्टेप्स में प्रोसेस होता है। फेच होता है, यानी आप फेच करके इंस्ट्रक्शन लाओगे पहले अपने रैम से। डिकोड होगा, यानी सीपीयू के अंदर उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इट इज, एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम अपने पास ALU के थ्रू उसको प्रोसेस करेंगे टू सॉल्व व्हाट द प्रॉब्लम वाज, कि अगर A+B लिखा हुआ तो उसको सॉल्व करना है, वो एग्जीक्यूट करना होगा। तो आपने जो है वो ये पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये तीनों चीजें याद करनी है, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आपसे पूछा जाएगा फेच एग्जीक्यूट साइकिल को एक्सप्लेन करें। तो ये जो 3 ब्लू में बॉक्सेस जो बने हैं आपके पास, ये तीनों बॉक्सेस आपने याद करने हैं। सो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका सबसे पहले होगा फेच, और फेच के अंदर आपके पास सबसे पहले हमारे पास देयर इज दिस स्पेशल पर्पस रजिस्टर कॉल्ड PC, प्रोग्राम काउंटर, और प्रोग्राम काउंटर आपके पास जो है उसमें एग्जिस्ट करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं यहां पे नीचे बनाते भी जा रहा हूं साथ साथ में। सो प्रोग्राम काउंटर विल हैव एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। दिस will be copied into another special purpose register called MAR, which is memory address register. उसके अंदर हम कॉपी कर देंगे लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वंस MAR के पास जो एड्रेस आ जाएगा, तो MAR के एड्रेस जो हमें मिला है, उस एड्रेस को हम ढूंढेंगे इन द रैम। ठीक है, तो हम लोकेट करेंगे वो एड्रेस रैम में कहाँ है, बिकॉज हमारे पास, अगेन रिपीट कर रहा हूं, उसके अंदर क्या है, वी हैव एड्रेस ऑफ
द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन मुझे अभी एग्जीक्यूट करना, जो मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए उसका एड्रेस दिया हुआ। हमने उसको लोकेट किया, हमने बोला ये रहा वो एड्रेस जहां पे आपने जहां से डेटा उठाना है, जहां से इंस्ट्रक्शन उठाना है। Once we do that, we will load that into another special purpose register called MDR. MDR का फुल फॉर्म है मेमोरी डेटा रजिस्टर, और हमारे पास कंटेंट्स आ जाएंगे उस एड्रेस के इन MDR. Once you have that in MDR, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके साथ साथ आपके पास जो है वो दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये सब होने के साथ साथ आप अपने पास प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे। इंक्रीमेंट क्यों करेंगे? बिकॉज वी वांट इट टू बी नाउ पॉइंटिंग एट द नेक्स्ट एड्रेस, बिकॉज अभी जो हम करंटली यूज करने वाले हैं वो तो एड्रेस हमने वहां से डेटा उठा लिया है, तो नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है उस पर पॉइंट करने के लिए प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो नाउ इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ once you have that, once you have moved to the next instruction का एड्रेस एंड MDR के अंदर डेटा आ चुका है, इंस्ट्रक्शन आ चुका है, now this also moves to something called CIR. CIR is also a special purpose register, current instruction register, and it will have the copy of the instruction that we want to execute. तो यहाँ पे copy हो जाएगा। Repeat, cautious now. PC के अंदर PC contains an address which is the memory location of the next address that you want to, next instruction that you want to fetch. You copy that into MAR, okay, which is a memory address register. MAR then uses the address bus to locate the RAM, locate the address in the RAM. Once you have located that address in the RAM, you fetch the data into MDR. ठीक है, अब ये आपके पास मेमोरी यहाँ पे आपके पास यूज होगा डेटा बस, जिसके आप फेच कर रहे होगे। And once you have that in MDR, आप साथ साथ में क्या करोगे, you will increment the value for PC so that it points to the next instruction. And MDR से आप जो है वो कॉपी कर दोगे इंस्ट्रक्शन को into CIR, ठीक है। So that's the fetch part of the entire process. So once you have that in CIR, उसके बाद आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे। So डिकोड करने का मतलब ये that you will interpret what it is, ठीक है। So you understand what it is and then you execute. Execute करने से क्या होगा, you will pass this instruction into CU, control unit, and control unit will understand what it is, and then it will basically run the ALU accordingly to solve the problem that you have. Let's say add, subtract, जो भी करना था आपने कर लिया। I hope this makes sense to everyone. This is very important. बहुत common questions आते हैं इसमें से, ये डायग्राम के फॉर्म में hopefully आपको याद जाएगा। Then हमारे पास है तीन हमने components के बारे में बात करनी है, and that is cores, cache and internal clock. ठीक है, अब बिफोर हम इसके और बात करें, एक टर्म जो मुझे एक और एक्सप्लेन करना, दैट इज सिस्टम क्लॉक। अब सिस्टम क्लॉक मैंने इनिशियली बताया तो था कि हमारे पास सीपीयू के अंदर होता है, बट करता क्या है, सिस्टम क्लॉक हमारे पास बेसिकली एक टाइमिंग सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। एक टाइमिंग सिग्नल आपके पास सेंड कर रहा है, विच इज बेसिकली ऑन एंड ऑफ आपके पास होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो ऑन एंड ऑफ आपके पास जरूर हो रहा है सिस्टम क्लॉक के अंदर। अब आपके पास जो वो क्यों यूज होता है, सो दैट यू कैन सेंड दिस सिस्टम क्लॉक की जो टाइमिंग सिग्नल है थ्रू टू ऑल द कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर, बिकॉज यू वांट जिस जो सिस्टम क्लॉक आपका सेंड हो रहा है, इसकी जो टाइमिंग सिग्नल है वो आपके पास सिंक्रोनाइज करेंगे सारे कंपोनेंट्स को। सिंक्रोनाइज का मतलब ये कि एवरीथिंग विल वर्क टुगेदर। When the clock is on, everything works. When the clock is off, nothing works. Everything stops. ठीक है, तो ये आपके पास यूज होगा to synchronize all the components. तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ये बनता है that how can we improve the performance of the computer by increasing the number of cores, by increasing the cache, or by overclocking the internal clock. तो मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ओवरक्लॉकिंग आपके पास क्या होती है? ओवरक्लॉकिंग का मतलब ये कि आपका जो सिस्टम क्लॉक है उसकी आप स्पीड इंक्रीज कर दो। आप सबने सुना होगा अक्सर लोग अपने कंप्यूटर्स को ओवरक्लॉक करते हैं, उसकी कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक की स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम व्हाट इट वाज, जो उसका स्टैंडर्ड उससे ज्यादा। सो अगर लेट्स से वो 1 मेगाहर्ट्ज पे काम करे तो उसको मैं 2 मेगाहर्ट्ज कर दूंगा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा काम कर सकेगा। तो अगर 1 गीगाहर्ट्ज हम यूज करें तो 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 बिलियन क्लॉक साइकिल्स,
and if one instruction takes 1 clock cycle, it would execute 1 billion instructions in 1 second. अगर मैं इसको ओवरक्लॉक करके 2 गीगाहर्ट्ज कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली 1 बिलियन की जगह पर आप 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपका स्पीड जो है डबल हो गया थ्योरेटिकली. देन दूसरा हमने टर्म यूज किया कैश. तो कैश आपके पास इज अ स्पेस इन द सीपीयू जो आपके पास जो है वो जहां पे डेटा स्टोर है. दिस इज नॉट रजिस्टर्स अगेन. तो कैश L1 L2 L3 डिफरेंट टाइप के कैश होते हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट हमारे पास वो सीपीयू का पार्ट होता है. अब आपके पास क्या करते हो, आप जो डेटा जो आपने यूज करना है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस यूज करना है, जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट इन द रैम, आप कैश के अंदर स्टोर करते हो. आप कैश में से उसको पिक कर सकते हो व्हेन यू नीड इट. थर्ड इज द नंबर ऑफ कोर्स. तो एक कोर के अंदर आपके पास सीपीयू एक कोर के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर सब एक ही के अंदर होता है. सो अगर एक एएलयू है तो एक एएलयू एक वक्त में एक ही काम कर सकता है. बट इफ आई हैव 2 कोर्स तो 2 एएलयू हो गया. तो एक एएलयू अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा, दूसरा एएलयू अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा. सो नाउ आई कैन एग्जीक्यूट 2 इंस्ट्रक्शंस एट वंस थ्योरेटिकली. ऑब्वियसली आपके पास ये सारी चीजें जो है वो आपके स्पीड को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, बट तीनों के ड्रॉबैक्स भी हैं. ओवरक्लॉक करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपका सिस्टम अगर सिंक्रोनाइज नहीं होता तो क्रैश हो सकता है. कैश बहुत एक्सपेंसिव होती है. सो इवन इफ 1 MB ऑफ कैश यू वांट टू इंक्रीज, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इज टू हाई. कोर्स ऑल्दो आपके पास थ्योरेटिकली जो जितना आप इंक्रीज करोगे उससे ज्यादा आपके पास कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड, but they need extra time to communicate with each other. So that one core that was independently working, now if you have 4 cores, they would have to communicate with each other. So that will also take some time. So communication part आपका extra time आपका increase हो जाएगा. Okay. डायग्राम भी बता दे. वॉन न्यूमन की डायग्राम जो है उसको आपके पास आइडिया है, आपके पास ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होगी. वॉन न्यूमन डायग्राम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज fetch execute cycle is what's important, right? But the diagram is already there in the notes as well. You can go through the detailed notes and आप उसमें से देख सकते हो. We are going over the important stuff, right? So वो तो डिटेल में इतना ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करा. सब मैंने बता दिया क्या होता है, आप उसको देख सकते हो. Is used to produce timing signals on the control. Exactly. तो system clock आपके पास control bus के through जो है वो timing signal across send कर सकता है. Notes आपको मैं प्लीज गाइस आप इनको हेल्प कर दिया करें. ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे. इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे आपके पास लिंक दिया वहां से पिक कर लें. Will increasing size of address and data bus also increase performance? Yes, मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी. मैं आपको buses के ऊपर अभी डिस्कस करता हूँ. If you get 120 FPS, but then you overclock the CPU, you will get 240. No, ऐसा नहीं होता. Frames per second is not dependent upon the speed of the CPU again. That's not interrelated. Read write operations बता दें. Read write operations किस चीज़ के बेटा? कोर्स की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ. Fetch execute cycle is fetch execute cycle आपका 6 मार्क का जरूर क्वेश्चन आ सकता है. नोट्स डायग्राम. हाँ, डायग्राम आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना आएगा. डायग्राम बनाना ऑब्वियसली नहीं आएगी. What buses are using? So MAR is connected to address bus, MDR is connected to data bus. Okay, so what I was gonna say is about the buses, right? So जो buses हैं आपके पास, जो हम पीछे हमने जो थोड़ी देर पहले भी buses के ऊपर बात की थी. So these buses can send data across, right? So आपके पास जो address bus है वो आपके पास एड्रेस सेंड कर सकता है. सो इफ आई हैव लेट्स से अ बस ऑफ 2 वायर्स, तो इसका मतलब ये कितने बिट सेंड कर सकता है? 2 बिट सेंड कर सकता है. इसका मतलब एक एड्रेस जिसकी साइज क्या होगी? 2 बिट्स होगी. 2 बिट्स में मैक्सिमम नंबर क्या होता है? इज 3. तो टोटल 0 1 2 3 यानी 4 वैल्यूज आपके पास सेंड हो सकती हैं. तो इसका मतलब रैम की साइज सिर्फ 4 साइज की होगी बिकॉज वो इतने से ही एड्रेसेस को फैच कर सकता है. अगर मैं इसके जो है वो वायर्स इंक्रीज कर दूं एड्रेस बस के 2 की जगह मैं उसको 4 कर दूं, तो 4 वायर्स का मतलब क्या है?
4 बिट्स एंड 4 बिट्स आपके पास क्या होगा, 4 बिट्स का मतलब ये कि आपके पास अब 0 से लेकर 15 यानी 16 डिफरेंट वैल्यूज, यानी आपका 16 अब पार्टीशंस होंगे या 16 एड्रेसेस होंगे इन द रैम। सो ऑटोमेटिकली रैम बढ़ गई। तो एड्रेस बस बढ़ाने का मतलब ये कि आपकी रैम की साइज भी इंक्रीज हो रही है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फॉर डेटा बस, सो डेटा बस अगर 2 बिट्स का है या 2 वायर्स का है, सो 2 वायर्स का मतलब आपके पास क्या होगा, 2 बिट्स होगा। सो डेटा कितना बड़ा हो सकता है, 2 बिट्स का डेटा हो सकता है, यानी आप सबसे छोटा नंबर 0 रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबसे बड़ा नंबर 3 रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली इतने छोटे छोटे नंबर्स में आप कैलकुलेशंस क्या करोगे। सो इफ यू हैव 4 वायर्स, so it will have 4 bits. इसका मतलब now you can send 0 and 15, सबसे बड़ा value. So if you increase more wires for address bus and data bus, that will in some way increase the performance, but not directly. ठीक है, they will not directly be contributing to the performance of the CPU, but overall computer की performance को increase करेंगे। तो address bus जितने ज्यादा wires होंगे उतनी बड़ी रैम हो सकती है, यानी इतने रैम के अंदर एड्रेसेस होंगे। और अगर आपके जितनी बड़ी आपके एड्रेस डेटा बस होगी, उतना बड़ा डेटा आप सेंड कर सकते हो। इफ यू कैन सेंड मोर डेटा, इफ यू कैन सेंड लार्जर साइज ऑफ डेटा, देन यू वुड बी एबल टू प्रोसेस मोर थिंग्स फास्टर। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं 2 + 2 + 2 2 करता रहूं, मैं 4 ऐड कर सकता हूँ, 8 ऐड कर सकता हूँ, 16 ऐड कर सकता हूँ। सो आई वुड बी एबल टू ऐड मोर और यूज अ बिगर वैल्यू एज वेल। ठीक है। बसेस जो है आपके पास डिफरेंट, अगेन मैं वही बसेस के बारे में जो मैंने इनिशियली बताया था। सो दीज बसेस आपके पास एड्रेस बसेस यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा सेंड कर सकता है, तो आपका इसके सिंपलेक्स फॉर्म है। वेल एज डेटा बस एंड कंट्रोल बस आपके पास जो है वो ये आपके पास होंगी ड्यूप्लेक्स, और आपके पास डेटा बस जो है वो हाफ ड्यूप्लेक्स, यानी एक वक्त में एक ही डेटा सेंड हो सकता है और रिसीव हो सकता है। कंट्रोल बस जो आपके पास वो भी हाफ ड्यूप्लेक्स, यानी एक वक्त में आप एक ही सेंड कर सकते हो। एड्रेस बस, डेटा बस जो है आपके पास, ये सारे जो है पैरेलल फॉर्म में आपके पास काम कर रहे होंगे। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर। तो इंस्ट्रक्शन सेट जो है आपके पास बेसिकली इज द सेट ऑफ ऑपरेशंस जो आपको डीकोड करना है, और आप उसको जो है ऑपरेशंस को डीकोड करने के बाद हम जब ब्रेक करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर दो पार्ट्स हैं। सो एन इंस्ट्रक्शन कैन बी opcode and operand, right? सो opcode क्या होता है? सो opcode इज द ऑपरेशन जो आपको कैरी आउट करना है, ठीक है। और ऑपरेंड इज द डेटा जिसके ऊपर आप जो है कैलकुलेशन कर रहे हो, जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हो। सो एन एग्जाम्पल कुड बी add 2। सो add is opcode which is the operation, यानी मुझे ऐड करना है, एंड 2 is the data value जिसके ऊपर मुझे ऐड करना है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास हम बात कर रहे हैं हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर। सो जो हम ऑपकोड्स की हम बात कर रहे थे, तो ऑपकोड जो आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट होता है, और फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शन और डेटा अलग अलग आपके पास यूज होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, एक सेकंड, या ऑपकोड एंड ऑपरेंड इज बेसिकली आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और दूसरी आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमने जो स्पेसिफिकली आप देखोगे, बट यहाँ पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
ओके, फिर हमारे पास है एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट? सो एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट? अब आपके पास जो है वो एक सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो, एम्बेडेड सिस्टम, वो कहाँ कहाँ पे करते हो? तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल आपके पास कोई भी डिवाइस होगी, उसके अंदर आपने इसको यूज किया होगा, जैसे एसीज, टीवीज, माइक्रोवेव्स, इन सब के अंदर कोई ना कोई टाइप का एम्बेडेड सिस्टम होगा। अब एम्बेडेड सिस्टम्स जो है आपके पास कैन बी बेस्ड ऑन अ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और एसओसी। एसओसी सिस्टम ऑन अ चिप। तो इन तीनों टर्म्स को आपको पता होना चाहिए व्हाट दीज टर्म्स आर। तो हमारे पास जो है सबसे पहले लिखा हुआ माइक्रो कंट्रोलर। सो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपके पास सीपीयू, रैम, रोम और जितने ये पेरिफेरल्स होंगे, पेरिफेरल्स मतलब एनी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दैट यू नीड, वो सारी की सारी आपके पास जो है एम्बेडेड होंगी ऑन अ चिप फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। तो आपके पास जो भी आपने इस डिवाइस के अंदर इसको कनेक्ट करना है, तो उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये सारी चीजें अटैच होंगी। अगर वो एम्बेडेड सिस्टम आपके पास माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, तो आपके पास जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट एक बेसिकली बना होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीपीयू होगा, बट उसके अंदर कोई भी पेरिफेरल नहीं होगा। यानी आपके पास एक बेसिकली सीपीयू है, जिसको आपके पास एक बोर्ड के साथ सीपीयू अटैच होगा, आप उसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एसी के अंदर आपके पास कोई भी पेरिफेरल नहीं होगा, बट आप माइक्रो प्रोसेसर अपने पास कनेक्ट करके बाकी डिवाइसेस को आगे अटैच कर सकते हैं। इट विल नॉट हैव इट्स ओन पेरिफेरल डिवाइसेस। देन आपके पास है एसओसी। एसओसी आपके पास जो है वो इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, और यूजुअली इसके अंदर एक सीपीयू होगा, मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पोर्ट्स होंगे, और आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज होगी, जिसके अंदर आपके ये सारी चीजें एक ही चिप के ऊपर कनेक्ट है। तो बेसिकली पूरा सिस्टम बना है, पूरा कंप्यूटर, जिसके साथ आपने सिर्फ अटैच करना है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ओके। So what I'm going over right now, I have said this multiple times. Please make sure that you're copying that. Okay? This is not for you to just sit and listen to. You are supposed to copy these as well so that you remember. And इसकी detail जो है वो notes वहाँ पे दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. These are just for me to help you teach, right? Okay. फिर हमारे पास embedded systems के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? Embedded systems के अंदर हमारे पास ये कुछ important चीजें जो हमें पता होनी चाहिए. सो जो एम्बेडेड सिस्टम है, जिसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो आपके एम्बेडेड सिस्टम के अंदर है, उसके अंदर आपके पास एक यूजर इंटरफेस होगा थ्रू विच यूजर्स कैन इंटरैक्ट। ठीक है, इसके अंदर एक इनपुट होगा जो आप इस सिस्टम के अंदर इंसर्ट करोगे। एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर आपके पास सेंसर्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, एक्चुएटर्स, सॉफ्टवेयर, वो भी इसका पार्ट हो सकते हैं। एंड हमारे पास जो मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्वाड कोर, डुअल कोर प्रोसेसर्स होंगे, जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास इनपुट आउटपुट कनेक्शंस कनेक्टेड है। एंड ऑल ऑफ दीज सिंस आर कनेक्टेड टू ए आपके पास embedded system, that embedded system will then provide you output. So even if this has all of these things, it's not necessary कि user का interaction होना चाहिए, बट यूजर इंटरफेस देना अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एसी, आपके पास एसी क्या करेगा, एसी आपके पास ऑन एंड ऑफ या चेंज करने के लिए आपके पास एक इंटरफेस है थ्रू द रिमोट। सो दैट इंटरफेस इज जनरली अवेलेबल विद द एम्बेडेड सिस्टम्स। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास जनरली इट्स स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो आप उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, छोटी साइज का आप इजीली पूरा फिक्स कर सकते हो, बिकॉज उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, रैम रोम वगैरह, आपको अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं है। कंपेयर टू अदर सिस्टम्स इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी। अगर मैं पूरा फुल फ्लैश एक कंप्यूटर बनाऊं वर्सेस दिस, इट वुड बी easier to basically it would be cheaper to use a embedded system. आपके पास जो है वो जनरली एक सिंगल टास्क के लिए ये डेडिकेटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से फ्रिज के लिए, तो फ्रिज विल हैव अ डेडिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम व्हिच विल ओनली डू ऑल द फंक्शंस जो एक फ्रिज से रिलेटेड है। इट विल कंज्यूम लो पावर, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एडिशनल कोई पेरिफेरल नहीं है, तो कोई एडिशनल पावर की जरूरत नहीं होगी।
इट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली यूजिंग अ मोबाइल फोन, ठीक है। तो आप उसको इजीली जो है आप उसको मोबाइल फोन या रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड उसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होगा, तो बहुत क्विक फीडबैक आपको मिलेगा, और इसको हम मास प्रोड्यूस कर सकते हैं विद रिलायबिलिटी। तो इसको आपको जो है वो इसके अंदर, क्योंकि बहुत नाजुक कोई पार्ट नहीं है, तो यू वुड बी एबल टू क्विकली मेक दीज। ड्रॉबैक्स क्या है, इसको अपग्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल यू बॉट एन एसी, उसके अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ था ना, अ न्यू फीचर कम्स इन, you cannot upgrade your embedded system for that new feature. You have to buy a new पूरा AC for that feature, because आप embedded systems को update नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास है ट्रबल शूटिंग फॉल्ट, हमारे पास है इसके अंदर, एंड ट्रबल शूटिंग फॉल्ट हमारे पास बहुत मुश्किल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसी का अगर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो है उसको सॉल्व करने के लिए आप खुद नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए होगा जो ये इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सही कर सके, ठीक है। इंटरफेस ऑल तो हमारे पास बहुत सिंपल होगा, बट इन रियलिटी इट कैन बी कंफ्यूजिंग, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई रिमोट है, उसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं, you would not be able to use all of those buttons. आप जनरली एक या दो बटन्स चेक कर रहे होंगे। जैसे अगर माइक्रोवेव आपने देखा, तो माइक्रोवेव के अंदर आप जनरली एक या दो बटन्स यूज करें, आप टाइम सेट करते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप करते हैं, बट इट वुड हैव अदर बटन्स एज वेल व्हिच यू माइट नेवर हैव यूज्ड, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस हैं जो आपके इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं is also open for viruses and hackers. तो अगर आपका जो स्मार्ट डिवाइस जिसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसका मतलब कोई और उसको हैक कर सकता है, एंड ड्यू टू डिफिकल्टी इन अपग्रेडिंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट्स आपको इसको फेंकना पड़ेगा। सो लेट्स से आपके एसी के अंदर अगर वो खराब हो जाता है एम्बेडेड सिस्टम, देन यू विल हैव टू टेक इट आउट एंड डिस्कार्ड इट, यू कैन नॉट रिपेयर इट मोस्टली इफ इट इज फॉल्टी, ठीक है। तो उसको अपग्रेड करना या फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए जनरली लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, and that could lead to environmental issues, because if you are throwing away devices, it would be very difficult for you to uh, help with the environmental issues. Okay, इधर बहुत सारी चीजें आ गई हैं। एसओसी आपके पास जो है वो अगेन इट्स एन एम्बेडेड सिस्टम which has a microcontroller. A microcontroller का मतलब ये है कि इसके अंदर CPU होगा, RAM होगा, ROM होगा और peripherals होंगे। प्लस माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसके अंदर आपके पास जो है वो इसके अंदर एडिशनल क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर आईओ पोर्ट्स होंगे, इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स होंगे, और सेकेंडरी स्टोरेज इसके अंदर हो सकता है, विच इज बेसिकली द एंटायर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। ओके, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनपुट डिवाइसेस पे हम बात करेंगे, राइट। बिफोर आई मूव ऑन टू इनपुट डिवाइसेस, एक चीज और मुझे बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्बेडेड सिस्टम्स जो है आपके पास कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं। दे कैन बी यूज इन सिक्योरिटी सिस्टम्स, आपके पास लाइटिंग एप्लीकेशंस के ऊपर, लाइट्स वगैरह आपके घर में लगी होंगी, या कोई भी आपका स्मार्ट लाइट्स हैं आपके पास, उनके साथ हो सकता है। वेंडिंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, कार्स, व्हीकल्स, उसके अंदर आपके पास एम्बेडेड सिस्टम्स यूज होते हैं। जैसे इन अ कार आपके पास एम्बेडेड सिस्टम यूज होगा टू कंट्रोल द वाइपर। तो आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम होगा जो आपके ऊपर लगा होता है, आपने जनरली गाड़ियों के अंदर देखा भी होगा। वो रेन डिटेक्ट करते हो, रेन डिटेक्ट करके आपके पास वो जो है वो मूव कर सकता है आपके वाइपर को। इसी तरह से आपका और भी गाड़ियों के अंदर एबीएस और बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके अंदर आपके पास एम्बेडेड सिस्टम्स लगे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। सो हमारे पास अब इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस पर हम बात कर रहे हैं। सो एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली बार बार पूछा जाता है वो ये है कि क्या आपको इनकी वर्किंग याद करनी है। नहीं, आपने इनकी वर्किंग याद नहीं करनी है।
आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए what they are used what they are used for, उनके advantages and disadvantages uh, if they are specifically उसके लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे अपने पास यूज करेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की वर्किंग नहीं, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग याद नहीं करनी है। आपको मैं जो है वो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट दे आर, ठीक है। अगर कोई टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो अलग अलग टाइप्स हैं, इसका ये ऐसे चलता है और ये ऐसे चलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, बट इंटरनल वर्किंग की आपको जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करें हमारे पास द फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज अ बारकोड रीडर। सबको पता है बारकोड क्या होता है। बारकोड रीडर हमारे पास जो है उसके अंदर आपके पास ब्लैक एंड वाइट लाइंस होंगी, और आपके पास एक लेजर होगा, आपके पास एक रीडर होगा दैट विल बेसिकली पास द लेजर एंड रिफ्लेक्ट बैक द लेजर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके पास जो रिफ्लेक्शन होगा उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे ब्लैक लाइंस है और कहाँ पे व्हाइट लाइंस है, एंड थ्रू दैट आप अपने पास जो है वो वंस एंड जीरोस के फॉर्म में आपके पास एक बारकोड बन जाएगा। You do not need to go over how the barcode works, इसकी बहुत सारी डिटेल्स है, बट यू शुड ओनली अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास लाइट एंड डार्क लाइंस होती हैं जो वंस एंड जीरोस बाइनरी के अंदर रीड करने में हेल्प करता है। एंड जो आपका रीडर होगा दैट विल हैव अ लेजर, रेड कलर का जो होता है आपके पास जनरली, जो आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा बैक और रीड होगा फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सेल्स, या आप उसको सेंसर्स कह सकते हैं। And once you have that binary value, that will be checked across the database that you have in the system. So if you have gone to a store और वहां पर आपने देखा होगा बारकोड रीड होता है, तो मैनेजमेंट को क्या फायदा है इससे। तो सबसे पहला फायदा ये कि मैनेजमेंट को बहुत क्विकली प्राइसेस ऑफ स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके पास प्राइस चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आता बोलते हैं कितने का है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने स्कैन किया आपको फॉर्म पर जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपका स्टॉक कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्टोर हैड एन नंबर ऑफ वैल्यूज और आपके पास वो खत्म हो रहा है स्टॉक, तो आपके पास अलर्ट आ सकता है, आप उसको देख के बता सकते हो आपको अपडेट करना है। एंड ऑल्सो आप इसको अगर बारकोड रीडिंग के थ्रू आपने पास जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन का डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। जैसा आपने अक्सर देखा होगा लॉट ऑफ स्टोर्स गिव यू कार्ड्स या सम फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स इफ यू आर अ लॉयल कस्टमर, तो लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह होते हैं थ्रू विच दे फिगर आउट कि कस्टमर क्या लेता है जनरली। अब इससे कस्टमर को क्या फायदा है, बहुत क्विकली चेकआउट होगा। अब आप सोचो एक नॉर्मल स्टोर जहाँ पे बारकोड रीडिंग नहीं होती, तो आपने देखा होगा वहां पे एक बंदा बैठा होगा जो एक एक करके वो पंचन कर रहा होगा, उसके कितने पैसे होगा, बोलेगा इतने पैसे आप उसको पैसे दोगे, तो इट टेक्स टाइम। वैसे जहाँ आपने देखा होगा बड़े स्टोर्स के अंदर बारकोड रीडिंग के थ्रू वो जल्दी जल्दी स्कैन करते हैं और आपके पास जो है वो जल्दी से बिल आ जाता है और आपको काम बहुत क्विकली आप फारिग हो सकते हैं, ठीक है। देन एरर्स आपके पास कम होंगे इन चार्जिंग। फॉर एग्जांपल अक्सर इन नॉर्मल old fashioned stores, the person who is calculating might mistaken something. For example, उसने गलत प्राइस किसी के कोट कर दिया, कुछ और कर दिया, तो आपके पास जो है वो इस तरह के एरर्स नहीं होंगे। बिल्स जो आपके पास आ रहे हैं बारकोड रीडर के थ्रू जब आप स्कैन कर रहे हो, तो क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू आ रहा है, तो सिस्टम विल गिव यू एन आइटमाइज्ड बिल कि आपने ये चीज बाय की, कितनी बाय की, कितने की थी। कॉस्ट सेविंग्स हो सकती है उसके अंदर कि आपके पास कोई एक बंदा आपने जो है वो नहीं रखना है, आपके एम्प्लॉयज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिस्टम जो है फास्ट होंगे और क्विकली काम हो रहा होगा। तो कंपनी को भी फायदा हो सकता है, स्टोर्स को फायदा हो सकता है, दे कुड पास इट ऑन टू द कस्टमर। एंड ऑल्सो यू कैन ट्रैक कि आपके पास कौन सी चीज एक्सपायर हुई नहीं हुई है। फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आपके मेडिसिन जो है उनको हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास जो है एक्सपायर तो नहीं हुआ है। So if you are scanning this product, तो you can basically see it on the screen कि वो expire हुआ है या नहीं हुआ है। Yeah, it is removed. You can look up the syllabus. I hope आप उसको syllabus देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास लिखा हुआ है QR कोड की हम बात करेंगे। QR कोड्स हमारे पास जो है वो क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, आपने देखे होंगे बॉक्सेस आपके पास बने होते हैं, आपने उनको देखा होगा, उसके अंदर आपके 3 छोटे बॉक्सेस होंगे, इसके अंदर आपके पास सिमिलर टू अ बारकोड बट नॉट एक्चुअली अ बारकोड। आपके पास ये जो है वो QR कोड्स अब बहुत कॉमन है, आपके पास हर जगह पर नजर आते हैं। आई डोंट हैव समथिंग टू शो यू बट आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा होगा QR कोड। कंपेयर टू अ बारकोड, QR कोड्स कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन।
और इसके अंदर आपके पास कम एरर्स होंगे बिकॉज आपके पास बार कोड जो अक्सर आपके पास मिट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बट क्यूआर कोड जो है वो क्योंकि इसके अंदर एरर डिटेक्शन के मेथड्स हैं, तो आपके पास जो है वो कोई भी डेटा रिडंडेंट नहीं होगा। आपके पास जो है वो कोई भी अगर खराब प्रिंट होता है तो भी आप उसको प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। QR कोड्स आर easier टू रीड बिकॉज आपको इसके लिए कोई स्पेशल स्कैनर नहीं चाहिए, आप अपने पास जो है वो फोन से भी रीड कर सकते हो, कोई भी कैमरा आपके पास होगा, दैट्स ऑल यू नीड। एंड QR कोड्स के अंदर हम टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस सब इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वो इसके अंदर प्रोटेक्शन भी है अगेंस्ट ट्रेडिशनल बार कोड्स। आपके पास जो है वो जो प्रॉब्लम्स आपके ट्रेडिशनल बार कोड्स में सच स्टिकर मिट जाता है या पानी लगने से खराब हो जाता है, यहाँ पे आपके पास जो है एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू रीड इट, देयर इज समथिंग टू रीड, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है इसका कि आपके पास QR कोड जो है उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, हद से ज्यादा। जैसा अगर आपने देखोगे स्नैपचैट के ऊपर आपके ऐसे QR कोड लिख बना हुआ आता है, दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ QR कोड। जनरली रेस्टोरेंट्स के अंदर जो QR कोड होगा दैट वुड लुक डिफरेंट, ठीक है। ऑन सम अदर व्हाट्सएप वगैरह पे आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के QR कोड्स हैं, तो बहुत सारे क्योंकि फॉर्मेट्स हैं तो उसको याद रखना, इसको अंडरस्टैंड करना सारे कंप्यूटर्स के लिए सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। QR कोड्स के अंदर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है अटैगिंग का। टर्म प्रॉपर्ली अटैगिंग, नॉट अटैकिंग, इज अटैगिंग, ये रेड में आपके पास मार्क्ड है। अटैगिंग का मतलब होता है टू ट्रांसमिट malicious कोड थ्रू QR कोड। अब QR कोड एक बना हुआ है, ठीक है, मैंने आपको कहा QR स्कैन दिस QR कोड फॉर समथिंग, आपने स्कैन कर दिया। उसने स्कैन करने के बाद देयर वाज नॉट नो URL, देयर वाज नथिंग इन इट, बट उसके अंदर कोई एक कोड था जो आपने कॉपी हो गया आपके पास, और अब आपके पास जो है वो एक वायरस आ गया, एक मेलवेयर आ गया जिससे आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट कुड बी अ कोड, इट कुड बी अ मेलवेयर जो आपके पास रीड होने के बाद आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है। ये बहुत कॉमन अटैक था initially when a QR code came out, no one knew about it, so people started to put in these malicious code, and जब वो रीड कर रहे थे लोग तो उनको उनके फोन्स और उनकी डिवाइसेस हैक होने लग गई थी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल कैमरास। सो डिजिटल कैमरास हमारे पास जो है हम सब ने कहीं ना कहीं देखे होंगे। अब डिजिटल कैमरा जो है उसके अंदर हमारे पास जनरली जो है एक USB पोर्ट होगा या उसके अंदर ब्लूटूथ होगा, एक मेमोरी कार्ड रीडर होगा जो उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, सो दैट जो भी आप कैमरा के अंदर फोटोज ले रहे हो, DSLR या कोई भी टाइप का कैमरा, उससे हम कॉपी कर सकें टू द कंप्यूटर। मॉडर्न कैमरास के अंदर, हमारे डिजिटल कैमरास के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे शटर स्पीड, फोकस, अपर्चर, अपर्चर साइज, फ्लैश एंड जितने भी फीचर्स हैं वो हम अलग से कर सकते हैं। जो हम पहले मैनुअली करते थे हमने जो है वो डिजिटली हो जाएंगे। मॉडर्न कैमरास के अंदर बहुत सारे लेंसेज होते हैं और लेंसेज बेसिकली आपके पास CCDs के थ्रू आपके पास कनेक्टेड होंगे, और जो भी आपके पास लाइट एंटर होगा वो आपका डिजिटली जो है वो आपके पास स्टोर हो जाएगा। जो हमारे पुराने कैमराज होते थे उसके अंदर आपके डिजिटली स्टोर होने का कोई तरीका नहीं था, हमारे पास डिजिटल कैमराज के अंदर जो है वो आ, ये प्रोसेस चेंज हो गया सो दैट हम इसके अंदर पिक्सल्स के कलर्स को अपने पास स्टोर कर सकते हैं इजीली। कैन वी से QR कोड इज यूनिक, हाँ आप कह सकते हो, बट दैट्स नॉट एन एडवांटेज, राइट? We will take a break in few minutes. Let me just end input devices, then we'll take a break. ठीक है? Uh, okay. Keyboards, right? So keyboard हमारे पास are modern alternative of keyboard। हमारे पास जो है वो common data entry के लिए आपके पास हर जगह पे यूज होता है। हर कोई कीबोर्ड यूज कर रहा होगा, चाहे वो वायर्ड हो, ब्लूटूथ हो या वर्चुअल कीबोर्ड हो जो आपके स्मार्टफोन्स पे होते हैं, आपके पास हर जगह पे कीबोर्ड यूज हो रहे होंगे। But you already know microphone is another device जो आपके पास different applications के अंदर यूज होता है। इसके अंदर एक सेंसर होगा जो आपके पास आपकी ऑडियो को जो है वो डिटेक्ट करके इसको कन्वर्ट करेगा into electrical signals that can be transmitted and translated into text और digital format में भी स्टोर हो सकता है। और तो माइक्रोफोन्स डज इज क्या क्या जो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं जो हमने इनिशियली याद है चैप्टर 1 में अभी हमने देखा था ग्राफ के थ्रू, तो बेसिकली वो सारा जो है आपके पास ये माइक वो एनालॉग वैल्यूज को रीड करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके अपना स्टोर कर रहा है, ठीक है। एंड माइक्रोफोन्स जो आपके पास भी नॉर्मली थिंक के माइक्रोफोन्स जो आपके पास बात करने के लिए यूज हो सकते हैं, बट माइक्रोफोन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर inputting information in the computer. For example, accessibility, if someone cannot use their
माउस और कीबोर्ड दे कैन स्पीक टू द फोन एंड उसके थ्रू हम जो है वो बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम अपने पास सीरी या गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं अपने फोन के अंदर टू डू डिफरेंट थिंग्स, राइट? अच्छा, फिर हमने जो है वो हमारे पास है ऑप्टिकल माउस, राइट? अब ऑप्टिकल माउस आपके पास उसके हम जब माउस को चेक करते हैं तो हमारे पास ऑप्टिकल माउस है, माउस जिसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होगा, यानी उसके अंदर आपके पास एक लाइट होगी, जिस लाइट के थ्रू आप अपने पास माउस के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, इसके अंदर कोई डर्ट नहीं आ सकता, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। एक लाइट आपके पास है जिसके थ्रू आप अपने माउस को मूव कर सकते हो, राइट? अब इसके अंदर हमारे पास एडवांटेजेस क्या है व्हेन वी से कि हमारे पास वायर्ड माउस को हम कंपेयर करते हैं वायरलेस माउस से, तो वायर्ड माउस का हमारे पास जो है वो अनलाइक ब्लूटूथ, वायर्ड माउस के अंदर कोई सिग्नल लॉस नहीं होता, ठीक है, कभी भी चीपर होंगे, इसके अंदर कोई बैटरी की भी जरूरत नहीं है, और एनवायरमेंटल इश्यूज कम होंगे बिकॉज हमें बैटरीज को थ्रो नहीं करना पड़ेगा, आपका माउस खराब होने के चांसेस कम है। एंड सिमिलरली जब आप अपने पास या सो हमारे पास ये हो गया। फिर हमने देखना स्कैनर्स। अब स्कैनर्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। देयर इज अ 2D एंड स्कैनर, जिसके ऊपर आपने देखा होगा फ्लैट बेड स्कैनर जिसको हम कहते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हो, जैसे फोटो कॉपियर के पास होता है, फोटो कॉपी के लिए जो सिर्फ स्कैनिंग वाला पार्ट होगा, दैट्स वेयर यू पुट इन द पेपर, और उसको आप ऊपर बंद कर देते हो एंड देन आपके पास एक लाइट होगी जो उस पर ऊपर से पास होती है और स्कैन कर लेता है। अब वो लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट वर्क्स एज अ कैमरा, कि वो आपके पास जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम दैट पेपर, आप अपने पास अपने पास इसको रीड कर सकते हो बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट। अब हमारे पास जो है वो दूसरा है, इसके अंदर स्कैनर्स के अंदर 2D स्कैनर्स, एक डॉक्यूमेंट के अलावा देयर इज अनदर टाइप ऑफ थिंग दैट वी कुड डू, बिकॉज कंप्यूटर्स के अंदर एक OCR भी होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, which basically helps you to convert the text file, converts allows you to convert a document into a text file। आप उसमें से रीड कर सकते हो, एक एक टेक्स्ट को, कैरेक्टर को आप निकाल के अलग से एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप डाल सकते हो। अब स्कैनर्स आपका 3D भी हो सकता है। अब 3D स्कैनर जो आपके पास, उसके अंदर आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, और 3D स्कैनर्स आपके पास आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपके पास यूज कर रहे हैं। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन वो किस तरह से करते हैं कि आपका वो 3 डायमेंशन के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस में आपका रीड करते हैं, स्कैन करते हैं बाय यूजिंग एक्सरेज, वाइट लाइट, मैग्नेटिक रेजोनेंस, सो दैट आपके पास जो एक 3D मॉडल जो आपके पास कंप्यूटर के अंदर स्कैन होकर आ जाएगा कि एक्चुअली आपने क्या रीड किया 3 डायमेंशन के अंदर। फिर हमारे पास एक और हमने टेक्नोलॉजी की बात करनी है, विच इज टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, एक है कैपेसिटिव, इंफ्रारेड और रेजिस्टिव। कैपेसिटिव में हमारे पास जो है वो 2 मेन टाइप्स है कैपेसिटिव की, एक है सरफेस कैपेसिटिव और एक है प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव। आपने इनको नाम याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे 2 डिफरेंट टाइप के हैं। कैपेसिटिव के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये कि आपके आपके फिंगर के टच के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप जब आपने स्क्रीन के ऊपर आप टच करते हो, दैट्स वेयर द फील्ड इज डिस्ट्रप्टेड। तो इस पूरे स्क्रीन के ऊपर एक जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और आप जब इसके ऊपर टच करोगे तो दैट्स वेयर द डिस्ट्रप्शन हैपेंस। एंड वो आइडेंटिफाई करता है कि आपने टच कहाँ किया, उस माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करेगा वेयर यू एक्चुअली टच, और उसके हिसाब से वो प्रोजेक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि आपने क्या करना था। अब आपके पास जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट कैपेसिटिव का ये है कि उसके अंदर इसकी गुड क्लैरिटी है आपके पास ब्राइट लाइट्स के अंदर, यानी सनलाइट है या कोई ब्राइट लाइट है। दूसरा ड्यूरेबल है, इसके अंदर स्क्रैचेस आपके पास नहीं होंगे इतने ज़्यादा, उसके ऊपर एक ग्लास भी होता है। एंड आपके पास जो है, बट प्रॉब्लम ये है कि द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी सेंसिटिव टू माइक्रोवेव्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। फिर हम बात करते हैं रेजिस्टिव के ऊपर। रेजिस्टिव के ऊपर आपके पास एक 2 लेयर्स होती हैं, एक पॉलीमर लेयर होगी और एक ग्लास लेयर होगी। पॉलीमर लेयर इज फ्लेक्सिबल। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका वोल्टेज पास होता है। अब ना मैं इसको टच करूंगा तो कुछ नहीं होता, तो हमारे पास जो पॉलीमर लेयर है ना, उसके ऊपर आपको जो है प्रेस करना पड़ता है, तो इसको प्रेस करते हैं तो बेंड्स, तो इसको प्रेस करने के बाद ये बेंड होगा, और बेंड करने के बाद क्या होगा, जो दोनों अलग अलग लेयर्स थी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे को टच करेंगी, एंड व्हेन दे टच ईच अदर, वहां पर माइक्रो प्रोसेसर जो आपका कैलकुलेट करेगा कोऑर्डिनेट्स,
of where you actually touched it. अब रेसिस्टिव का बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर अगर कोई डस्ट है या पानी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वो आपके आपके फिंगर के सिर्फ टच को चेक नहीं कर रहा, वेयर यू एक्चुअली प्रेस्ड इट वहां पर चेक कर रहा, तो डस्ट और वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर लो सेंसिटिविटी है आपके पास, यानी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ही टच करेंगे तो होगा, ठीक है, और इट डज नॉट अलाउ मल्टी टच, तो आप एक ही वक्त में एक जगह पे प्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर स्क्रैचेस और क्रैकिंग के आपके पास बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, बिकॉज आप इसको बहुत बार क्योंकि आपको पुश करना पड़ रहा है तो इससे खराब भी हो सकता है, टूट भी सकती है स्क्रीन। देन हमारे पास इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के अंदर हमारे पास एक ग्लास स्क्रीन होगी, और ग्लास स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एरेज ऑफ सेंसर्स होंगे और इंफ्रारेड होंगे। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रिड बनेगा हमारे पास कि हमारे बहुत सारे लेजर्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं लेजर्स, एक ग्रिड बन जाएगा पूरा। एंड जहां पे भी आप टच करोगे तो वो ग्रिड के अंदर आपके पास इंटरप्शन होगा, और वहां पे आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करेगा कौन से स्कैनर को जो है वो आपका सिग्नल नहीं मिल रहा, एंड थ्रू दैट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर यू हैव टच। इट गिव्स यू मल्टी टच फैसिलिटी, इट इज वेरी ड्यूरेबल। आपके पास जो इसके अंदर स्क्रैचेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लेजर उसके ऊपर है, उसके लेयर के सेंसिटिव है, ठीक है, मॉइस्चर से, बिकॉज अगर पानी का ड्रॉपलेट है तो आपके लेजर जो आपका स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करेगा, एंड लाइट से इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो कोई ब्राइट लाइट होगी तो आपके पास जो इंफ्रारेड प्रॉपर्ली रीड नहीं हो सकेंगे। ओके, आवाज ओके, या अभी आवाज क्लियर है या अभी भी नहीं आ रही है? नहीं, अकॉर्डिंग टू इफ यू सी द पास इफ यू सी द डिसेंट सैंपल पेपर्स यू विल सी कि इनका सबका सिमिलर ही वेटेज है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। I've been teaching for 4 hours now, continuously, and we have 3 more chapters to go. नहीं, processes याद नहीं करना है। इसकी मैंने वर्किंग आपको नहीं बताई है, या अगर आपको लग रहा है कि इसकी वर्किंग है टच स्क्रीन की, दिस इज नॉट वर्किंग आउट टच स्क्रीन, दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये काम कैसे कर रहा है, सो यू कैन कंपेयर। तो इफ यू वुड से कि कैपेसिटर रेजिस्टिव में क्या फर्क है, विदाउट एक्सप्लेनिंग उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपको उसका पता होना चाहिए व्हाट इट इज एक्चुअली, ठीक है। तो आपको पता होगा कैपेसिटिव का मतलब ये है कि उसके ऊपर आपके पास एक कैपेसिटिव चार्ज है, और रेजिस्टिव के अंदर आपके पास 2 लेयर्स के बीच में चार्ज है। दैट्स द मेन डिफरेंस दैट यू शुड नो। स्मार्टफोन की स्क्रीन हमारे कैपेसिटिव होती है। और क्या है? ओके, 2D स्कैनर की वर्किंग भी याद नहीं करनी है, नहीं करनी है भाई, नहीं करनी है। Which one is more expensive? Capacitive is comparatively more expensive than resistive. Resistive is cheaper to produce. Uh, okay. So हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेक लेंगे, we'll take a break. And this break
is for 10 minutes. ठीक है, if you have any questions, just post them on the chat. मैं जो है वो break के बाद after नमाज you can come back and उसके बाद हम continue करेंगे, ठीक है? Alright guys, see you after the break.
Okay, so we are back. Hope you are as well. Okay. Yeah, so हम कह रहे थे output devices, right? So we'll start off with this. So सबसे पहले सबसे basic हमारे पास जो output device है, that is an actuator. And actuator हमारे पास कोई भी अगर कंप्यूटर, कोई माइक्रो प्रोसेसर, कोई प्रोसेस को कंट्रोल करना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू कंट्रोल अ कन्वेयर बेल्ट, एसी के अंदर जो है वो हमने ब्लोअर को कंट्रोल करना है, कोई भी चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्चुएटर की जरूरत होगी। अब एक्चुएटर जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर से आप सिग्नल सेंड करते हो टू एन एक्चुएटर, और एक्चुएटर आपका इट वर्क्स एज अ स्विच टू रन अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हो गई या मैकेनिकल डिवाइस हो गई, जैसे सोलेनॉइड हो गया, मोटर हो गया, रिले हो गया, उन सबको जो है वो कंट्रोल करने के लिए आपका एक्चुएटर की जरूरत होगी। Yeah, we'll complete all the 6 chapters. I know काफी लंबी हो गई है stream, I know, and we are going really slow, but hopefully चीजें आपके पास complete भी हो जाएंगी, cover भी हो जाएंगी, और आपका जो भी questions हैं वो कोई भी नहीं रहेंगे। And with that also I'll give you a test paper of sorts, a guest paper, test paper, practice paper, whatever you want to call it. And towards the end, so that will basically solidify our in all the concepts that we have gone over. ठीक है? Can we do tomorrow? Because I know बाकी भी papers हैं आपके पास, and बाकी पेपर की भी तैयारी आपको करनी होगी, तो मैं आज कंप्लीट खत्म कर दूं। तो आज सारा इसको कंप्लीट करेंगे, सो दैट कल आप मैथ, फिजिक्स जो भी आपका रह गया वो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है प्रोजेक्टर्स आर आल्सो एन प्रोजेक्टर्स आल्सो एन आउटपुट डिवाइस, जो प्रोजेक्ट करता है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी इंटरैक्टिव बोर्ड पे या लार्ज स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आपके पास जो है वो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बिकॉज इसके अंदर आपके डिजिटल इनपुट को आपने लाइट में कन्वर्ट करना है। So there are two types of projectors. एक हमारे पास digital light projectors, which is DLP, and then there is LCD liquid crystal display projectors. अब ये दोनों प्रोजेक्टर्स हमारे पास किस काम आते हैं? जैसे DLP के अंदर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो मिरर्स होंगे, जो एक DMD हमारे पास चिप बनाता है, और फिर उसके बाद जो मिरर्स आपके पास मूव करते हैं अकॉर्डिंगली कि आपका जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है स्क्रीन के ऊपर। अब जो माइक्रो मिरर्स हैं, टू प्रोड्यूस a grayscale image of the light source, उसके पास जो है 1024 shades of grays वो बना सकते हैं, more, and it can create more colors. तो आपका जितनी ज्यादा आपका ब्राइट लाइट आप जो उसके ऊपर DMT चिप के थ्रू पास करेंगे, उसके बाद एक RGB फिल्टर होगा जिसके थ्रू वो कलर वो फिल कर सकता है उस ग्रे इमेज के ऊपर। देन देयर इज LCD, और LCD के अंदर एक पावरफुल बीम होगी आपके पास लाइट की, जो इसके अंदर आपके पास क्रोमैटिक कोटेड मिरर्स होंगे, ठीक है। हर कलर के अलग अलग मिरर्स हैं आपके पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, एंड आपके पास जो है वो ये एक ही इमेज को अलग अलग कलर के थ्रू हम पास करते हैं। तो हमारे पास जितने भी मिरर्स हैं उसके थ्रू वो कलर आपके पास लाइट पास होगी, और आपके पास एक ही पिक्चर जो अलग अलग कलर में आ सकती है। जैसे आपको 3 गाड़ियों की शक्ल नजर आ रही है आपको, तो ये आपके पास जो वो 3 अलग अलग हैं कलर्स में, उन सबको हम कंबाइन करके एक नया भी बना सकते हैं, प्रिज्म भी बना सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास 3 अलग अलग एंगल्स है, RGB कलर्स आपके पास आ रहे हैं, और आप उनको एक प्रिज्म के थ्रू पास करके कंबाइन कर सकते हो। तो देयर इंटेंसिटी विल बेसिकली डिसाइड कि आपके पास कलर कौन सा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। देन हमारे पास है लाइव प्रोजेक्टर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DLP का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रेज हम क्रिएट करते हैं। इसकी रिलायबिलिटी हाई है, लॉन्जेविटी है इसकी, इज क्वाइटर देन द LCD प्रोजेक्टर, ठीक है। आपके पास इसके अंदर कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स इतने ज्यादा नहीं, इसलिए वो क्वाइटर होगा। इट हैज वन सिंगल DMT चिप्स, तो इसके अंदर आपके लाइनिंग आपके इश्यूज नहीं होंगे, आपका इजीली जो प्रोजेक्शन हो सकता है।
is smaller and lighter than an LCD projector and is better suited in dusty, smoky environment. जैसे schools वगैरह के अंदर आपके पास जो है वो DLPs आपके लगे होंगे। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर एक शेडोज बन सकते हैं। आपका जो मूवी इमेज होता है तो उसके अंदर अक्सर जो आपका एक डिले सा आपका आता है जिसके अंदर आपके शेडोज क्रिएट हो सकते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली अ शेडो बट आपके पास शेडो फॉर्म आपके पास क्रिएट हो सकता है। एंड इट डज नॉट हैव एनी ग्रे कंपोनेंट्स आपके पास इमेज के अंदर बिकॉज वो सारे लेयर के थ्रू कलर लेयर के थ्रू पास हो रहा है और कलर डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली इज नॉट वेरी गुड वर्सेस एलसीडी। तो कलर सैचुरेशन आपका आउट हो सकता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो स्कूल के अंदर प्रोजेक्टर्स वगैरह कहीं ना कहीं आपने देखा होंगे सो दे हैव समवॉट नॉट एक्यूरेट कलर्स प्रेजेंट। देन देयर इज एलसीडी प्रोजेक्टर्स। जो एलसीडी प्रोजेक्टर्स हमारे पास वो जनरली मूवी थिएटर सिनेमास के अंदर यूज होते हैं जिनकी शार्पर इमेज होगी, बेटर कलर सैचुरेशन होती है और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। ठीक है, और इस वजह से कम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास जो है वो लॉन्ग रन पे आपका चल सकते हैं। ऑल्दो इसके अंदर जो है वो आपके पास ऑल्दो इम्प्रूव कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज इतने अच्छे नहीं होते आपके पास वर्सेस डीएलपी। इसकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, एंड आपके पास जो एलसीडी पैनल्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर। तो आपके जो डिफरेंट लेयर्स हैं, आपके पास जो डिफरेंट मिरर्स है वो आपके डिग्रेड होंगे विद टाइम। ठीक है, देन हमारे पास है प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स जो हैं अगेन दो टाइप के प्रिंटर आपको सबको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है व्हाट इट इज, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखे हुए हैं, ये दोनों अलग अलग आपको पता होने चाहिए। इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। जो आपके पास इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर में आपके पास जो है वो इंक होगा, लिक्विड इंक होगा और लिक्विड इंक को आप जो है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में आप स्प्रे करेंगे ऑन द पेपर। सो फॉर स्प्रेइंग और ड्रॉपिंग द लिक्विड इंक उसके लिए दो टेक्नोलॉजीज है, थर्मल बबल और एक फिजियो इलेक्ट्रिक। सो थर्मल बबल के अंदर आपके पास क्या होता है, आप हीट प्रोड्यूस करते हो और हीट प्रोड्यूस करके आपके पास जो ड्रॉपलेट एक बबल फॉर्म क्रिएट करता है हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, और वो आपके पास जो नोजल से बाहर आएगा और बर्स्ट होगा और इंक आपका स्प्रेड हो जाएगी ऑन द पेज। वेयर फिजियो इलेक्ट्रिक के अंदर एक आपके पास क्रिस्टल होगा जो आपके पास हाई स्पीड पे मूव करेगा विच विल क्रिएट गैप्स सो दैट उस गैप्स के थ्रू आपके पास लिक्विड इंक पास हो सके। जो आपके पास इंक प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, वो आपके पास रिलेटिवली छोटे साइज के होते हैं और वो आपके पास वन ऑफ पिक्चर्स या वन ऑफ चीज़ों के लिए आपके यूज हो सकते हैं, बट हाई क्वालिटी पिक्चर्स हाई क्वालिटी कर सकते हैं, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस, दे कैन नॉट मास प्रोड्यूस बिकॉज वो इतनी ज़्यादा स्पीड से आपके पास नहीं चलता। उसका एक मोटर है जो आपके पास एक एक करके जो है वो एक एक लाइन प्रिंट करता है। वैसे हम लेजर प्रिंटर्स की बात करें तो लेजर प्रिंटर्स के अंदर आपके पास जो ड्राई पाउडर्ड इंक होगी जिसको हम टोनर भी कहते हैं, और ये इंक जो आपके पास मेल्ट हो जाती है ऑन द पेपर बाय यूजिंग अ फ्यूजर, और उसके अंदर जो आपके पास आप बहुत स्पीड में आप प्रोसेस कर सकते हो बिकॉज आपके पास इंक पाउडर इंक जो आपके पास एक ड्रम पे रोटेट हो रही है और आपके पास सिर्फ पेस्ट हो रही है पेपर पर जो आपको फ्यूज कर और फिर फ्यूज हो रही है आपके पेपर के अंदर। सो यू डोंट नीड टू डू इट लाइन बाय लाइन, इट हैपेंस ऑल एट वंस। So in disadvantage and advantages of any devices, how many devices should we learn? Okay, so it's not the how many devices you should learn, it's basically कि हर device का specifically नाम लेके पूछा जाएगा. So number of devices is not restricted. You should know every device के बारे में आपके पास किस तरह के advantages और disadvantages हैं. Okay, 3D printing. अब 3D scanning हमने देखा था, तो 3D printing हमारे पास यूज होता है to print solid objects of 3D nature XYZ एक्सिस पे, और इसके अंदर आपका जो है वो इंकजेट और लेजर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, थिन लेयर्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये हमारे पास बन सकता है थ्रू पाउडर्ड रेजन्स, ठीक है, पाउडर्ड मेटल, पेपर, सिरामिक एंड बहुत सारे और भी हमारे पास चीजें अवेलेबल जिसके थ्रू हम अपने पास 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब एक होता है हमारे डायरेक्ट, एक हमारे पास जो 3D प्रिंटिंग है जो अभी मैंने बात की लेयर बाय लेयर, इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रिंटिंग। एडिटिव प्रिंटिंग मतलब कि एक के बाद एक मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग के अंदर आपके पास एक प्रिंट हेड होगा जो आपका लेफ्ट टू राइट पहले मूव करेगा, यानी आपका पहले 2D प्लेन बनाएगा और उसके ऊपर 2D प्लेन के ऊपर बिल्ड करते जाएगा। सो यू विल हैव मल्टीपल 2D प्लेन्स, एक दूसरे के ऊपर आपके पास लेयर्स होंगे और एक आपके पास एक 3D शेप बन जाएगा, ठीक है।
देन हमारे पास है बाइंडर 3D प्रिंटिंग। अब बाइंडर 3D प्रिंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग, बिकॉज इसके अंदर आपके दो पासेस होते हैं। एक पास के अंदर आप क्या करते हो, पहले ड्राई पाउडर आप स्प्रेड कर दो, फिर उसके ऊपर एक बाइंडिंग एजेंट पास होता है टू हेल्प इट क्रिएट शेप। ठीक है। अब ऑल दो हमारे पास 3D प्रिंटिंग जो है बेसिक फॉर्म में आपने बहुत सारी चीजों के लिए देखा होगा, मगर हम जो है उसको कहाँ पे और यूज कर सकते हैं, यू शुड नो दिस। इट कैन बी यूज इन मेडिसिन, ठीक है, फॉर प्रोस्थेटिक लिम्स बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए हम अपने पास यूज कर सकते हैं। एरोस्पेस के अंदर हम अपने पास यूज कर सकते हैं। एरोस्पेस में आपके पास इट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग लाइट वेट पार्ट्स फॉर प्लेन्स एंड स्पेसशिप्स, राइट। और हम जो है बड़े एग्जैक्ट मैचिंग के थ्रू, 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम बड़े कॉम्पैक्ट और बहुत ज्यादा प्रिसाइज प्रिंटिंग कर सकते हैं। एंड प्रिंटिंग पार्ट्स फॉर विंटेज आइटम्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गाड़ी है या कोई ऐसी चीज है जिसके पार्ट्स नहीं बनते हैं, तो आप 3D प्रिंटिंग के थ्रू अपनी मर्जी से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। फिर हमारे पास है एलईडीज एंड एलसीडी स्क्रीन। सो एलईडीज और एलसीडी स्क्रीन आपके पास, सबसे पहले तो एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स आपके पास बनता है जिसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग लाइट्स हैं, और हर डायोड आपका एक इलेक्ट्रिक करंट की बेसिस पर आपका अपना कलर जो है वो चेंज कर रहा है, एंड ऐसा कि हमारे मिलियंस ऑफ कलर्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एलईडी स्क्रीन्स हैं आर यूज इन लार्ज आउटडोर एडवर्टाइजिंग पैनल्स, आपने देखे होंगे वहां पे यूज होते हैं। और हमारे पास जो है वो स्कोर बोर्ड्स के अंदर आपने अक्सर देखे होंगे पैनल्स के ऊपर आपके पास होते हैं। हमारे घर के अंदर भी जो है वो एलईडी ऑब्वियसली टीवीज हैं, बट मैं बड़ी बेसिक एलईडी टीवी की एलईडी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। देन देर आर एलसीडी स्क्रीन। और एलसीडी स्क्रीन हमारे पास जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर एक लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे जो एक मैट्रिक्स फॉर्म में शेप होंगे, और हमारे पास जो है पिक्सल्स बेसिकली वहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और उसके थ्रू हम जो है लिक्विड क्रिस्टल्स को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं दैट दे कैन अलाउ द लाइट टू पास और नॉट। ठीक है। एंड हमारे पास जो एलईडीज और एलसीडीज के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो एलईडीज आर प्रेफर्ड ओवर एलसीडीज। ठीक है। और व्हाई दे आर प्रेफर्ड इज बिकॉज कि हमारे पास जो है वो एलईडीज की ब्राइटनेस बहुत क्विकली बहुत हाई हो सकती है। दे प्रोड्यूस वाइट लाइट विच गिव्स कलर डेफिनेशन, एंड ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली हमारे पास जो है वो पावर कम जो है वो यूज करेगा वर्सेस एलसीडीज। ठीक है। अब हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी इसको हम ऐड करें, विच इज ऑर्गेनिक एलईडीज, ओलेड्स। अब ओलेड्स हमारे पास फोन्स, हमारे पास टीवी, ये सब ओलेड स्क्रीन जो न्यूअर आती हैं वो हमारे पास यही होती हैं। और इनका डिफरेंस ये है, इनका एडवांटेज ये है कि ओलेड स्क्रीन आर वेरी थिन, बहुत बहुत पतली होती हैं, 2 mm की, बहुत छोटी सी हो सकती हैं, जिसमें हमारा फोन्स वगैरह के अंदर इसलिए हमारे पास होती हैं। एंड इसके अंदर ब्राइटर कलर्स हैं वर्सेस एलईडीज एंड एलसीडीज। इट हैज डार्क ब्लैक कलर्स। ठीक है। एंड इसकी जो कंजम्पशन है ऑफ पावर इज वेरी लो। देन हमारे पास है स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स के अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट की चेंजेस के ऊपर हम अपने पास जो है वो ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं। अब स्पीकर्स के अंदर एक प्लास्टिक कोन होता है, और उसके पीछे एक आपके पास परमानेंट मैग्नेट होता है जो उसका अटैच्ड है। अब ये परमानेंट मैग्नेट बिकॉज उसके ऊपर सोलोनॉइड, उसके ऊपर जो है वो एक वायर कनेक्ट करके उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको मूव करते हैं, राइट। और जब इसको मूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो पेपर कोन है हमारे पास या प्लास्टिक कोन है, वो एयर के अंदर जो है वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, और वाइब्रेशंस जो है ऑडियो क्रिएट करते हैं। सो दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू दैट डिजिटल सिग्नल इज इलेक्ट्रिकल जो भी है हमारे पास, उसको हम एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हम अपने पास ऑडियो क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज कि हमने एक फील्ड प्रोड्यूस किया, और फील्ड की वजह से हमारे पास जो मैग्नेट मूव कर रहा है, और मैग्नेट कोन को मूव करने में हेल्प कर रहा है, और वाइब्रेशंस जो आपके पास साउंड प्रोड्यूस करती हैं। नाउ हमारे पास हम बात करेंगे सेंसर्स के ऊपर, राइट। सो सेंसर्स आर आल्सो इनपुट डिवाइसेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग्स को रीड करने में हेल्प करता है, और वो माइक्रो प्रोसेसर्स को आगे डेटा प्रोवाइड करते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो आप बहुत सारे सेंसर्स हैं, ये सेंसर्स सारे आपने पहले भी देखे हैं, मैं बहुत क्विकली इनको ओवर थ्रू करूंगा, ठीक है। तो आप इसको देख लें जल्दी से। टेम्परेचर सेंसर हमारे पास किस चीज के लिए यूज होता है, टू मेजर टेम्परेचर of the surrounding. Moisture sensor to measure water levels in soil, in different
आइटम्स, राइट। ह्यूमिडिटी सेंसर जो हमारे पास ह्यूमिडिटी चेक करने में, यानी एयर के अंदर कितना वाटर वेपर्स हैं। लाइट सेंसर टू सी के इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी, कितना ब्राइट है। इंफ्रारेड सेंसर हमारे दो टाइप्स के हैं, एक हमारे पास एक्टिव और एक होता है हमारे पास पैसिव। एक्टिव हमारे पास इज इनविजिबल बीम जो हमारे पास होगा, जो डिटेक्ट करने में यूज होगा कि अगर कोई भी इसके थ्रू पास होता है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ हुआ, ठीक है। जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, आपके लेजर्स होती हैं जिसके थ्रू कोई पास होता है तो अलार्म बज जाता है, ठीक है। और पैसिव हमारे पास इंफ्रारेड पैसिव क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास रेडिएशंस पास हो रही होती हैं और जिसके थ्रू हम अपने पास टेम्परेचर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई पास हुआ नहीं हुआ है। तो आपने अक्सर देखा होगा आर्मी गॉगल्स, हमारे पास इंफ्रारेड गॉगल्स होते हैं जो हीट डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं, वो हमारे पास वो भी इंफ्रारेड यूज करता है, बट वो पैसिव इंफ्रारेड है। प्रेशर सेंसर्स, हमारे पास कितना प्रेशर किसी भी जगह पर, जो बेसिकली ट्रांसड्यूसर है दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब भी कोई प्रेशर पे अप्लाई होता है। अकूस्टिक या साउंड सेंसर्स जो हमारे पास बेसिकली कोई साउंड सिग्नल्स है या नहीं, किसी रूम के अंदर कितनी खामोशी है। गैस सेंसर, हमारे पास डिफरेंट टाइप के गैसेस अवेलेबल हैं, राइट। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के जो गैसेस हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करना इस एनवायरनमेंट के अंदर, उसके लिए आपके पास जो है वो गैस सेंसर्स यूज हो सकते हैं। pH sensors are used to identify the acidity or of the soil, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स आर टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक सिग्नल कितने किसी भी एरिया के अंदर। एक्सेलरेटोमीटर आपके पास टू आइडेंटिफाई कितना एक्सेलरेशन है, उसको मेजरमेंट या फिर उसको मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये हमारे फोन्स के अंदर होता है टू आइडेंटिफाई एक ऑब्जेक्ट कितना करीब है आपसे। आपने देखा होगा फोन आप कॉल पिक करते हो तो पूरा स्क्रीन बंद हो जाता है उसका, बिकॉज उसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो आप देखते हैं क्योंकि आपके कान के करीब आ गया, कोई भी चीज के करीब आ गई है तो वो आपके स्क्रीन को बंद कर देगा। फ्लो रेट हमारे पास जो है वो गैस और लिक्विड का फ्लो कितना स्पीड से पास हो रहा है उसके लिए। और लेवल सेंसर हमारे पास कि कितना डेप्थ है, टू बेसिकली हम उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करके रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं कितनी देर में वापस रिटर्न हुआ, हमें पता चलेगा कितना इसका अंदर लेवल है। ये सेंसर्स मैंने गो थ्रू इसलिए ज्यादा डीप में नहीं किया बिकॉज ये सारे सेंसर्स के आपने बहुत बार सुने होंगे और आपको ये पता होगा कि ये कहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है, ठीक है। देन हमारे पास है डेटा स्टोरेज में हम बात करेंगे क्विकली। डेटा स्टोरेज हमारे पास जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में यूज हो सकता है। तो देर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ डेटा स्टोरेज, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अब प्राइमरी मेमोरी हमारे पास जो है वो दो है, एक है हमारे पास रैम और एक है रोम, और एक है हमारे पास इंटरनल स्टोरेज जिसमें हमारे पास एचडीडी और एसएसडी, दो टाइप के इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब कि वो स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होती बट हम उसको अटैच कर सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और डी अटैच कर सकते हैं इजीली। रिमूवेबल हार्ड डिस्क हो गए, यूएसबीज हो गई, आपके पास सीडीज डीवीडीज ब्लूरेज, आपके पास ये जो है आप रिमूव कर सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टली सीपीयू उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो सीपीयू जो है आपके पास विल ओनली बी एबल टू एक्सेस दिस प्राइमरी मेमोरी। तो आपको पहले जो है सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा जो है वो पहले रैम में डालना पड़ेगा और रैम से फिर आपका सीपीयू जो उसको एक्सेस कर सकता है। अब प्राइमरी मेमोरी जो है आपके पास, उसके अंदर भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास जो है वो दो टाइप की मेन मेमोरीज हैं, एक है रैम और एक है रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। और हमारे पास जो है वो रैम जो है उसके अंदर मेजरली हम अपने पास चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास रैम भी डिफरेंट टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास एस रैम और एक होती है हमारे पास डी रैम। एस रैम इज स्टैटिक रैम जो हमारे पास एज ए कैश यूज होती है, और डी रैम इज द मेन मेमोरी जिसको हम कह रहे थे, वो हमारी डी रैम होती है। ROM इज रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी हमारे पास जो है वो कैन बी यूज टू स्टोर startup instructions, boot up instructions for your use. Now the question then becomes कि भाई रैम और रोम में डिफरेंसेस क्या है? दैट्स द मेन क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा। रैम हमारे पास जो टेम्पररी स्टोरेज है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है इसके अंदर से पावर अगर हम बंद कर देंगे, अगर उसको टर्न ऑफ कर देंगे कंप्यूटर को, तो इसमें से सारा डेटा रिमूव जाएगा। इसमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और उसके अंदर हम पहले डेटा स्टोर करते हैं, यानी जो भी हमारा करंटली डेटा हमने या करंटली इंस्ट्रक्शंस जो हमने यूज करना है वो सारे के सारे आपके पास पहले रैम के अंदर आएंगे, फिर आप आगे जो है उसको प्रोसेस करोगे थ्रू सीपीयू।
रैम की साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, यू कैन टेक आउट रैम, यू कैन ऐड मोर रैम, आप जितनी रैम ऐड करना चाहें आपके आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, आप इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। रोम इज परमानेंट, इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये कि इसमें डेटा रिमूव नहीं होगा इवन व्हेन देयर इज नो पावर, एंड डेटा स्टोर जो है इसके अंदर वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कभी ऑल्टर नहीं हो सकता, और इसके अंदर हमारे पास बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या हमारे पास जो स्टार्टअप करने के लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे वो हमारे पास रोम का पार्ट होगा। देन हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की। जो मैंने रैम की बात की थी, तो रैम हमारे पास दो टाइप की थी, एक है हमारे पास एस रैम और एक है हमारा डी रैम। तो एस रैम जो है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार जो है वो नोटिस किया है कि ये आपके पास प्रीवियसली आता था और अभी क्योंकि रिसेंटली नहीं आया तो उसका मतलब ये इज चांस के भी आ सकता है। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इसको कॉन्स्टेंटली हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश का मतलब इसको कंटिन्यूसली पावर देना पड़ेगा। इज चीपर देन एसरैम, इट हैज हायर कैपेसिटी देन एसरैम, और इसके अंदर हम ज्यादा मेमोरी जो जो हम मेमोरी बना रहे हैं, मेन मेमोरी जिसको हम कहते हैं वो डी रैम होती है, एंड विल कंज्यूम लेस पावर देन एसरैम। रिपीट कर रहा हूँ, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए वो आपके पास जो है वो बार बार आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेस एक्सपेंसिव होगा, चीपर। इसकी कैपेसिटी हाई हो सकती है बिकॉज ये जीबी इसके अंदर होता है। मेन मेमोरी आपके पास जो रैम है वो आपके पास डी रैम होती है, और ये कम पावर जो है वो कंज्यूम करता है एस रैम। वैसे जब मैं उसको एस रैम से कंपेयर करूंगा तो एस रैम जो है इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप आपका एक सर्किट है जिसके अंदर एक बिट स्टोर हो सकता है। फ्लिप फ्लॉप्स इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट ऑफ मेमोरी। इसको हमें कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसको कॉन्स्टेंटली हमने जो पावर देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, and because it's going to store the data indefinitely, right? So sorry, it's not going to, is going to be attached to a CPU, इसलिए उसको constantly power नहीं देना पड़ता क्योंकि वो continuously change हो रहा है। It is faster than DRAM because वो आपके CPU के बिल्कुल exact साथ ही लगा होता है हमारे पास, इसको हम कैश मेमोरी भी कहते हैं। और या मैंने ये लिखा भी आगे is basically made up of cache memory. Okay, Sir, why is SRAM and DRAM not mentioned in syllabus content? तो आपका सिलेबस कंटेंट के अंदर ऑल्दो आपके पास डायरेक्टली एसरैम और डीरैम मेंशन नहीं है, बट आपके पास जो है वो रैम के ऊपर आपका डिस्कशन है। तो आपके पास जो है वो स्पेसिफिकली, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो उसके अंदर लिखा हुआ था, एक मिनट आपको देख के ही बता देता हूँ। हाँ, तो आपके पास जो है सो इसके अंदर आपका लिखा हुआ है रोल ऑफ रैम, आपने क्योंकि बताना है तो आपके पास आप देखोगे तो रैम को एक्सप्लेन करना है, तो रैम की टाइप्स हैं। सो आपके पास कौन सी रैम को आपने एक्सप्लेन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप जो है वो रैम कैश भी हो सकती है, मेन मेमोरी भी हो सकती है, तो आपको उसके अंदर डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ऑल दो सिलेबस अगर आप देखोगे कोई भी कोर्स का, तो आपका एग्जैक्टली हर चीज डिटेल में नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। रोम की आपको टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, बेसिक ई रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सारे सब नाम पता होने चाहिए, उनके अंदर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं आगे ऑफलाइन स्टोरेज पे या सेकेंडरी स्टोरेज पे। सेकेंडरी स्टोरेज या ऑफलाइन स्टोरेज बेसिकली वो है जो परमानेंटली स्टोर करेंगे और नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में उसका डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, सो आपके पास जो है वो इट कैन बी यूज टू स्टोर एप्लीकेशंस, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, कोई भी फाइल जो आपने यूज करनी है सारी की सारी आपका सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर स्टोर होंगी। सेकेंडरी डिवाइसेस हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जो आपके पास एचडीडी जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पास जो है वो आर रिमूवेबल। ठीक है, तो आप अपने पास जो है वो उसको कनेक्ट कर सकते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हो फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसके अंदर आपके पास एक प्लेटर होता है। ठीक है, एक प्लेटर होगा आपके पास मेटल का, जो एल्यूमिनियम से, ग्लास से या सिरेमिक से बना होता है। जनरली आपके पास ये एल्यूमिनियम से होगा, जिसको एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिजेबल मटेरियल होगा, जिसको आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये प्लेटर जो है बहुत स्पीड से मूव करता है, और इसके अंदर आपके पास जो है वो बहुत छोटे 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 आपके पास जो है वो फ्रैक्शंस के थ्रू से आपके पास हेड रीड करता है उस डेटा को।
तो आपके पास जो मैग्नेटिज्म आपने जो उसमें मैग्नेटाइज किया उस प्लेटर को, वो आपके पास जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, वंस एंड जीरोस को रीड करके आइडेंटिफाई कर सकता है व्हाट्स द डेटा दैट यू हैव रेड। ठीक है, अब हमारे पास जो हम इसको रीड कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास वो उसके अंदर कुछ सेक्टर्स होंगे और कुछ ट्रैक्स होंगे, राइट। सो आपके पास जो है वो इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक आपके पास एक सर्कल होता है, आप ये ऑब्वियसली इस तरह से हो सकते हैं, और उसके अंदर आपके डिफरेंट सेक्टर्स होंगे जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब the problem is that when you read the magnetic storage device, because ये आपका स्पिन हो रहा है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स हैं आपके पास, जो है इसके अंदर टाइम ज्यादा आपके पास लग सकता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड and find where the data is, right? And आपके पास वंस आपने जो है सेक्टर ढूंढ लिया, उसके बाद आपको डेटा ब्लॉक ढूंढना आसान होगा, बट सेक्टर ढूंढना और ब्लॉक ढूंढना और ट्रैक ढूंढना, उसमें आपके पास टाइम लग सकता है। एचडीडी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये कि एक जगह पे कुछ स्टोर है, दूसरी जगह पे कुछ स्टोर है, तो आपके पास मल्टीपल जगह पे डिफरेंट चीजें स्टोर हो सकती हैं, और आपके पास परफॉर्मेंस जो इसकी वजह से खराब हो सकती है इसकी। तो इसके कंपैरिजन में हमारे पास एक और टाइप की स्टोरेज डिवाइस है विच इज एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। और हमारे पास फोन्स के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर एसएसडी जो है मोस्टली रिप्लेस कर चुके हैं आपके पास एचडीडी को। आपको ये पता होना चाहिए कि एसएसडीज आर मेड अप ऑफ NAND and NOR chips, and they can store millions of zeros and ones in tiny transistors. और ये आपके पास एक NAND का मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया हुआ, फ्लोटिंग गेट एंड कंट्रोल गेट, जिसके थ्रू आप नॉन वॉलेटाइल रीड राइटेबल स्टोरेज आप यूज करते हैं। तो वोल्टेज को पास करना अलाउ करता है और उसको स्टॉप करता है, सो दैट यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। सो देन द क्वेश्चन इज के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स क्या हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ एसएसडीज इज, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, आपके पास जो है वो सिर्फ करंट के थ्रू आप सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं। इट इज लाइटर, देयर इज नो नीड फॉर इट टू स्पीड अप, बिकॉज के अंदर कोई स्पिनिंग नहीं है, कोई मूविंग नहीं है, तो स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है। पावर कम कंज्यूम होगा, मच मोर कूलर, बिकॉज मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। इट इज थिनर, राइट, ऑब्वियसली बहुत कम स्पेस लेगा, बहुत कम जगह लेगा, इसकी बहुत पतली सी आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, एंड दे आर फास्ट टू एक्सेस। जब मैं कंपेयर करता हूँ उसको एसएसडी से, तो अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एसएसडीज की लाइफ जो है वो कम है, इसकी लॉन्जेविटी का एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज दे कैन नॉट गो फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करो, इंटेंसिव यूज करो, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए फॉर सर्वर्स एंड फॉर कंप्यूटर्स जो बहुत रैपिडली डेटा को ऐड एंड रिमूव कर रहे हैं, वहां पे आपके पास एसएसडीज की जगह पे एचडीडीज यूज होता है। अब जो मेमोरी चिप्स आप यूज कर रहे हैं, और अगेन वही सेम चीज, क्योंकि उसकी लिमिटेड लाइफ है, तो आपके पास जो उसकी वजह से आपके पास अगर वो डेटा लॉस हो गया, अगर आपने लेस उसकी लाइफ यूज कर लिया, तो आपके पास अनरिकवरेबल आपके पास डेटा लॉस हो सकता है। एंड आपके पास जो कंट्रोलर है, जो आपके पास मेमोरी कैश है, वो सारा का सारा आपके पास एक नैंड मेमोरी चिप्स है, और अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो गया, तो आप उसको डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। तो इसमें डैमेज जो आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट अगर डैमेज हो गया तो नथिंग कैन बी रिकवर्ड, यू कैन नॉट यूज और रिकवर द डेटा दैट यू हैव लॉस्ट। देन हमारे पास जो है वो आगे चलते हैं और हम बात करेंगे ऑप्टिकल मीडिया के ऊपर। सो ऑप्टिकल मीडिया हमारे पास है सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रेज, ये सारा हमारे पास क्या है, दीज आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया, जो हमारे पास डिफरेंट लेजर्स और डिफरेंट लाइट्स के थ्रू उसको रीड करें। जब सीडीज और डीवीडीज की बात करते हैं, दोनों रेड लेजर्स यूज करते हैं, वेरएज ब्लू रेज जो हम यूज करते हैं ब्लू लेजर्स यूज करते हैं। सीडीज और डीवीडीज के अंदर एक स्पाइरल ट्रैक होगा, जिसके ऊपर आप कहते हो अगेन सेम एचडीडी की तरह पिट्स एंड लैंड्स होंगे, जिसके अंदर आप डेटा रीड कर सकते हो। और डीवीडीज के अंदर डुअल लेयरिंग होगी, यानी इसके अंदर दो लेयर्स हैं, इसका मतलब ये इसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है। वैसे जब मैं ब्लू रे की बात करता हूँ, तो आपके पास जो लेजर चेंज हो जाता है रेड से ब्लू। सो डिफरेंस ये है कि रेड लेजर का जो है वो वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू लेजर का वेवलेंथ कम है, तो आपके पास जो है ज्यादा डेटा आप एक सेम स्पेस पे ज्यादा स्टोर कर सकते हो। ब्लू रे के अंदर एक एडिशनल एडवांटेज है कि उसके अंदर इंक्रिप्शन हो सकता है, फास्टर ट्रांसफर स्पीड है इसके अंदर, और आपके पास जो है वो एंटी पायरेसी आपके पास जो है वो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है।
So if you would compare the disc, तो हमारे पास CDs and DVDs they use red lasers and उनकी wavelength जो है comparatively similar ही है हमारे पास, and दोनों की जो capacity जो है वो आपके पास obviously differ करेगी because CD के अंदर आपके पास एक single 1.2 mm का आपके पास track है, आपके पास polycarbonate layer है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो दो डिफरेंट लेयर्स है, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो साइज डबल हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास जो है ब्लू रे के अंदर भी आपका सिंगल लेयर और डुअल लेयर ऑब्वियसली अवेलेबल है, बट आप इसके अंदर देख रहे हो वेव लेंथ कंपेरेटिवली कम है, तो उसका मतलब कि आपके पास वेव लेंथ कम है तो आप और छोटे छोटे करीब करीब जो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, तो यू कैन स्टोर मोर डेटा ऑन द सेम स्पेस। ओके, फिर हम आते हैं अपने पास वर्चुअल मेमोरी, राइट। सो वर्चुअल मेमोरी हमारे पास क्या है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है वर्चुअल मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रैम जो है आपके पास लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं, इस रैम को हम जो है वो मैं आपको बताया था हमारे पास लोकेशंस होते हैं, बट इसको हम और भी अपने पास ब्रेक करते हैं इनटू समथिंग कॉल्ड फ्रेम्स। सो फ्रेम आपके पास एक पिक्चर का फ्रेम होता है, ठीक है, उसकी एक साइज है गिवन। अब उसके अंदर आप जो है वो अपने पास एक पिक्चर लगा सकते हो। अगर मेरे पास 10 फ्रेम्स है तो मैं 10 पिक्चर्स लगा सकता हूँ, बट इफ आई हैव 20 पिक्चर्स कैन आई अटैच दोस 20 पिक्चर्स इन 10 फ्रेम्स? नहीं। तो हमारे पास जो उसकी जगह पे एक ऑल्टरनेटिवली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास रैम लिमिटेड है पर हमारे पास डेटा बहुत सारा है, तो हम उस डेटा को अपने पास रैम के अंदर से स्टोर नहीं कर सकते, तो हम अपने पास एक जो है वो टेक्निक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड पेज। सो पेज क्या होता है, हम अपने पास जो जो भी डेटा है वी ब्रेक दिस डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और ये एग्जैक्ट सेम साइज के होते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है या जो हमारा डेटा है उसको हम ब्रेक करते हैं इनटू पेजेस, इट्स एग्जैक्टली द सेम साइज ऑफ अ फ्रेम। So since you can't load all the programs at once, what you do is you need to only use the pages जो आपके पास currently in use है in the RAM। तो अगर आपके पास पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 5, पेज 8, पेज 11 यूज है, तो बाकी पेजेस कहाँ जाते हैं? सो वो सारे आपके पास यूज होते हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, एक स्पेस हम बनाते हैं विच इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, और इस वर्चुअल मेमोरी के अंदर आपके पास बाकी पेजेस होंगे जो आपने अभी यूज नहीं किया है। तो आपके पास यहाँ पे वो सारे पेजेस अवेलेबल हैं जो आप अभी करंटली यूज नहीं कर, यानी आप करंट यूज कर रहे हो बट अभी आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो। एंड व्हाट यू वुड डू इज यू वुड मूव दीज पेजेस फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी टू द रैम एंड वाइस वर्सा। तो आप रैम में से निकाल के आपने मेमोरी में डाल दिया, वर्चुअल मेमोरी में, वर्चुअल मेमोरी से निकाल के आपने रैम में डाल दिया, और आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेजिंग। तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं वेयर एवर यू वांट। तो आपका एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपके पास अनलिमिटेड रैम है। तो आपने अक्सर देखा होगा आपने गेम चला दिया एक 50 GB, या आपने जो है वो कुछ और कर दिया इतने GB का, सो यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ओपन अप जो कई 100 GB के हैं, आपकी रैम 8 GB की है। सो व्हाट हैपेंस इज वो वर्चुअल मेमोरी यूज करता है, तो आपके पास एक इल्यूजन आएगा कि मैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लोड कर दिया, और इवन दो आपके पास रैम की अंदर स्पेस नहीं है। So that's how you are able to load multiple programs at once. So what are the benefits? ये आपने याद करना है। वर्चुअल मेमोरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रोग्राम्स जिनको ज्यादा रैम की जरूरत होगी उनको अभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एंड बाय एक्स्ट्रा रैम। देन हमारे पास एक और टाइप का स्टोरेज है, दैट इज क्लाउड स्टोरेज। हम क्लाउड स्टोरेज हमारे पास जो 3 टाइप के होते हैं। क्लाउड स्टोरेज बेसिकली एक फिजिकल सर्वर है, कोई इंटरनेट के ऊपर कोई डिवाइस है जहां पर आपका डेटा स्टोर्ड है। सो एक है पब्लिक, प्राइवेट और एक है हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, वो क्लाउड जो कि कोई कंपनी ने बनाया है, आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे आपके पास पब्लिक क्लाउड्स हैं। प्राइवेट क्लाउड्स किसी कंपनी ने या किसी बंदे ने अपने लिए बनाया, अपने यूजर्स के लिए, किसी और को नहीं देना। थर्ड इज हाइब्रिड, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। वो कंपनीज आपके पास यूज करती हैं जिनको अपने पास भी डेटा रखना होता है, वो किसी पब्लिक क्लाउड के ऊपर स्टोर करना चाहते हैं, तो वहां पे आपके पास ये यूज होगा। वेवलेंथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए देयर इज अ डिफरेंस इन द वेवलेंथ फॉर रेड एंड ब्लू। सो ब्लू इज स्मॉलर, रेड इज हायर, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द साइज ऑफ द वेवलेंथ। सो आते हम बात करते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पे। ओके, सो
बेनिफिट्स हमारे पास क्या है क्लाउड स्टोरेज के? बेनिफिट हमारे पास सबसे पहला ये कि आपके पास जो डेटा है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मेरे पास अगर मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर ड्रॉप बॉक्स में डाला तो अपने फोन से देख सकता हूँ, अपने आईपैड से देख सकता हूँ, अपने लैपटॉप से देख सकता हूँ, मैं कहीं भी बैठा हूँ दुनिया में मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। देयर इज नो नीड फॉर मी टू कैरी एक्सटर्नल स्टोरेज, और मैं दुनिया में कहीं भी जाके वो सेम चीज यूज कर सकता हूँ। मुझे कोई बैकअप लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली बैकअप्स बन रहे हैं रिकवरी के लिए, डेटा लॉस के लिए वो अवेलेबल है। कस्टमर जो है आपके पास, अगर कोई भी कस्टमर की साइड पे कोई भी फेलियर होता है तो आपने क्लाउड स्टोरेज से जो है उसको रिकवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर कंप्यूटर खुदा ना खासा बंद हो जाता है तो मेरा जितना भी डेटा है वो ड्रॉप बॉक्स पे आई कैन जस्ट रिकवर ऑल द डेटा क्विकली। एंड आपके पास क्लाउड सिस्टम्स आपको वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। आप जितनी भी बाय करना चाहो, जितने पैसे दोगे आपको उतने स्टोरेज वो प्रोवाइड कर देंगे। क्लाउड स्टोरेज के ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपका अगर इंटरनेट स्लो है या बेकार है तो ऑब्वियसली एक्सेस करने में बहुत मुश्किल होगा। आपके पास कैपेसिटी जो लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे फॉर द कैपेसिटी, एंड ऑल्सो आपको अपलोड एंड डाउनलोड के भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप अपना 4G यूज़ करें, 3G यूज़ करें, देन यू नीड टू पे फॉर दैट एज वेल फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। अगर आपके पास जो क्लाउड कंपनी बंद हो जाती है, खराब हो जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम, तो आपके पास एक सारा डेटा आपका चले जाएगा। और लास्ट, डेटा सिक्योरिटी इश्यूज। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास क्लाउड पे से बहुत सारा डेटा लीक हो जाता है, तो दैट इज वेरी कॉमन, दैट कॉमनली कॉमन थिंग दैट हैपेंस, राइट? अब कॉमनली इस टाइप के अंदर, इस आउटपुट इनपुट डिवाइस में कॉमनली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके पास आते हैं to identify what type of device it is, where it is used, and you are used generally asked to differentiate between the different devices. जैसे RAM और ROM में क्या डिफरेंस है, SSD और HDD में क्या डिफरेंस है, CDs और DVDs में क्या डिफरेंस है, DVDs और Blu-rays में क्या डिफरेंस है। तो आपका ये आएंगे। उसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट थिंग्स। क्लाउड स्टोरेज का जो है एक मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आपका जनरली क्वेश्चन आ सकते हैं विद मिक्स थिंग्स, राइट, कि जिसके अंदर आपको यूज आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी डिवाइस यहाँ पे प्रेफरेबली यूज होगी। ओके, तो हार्डवेयर के चैप्टर में हमारे पास एक और जो हमने चीज को गो थ्रू करना है बिफोर वी टेक अ ब्रेक फॉर होपफुली सम लंच मे बी। ठीक है, यू कैन गो एंड ईट आफ्टर दिस। सो अभी ये हम टॉपिक देखेंगे, दैट इज नेटवर्क हार्डवेयर। सो नेटवर्क का हार्डवेयर हमारे पास जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइसेस की जरूरत होगी। तो जिसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, जो हमारे पास यूज होता है टू अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो आपके कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा आपके पास ईथरनेट कनेक्ट करने का एक पोर्ट होगा, या आपके पास वाईफाई है। सो ऑल ऑफ दीज, जब भी आपके पास जो है वो आप इंटरनेट से या नेटवर्क से अगर आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास एक NIC होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपको अलाउ करेगा टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, अब NIC के अंदर एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टर्म, विच इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस, राइट। सो मैक एड्रेस आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चरर, जो आपके कंप्यूटर जिसने बनाया है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो जो भी डिवाइस होगी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो आपने कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो आपके पास जो NIC होगा, दैट NIC विल बी यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसी और के पास ये NIC नहीं होगा। और इसी तरह से चाहे वो आपके पास ईथरनेट से कनेक्ट हो रहा हो या फिर आपके पास जो वायरलेस कनेक्ट हो रहा हो, तो दोनों के लिए आपके पास मैक एड्रेसेस अवेलेबल है। सो आपके पास जो मैक एड्रेस के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है आपके पास मैन्युफैक्चरर और एक है आपके पास डिवाइस का सीरियल कोड, मैन्युफैक्चरर कोड एंड डिवाइस सीरियल कोड। और ये आपके पास टोटल जो है 48 बिट्स का होता है। ठीक है, तो आपके पास इक्वली डिवाइडेड है, और आपके पास जो है वो मैक एड्रेसेस जो हैं आपके पास यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, यानी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे आपके पास क्रिएट होंगे, और आपके पास जो है वो दुनिया भर में यूनिक होगा। हाँ, आप उसको चेंज कर सकते हो लोकली, बट दैट वुड बी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब मैन्युफैक्चरर कोड क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एप्पल की डिवाइस है तो उसका एक कोड होगा, और अगर फॉर एग्जांपल आपका आईपैड है तो उसका एक अलग से उसका आईडी होगा। सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी कंपनी का है और ये कौन सा डिवाइस है, तो ये आपके पास मैक एड्रेस के अंदर डिफाइंड होता है। फिर हमारे पास एक और जो हमने देखना है, विच इज IP एड्रेस। और हमारे पास जब हम डिवाइस को, किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं टू द इंटरनेट या टू द नेटवर्क,
तो हमारे पास जो है उस डिवाइस को एक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 हमारे पास इज ऑफ 32 बिट्स, while आईपी वर्जन 6 इज फॉर 128 बिट्स। 32 बिट्स का मतलब ये कि हम इसको जब वैल्यू इसकी बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा a.b.c.d, और हर वैल्यू जो आपका 0 से लेकर 255 के बीच में कोई नंबर होगा इन डेनरी। ठीक है, तो 1 से लेकर 255 या 0 से लेकर 255 के बीच में हमारे पास नंबर्स होते हैं। हमारे पास जो है वो आईपी वर्जन 6, क्योंकि उसमें 128 बिट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं ऑफ 4 हेक्स डिजिट्स। सो ईच वैल्यू इज ऑफ 4 हेक्स डिजिट्स, और आपके पास टोटल 8 ग्रुप्स होंगे। इट्स अ बिगर नंबर ऑब्वियसली, तो आपके से ज्यादा इसके अंदर डेटा आ सकता है। और आप नोटिस करो कि ऊपर आपके पास डॉट्स यूज हो रहे थे, यहाँ पे आपके पास कोलन्स यूज होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे जीरोस आते हैं तो आप उन जीरोस को, अगर फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 है, तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद डबल कोलन। तो इसका जहां भी डबल कोलन आएगा, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा जीरोस हैं वो आपके पास जो है उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे 8 आपके पास जीरोस, तो 8 जीरो से आपने डबल कोलन जब रिप्लेस किया तो उसका मतलब ये सारे जो है जितने भी रिमेनिंग बिट्स थे वो सारे जीरो से रिप्लेस हो गए। नाउ आईपी एड्रेसेस जो है आपके दो टाइप्स के हैं, एक है डायनेमिक और एक है स्टैटिक। अब डायनेमिक आईपी एड्रेस आपके पास जो है वो आईपी एड्रेस है जो चेंज हो सकता है। ठीक है, सो जब भी आपका डिवाइस कनेक्ट होगा नेटवर्क से, चेंज हो जाएगा आपका आईपी एड्रेस। इसके अंदर ज्यादा प्राइवेसी आपके पास अवेलेबल है। ईच टाइम कोई भी कंप्यूटर पे आप कोई भी डिवाइस अगर आपके पास लॉग इन करता है कोई यूजर, तो आपके पास जो है वो, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, तो आप याद नहीं रख सकते, कोई हैक नहीं कर सकता। देन डायनेमिक आईपी एड्रेसेस जो है आप अपने पास इशू कर सकते हो, और उसका इशू करते हैं तो उसका सॉरी असाइन करते हैं तो उसका इशू ये होता है कि आपके पास क्योंकि चेंज हो रहा है तो आपका स्टैटिक चीजों के अंदर प्रॉब्लम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर आईपी, अगर मैं कॉल करता हूँ मेरा आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है तो मेरी कॉल जो है बार बार कट सकती है। ठीक है, अब स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑन दी अदर हैंड आपके पास परमानेंट होता है, चेंज नहीं होंगे। एक बार आपने बाय कर लिया, आप बाय कर सकते हो, आप अपने पास साइन कर दो, कभी भी चेंज नहीं होंगे आपके पास। क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होते तो आपके पास ये डिवाइस आप फुली ट्रेसेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने पास एक आईपी एड्रेस बाय करता हूँ, स्टैटिक आईपी एड्रेस, एंड आई गिव यू दैट आईपी एड्रेस, यू वुड ऑलवेज बी एबल टू कनेक्ट और ट्रैक माय कंप्यूटर इफ यू नो दैट आईपी एड्रेस। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इट इज allows for faster uploads and download speed, because बार बार IP एड्रेस चेंज नहीं होता, आप क्विकली अपलोड कर सकते हो, क्विकली डाउनलोड कर सकते हो। इट इज मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन एज वेल, बिकॉज आपके पास जो है वो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है स्टैटिक IP एड्रेस के लिए, बिकॉज यू हैव टू बाय इट। सो इफ यू वुड कंपेयर द टू मैक एड्रेसेस विथ IP एड्रेसेस, तो उनकी समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है फॉर यू टू मेमोराइज। एंड दिस इज मैक एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइस, कि वो डिवाइस कौन सी है एक्चुअली दुनिया भर में यूनिक होगी डिवाइस, हर डिवाइस के लिए यूनिक होगा आपके पास, और मैन्युफैक्चरर इस डिवाइस के एनआईसी के पार्ट में जो है वो असाइन करता है। इट कैन बी यूनिवर्सल एंड कैन बी लोकल, मोस्टली यूनिवर्सल होगा। ठीक है, व्हेन अ पैकेट आपके पास जब सेंड होता है और रिसीव होता है तो मैक एड्रेस आपके पास हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। 48 बिट्स का होता है, और ये आपके पास लोकली असाइंड या यूनिवर्सली असाइन होगा, यूए और एलएलए, इसका मतलब बेसिकली यूनिवर्सली असाइन या लोकली असाइन आपके पास है। ठीक है, यू लोकली एडमिनिस्ट्रेड, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, जब मैं अपने पास आईपी एड्रेसेस की बात करें तो आईपी एड्रेसेस आपके पास ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में यूनिक होगा, ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर, बट नॉट इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू वुड नॉट हैव एन आईपी एड्रेस। जरूरी नहीं है यूनिक हो, बिकॉज यू कैन हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस और अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक और डायनेमिक हमारे पास हो सकता है। डायनेमिक आईपी एड्रेसेस जो आपके पास आपके आईएसपी असाइन करता है, जो भी आपने जिससे इंटरनेट बाय किया, पीडीसीएल, स्टॉर्म फाइबर, व्हाटएवर दैट कंपनी है, वो कंपनी आपको जो है वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। आईपी एड्रेस आपके पास जो वो चेंज हो सकता है एवरी टाइम आर डिवाइस कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। ठीक है, वो स्टैटिक अगर होगा तो कभी भी चेंज नहीं होगा। इट इज यूज्ड फॉर राउटिंग, तो आपके पास आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड टू सेंड द डेटा अक्रॉस इंटरनेट। याद है मैंने अभी जब राउटर की बात की थी मैंने कहा था पैकेट्स को हम सेंड करते हैं,
तो पैकेट कहाँ पे सेंड होगा, कैसे सेंड होगा, वो आईपी एड्रेस के थ्रू पता चलेगा, सो दैट यू नो वेयर टू एग्जैक्टली सेंड इट. इट यूजेस 32 बिट्स का IP वर्जन 4 या 128 बिट्स का IP वर्जन 6 एंड कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक. देन हमारे पास राउटर्स. सो राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस जो हमारे पास पैकेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक राउटर के पास जब एक पैकेट आएगा तो जितने भी राउटर्स के साथ कनेक्टेड है उनमें से वो सिलेक्ट करेगा कि उसको ये पैकेट किसको सेंड करना है. तो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि उसको आगे कैसे सेंड करना है. सो राउटर के अंदर आपके पास जो हेडर में इंफॉर्मेशन है और उसके अंदर आपका सेंडर और रिसीवर का दोनों का आईपी एड्रेस होगा, अकॉर्डिंगली राउटर जो है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा कि उसको कहाँ सेंड करने की जरूरत है. अब राउटर जो है आपके पास इंस्पेक्ट करने के बाद वो डिसाइड करता है कि इसके हमने पाथ को चेंज करना है या नहीं करना है, बाय लुकिंग एट द पाथ एज वेल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यहीं से सेंड करना है, बिकॉज हो सकता है वहां पे ट्रैफिक है तो इट कैन चेंज द पाथ ऑफ द पैकेट एज वेल. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी विल यूज इट. ठीक है. सो एक कॉमनली जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है दैट इज कि आपके पास जो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आपके बताने के बहुत कॉमनली आपका आ सकता है. एंड यू कैन बी आस्क्ड कि आप इसमें से आईपी एड्रेस में से आप बताएं कि और मैक एड्रेस में बताएं इसमें से मैन्युफैक्चरर कौन सा है और डिवाइस आईडी क्या है. ओके. we were preparing for this workshop through like 2-3 दिन से हमने रातें जाके हम ये कर रहे थे काम. So I couldn't sleep last night. I've been awake for like a couple of days now just to complete this stream with you guys because we prepared everything for you and hopefully you are liking it as well. आपका अगर आपकी preparation अच्छी रहती है that's what we want. And yeah, थोड़ा सा अगर लग रहा है कि मेरी आंखें थोड़ी सी ऐसी लग रही हैं is because we have been awake for like at least कल तो हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे. ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा इतना अगर कर लो. बस यही है, हम कवर कर लें सब कुछ तो रिवीजन फिर कोई जरूरत नहीं होगी. फिर यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस. या ऑलरेडी भी मैंने आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स, तो आप वो कर रहे होंगे. It is. CS is very very lengthy and we are trying to cover that just because exam से पहले तो revision नहीं हो सकता. I can't go through in detail and depth with all the topics. दिमाग अब बंद हो रहा है. अच्छा. MAC address and IP address की similarities. So similarities as such specifically नहीं होगी, बट आपके पास जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली जो है आईपी एड्रेसेस जो है वो इंटरनेट के ऊपर डेटा को सेंड करने के लिए यूज हो रहा है, वेरएस मैक एड्रेसेस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड उसके लिए यूज हो रहा है. बायफ्रेंजेंस एरर तो मैंने तो कहीं भी नहीं बताया बायफ्रेंजेंस एरर के बारे में. रेफ्रिजरेंस, हाँ, बायफ्रेंजेंस एरर के बारे में तो मैंने कहीं भी नहीं बताया. ओके. अच्छा चलें, तो एक काम करते हैं. हमारे पास हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड इट टुक अस 5 आवर्स टू डू दैट. तो चलें, एटलीस्ट मेरे साथ आपने कर लिया तो आपको खुद नहीं करने पड़ेंगे, तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा. डीवीडी में हाँ, बायो रेफ्रिजरेंस एरर आपके पास जरूर होता है, बट आपको उसके ऊपर उसको करने की जरूरत नहीं है. दैट्स वेरी टेक्निकल एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स.
वो एरर आपके पास होता है कि आपके पास क्योंकि दो लेयर्स हैं, उस दो लेयर्स के थ्रू आपका लेजर जो है जब पास हो रहा होता है, तो समटाइम्स इट डजंट पास थ्रू टू द नेक्स्ट लेयर, और वो आप उसको रीड नहीं कर सकते हो। और वो आपके पास जो एक फिजिक्स का फिनोमेना है, वो फिजिक्स से रिलेटेड है, एंड वी डोंट नीड टू गो ओवर दैट। फिजिकल ये भाई ऑनलाइन वर्कशॉप इतनी लंबी कर रहा हूँ, उसके अलावा और क्या फिजिकल चाहिए, इसमें कवर नहीं होगा। अब तो दिन भी नहीं है, अब तो पेपर है 4 दिन में। ये लाइव स्ट्रीम से, हाँ भाई यूट्यूब पे हो जाएगी। कोई बता क्यों नहीं रहा इस बच्चे को कि लाइव लाइव स्ट्रीम सेव हो जाती है। थैंक यू गाइस, बस आप लोग की हेल्प हो जाए, दैट्स ग्रेट। आई होप you will appreciate the effort that we are going through. So we'll take a longer break now. So we'll be back at 2:30. ठीक है, 25 मिनट का ब्रेक लेते हैं. You go and have lunch. I will have lunch as well. We'll come back at 2:30. 25 minutes में hopefully हो जाएगा. And then हम थोड़ा सा जो है वो कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें. ठीक है. हर बार हो जाए पूछ रहा, कोई कॉपी करके रख लो भाई, इनको बस पेस्ट करके देते रहो हर बार कि सेव आएगा. दोनों इक्वल है, 50-50% है. P1 अच्छा और P2 अच्छा नहीं हुआ तो ग्रेड बैलेंस आउट होके नीचे आएगा ना, और हमें जानने नहीं देना है. नेक्स्ट सैटरडे को P2 की स्ट्रीम करूंगा फॉर दैट, एंड उसमें तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, वो तो मुझे हैंड्स ऑन बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी. ओके गाइस, चलें तो ब्रेक लेते हैं. 2:30 को वापस मिलते हैं. आई विल सी यू गाइस.
हेलो एवरीवन, वी आर बैक। ओके, काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं। ओके, अच्छा जी, तो ये तो ओके। सो हम अब चलते हैं आगे एंड हमारे पास आई थिंक हमने ऑलमोस्ट हम मेरे ख्याल से बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में हमने लेंथी चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, हमने सब मिक्स देखा है। हमारे पास जो 3 चैप्टर्स रह गए एंड दीज आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम लेंथ वाइज एंड आई नो हमने काफी घंटे लगा दिए हैं, बट इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे। थोड़ा सा पेस अप रखेंगे, ट्राई टू कोप अप so that we can complete this very soon. I thought by this time we would be able to end this, but we have not, and we'll continue. कोई मसला नहीं है. As I promise, I will complete this today. Okay, चलें आगे चलते हैं. Pseudo code paper 2 next Saturday. ठीक है, अभी हम सिर्फ paper 1 पे बात कर रहे हैं. Okay, so the first topic is types of software and interrupts. तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी हैव इन द कंप्यूटर. एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर दैट नीड्स टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर, तो हमारे पास जो भी सिस्टम होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, वो हमारे पास इंटरैक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ. अब सॉफ्टवेयर हमारे पास जो, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसमें हमारे पास इंक्लूड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स. वैसे जो मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, वो हमारे पास कोई भी टाइप का एप्लीकेशन, चाहे गेम आप यूज कर रहे हैं, आप वर्ड प्रोसेसर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो विच इज नॉट द बेसिक सॉफ्टवेयर जो आपके पास आपके सिस्टम को रन करने में हेल्प करें, दैट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दीस टू. ठीक है, तो हमारे पास जर्नल फीचर्स क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कंट्रोल करता है, मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को. इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर रन हो सकते हैं. इट प्रोवाइड्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जिसके थ्रू आप एज अ यूजर अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को वो कंट्रोल कर रहा है कि आप किस तरह से, कौन से सॉफ्टवेयर को आप कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो. वैसे जब हम जनरल फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इट इज यूज्ड फॉर वेरियस टास्क ऑन द कंप्यूटर. ठीक है, इट अलाउज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. जैसे अगर एक है आपके पास वीडियो एडिटिंग, तो आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग कर सकते हो. अगर आपके पास है वर्ड प्रोसेसिंग, तो आप सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हो. तो आपके पास स्पेसिफिक टाइप का जो है वो सॉफ्टवेयर होगा, और उसके अंदर सिर्फ एक ही टास्क आप अचीव कर सकते हो, और वो टास्क आपके पास वो अचीव करने में हेल्प करेगा. एंड थर्ड इज, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट होगी आपके यूजर की, वो उसको मैच करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, तो वो वीडियो एडिटिंग ही कर रहा होगा, और वीडियो एडिटिंग के लिए ही आपके पास जो है वो यूज होगा. तो एक आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा. ऑब्वियसली अगर आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करा, यू कैन अनइंस्टॉल इट एंड रीइंस्टॉल समथिंग एल्स. सो दैट इज आल्सो अवेलेबल. ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करें हमारे पास जो है अगर हम इन सॉफ्टवेयर्स की बात करें, इसमें और मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ. तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं हमारे पास, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनकी कोई एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, सो हमारे पास जो है, अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करता हूँ, तो वो पीछे मैंने लिखा भी था, यहाँ पे मैं वापस से भी लिख ही देता हूँ. सो वर्ड प्रोसेसर, सबको पता है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर जिसके ऊपर आप टाइप कर सकते हो डेटा, टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूलाज, टेबल्स, ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हो वर्ड प्रोसेसर के अंदर. इसी के साथ आपके पास जो स्प्रेडशीट्स आप बना सकते हो.
स्प्रेडशीट्स आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो दैट इज अ स्प्रेडशीट जिसके अंदर आप अपने पास कैलकुलेशन अकाउंटिंग बेसिक ये हम कर सकते हैं। डेटाबेस आपने वैसे भी आपको पता होगा पेपर 2 से डेटाबेस क्या होता है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जैसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो हम अपने पास यूज करते हैं, ठीक है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अगर मैं स्पेसिफिकली देखूंगा तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो यूजफुल प्रोग्राम्स है आपके डे टू डे रनिंग में, आपके कंप्यूटर की मेंटेनेंस के अंदर यूज हो सकते हैं। जैसे कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखे आपने, जैसे आपने वायरस चेकर इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वायरस चेकर क्या करेगा, आपके पास वायरसेस को स्कैन करेगा, उनको रिमूव करेगा, तो वायरस चेकर इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपके पास फाइल कंप्रेशन के लिए आपके पास अगर कोई भी फाइल्स उनको कंप्रेस करना है, हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में लॉसलेस लॉसी कंप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा बैकअप सॉफ्टवेयर टू बैकअप योर डेटा, वो भी आपके पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। डिवाइस ड्राइवर्स कैन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, डिसरिपेयर सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इन सबको आपने जो है वो पहले भी गौर से आपने इसको डिटेल में देखा होगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर द इन डिटेल ऑफ व्हाट दीस programs are. You can find more detail about this in the notes. This is something that you have to, uh, I would say, not ratify, but you have to still understand what it is. So go through these applications. So most of these applications you already know about. So go through them and that's where you will do it yourself, right? So हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के को फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करता है, प्रोवाइड्स यू एन एनवायरनमेंट जहां आप अपने पास एप्लीकेशंस रन कर सकते हो, ह्यूमन इंटरेक्शन हमारे पास पॉसिबल है, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हाइड कर सकता है। तो ये आपका स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, सिक्योरिटी, मल्टीटास्किंग, इंटरप्ट हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ सकता है कि नेम 3 ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, ठीक है। तो आपके पास अगर आपको याद होंगे तो आप उसमें से लिख सकते हो, एंड देन यू कैन फर्दर आल्सो एक्सप्लेन दिस। सो मैं एक एक करके इन सारे टास्क को जो है वो क्विकली गो ओवर करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस आपके पास एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है विद द कंप्यूटर, जिसके अंदर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से टाइप करो कमांड एंड दैट्स इट। व्हाटएवर यू टाइप, आपके कंप्यूटर उस चीज को उस कमांड को फुलफिल करेगा। सो बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें एरर्स आ सकते हैं, एंड यूजर्स को, प्रोग्रामर्स को, जो भी बंदा है जो यूजर है उसको आना भी तो चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं हो कमांड कैसे लिखना, देन यू कैन नॉट यूज इट। ऑब्वियसली इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट यूजर्स या प्रोग्रामर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। बट द बेस्ट पार्ट है कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके अंदर बहुत कम मेमोरी यूज होगी, तो आप जो है वो ईजिली इसको यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जो आइकन्स होंगे वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास वही एक्शंस होंगे जो उसके अंदर ड्रॉप डाउन में दिए हुए हैं, ऑप्शंस में दिया हुआ है। आपके पास माउस होगा, आप उसको क्लिक करोगे, या टच स्क्रीन है तो आप उसको प्रेस करोगे, टच करोगे और क्लिक करके आप अपने पास ओपन कर सकते हैं। ग्राफिक्स होने की वजह से, आइकन्स होने की वजह से बहुत ज्यादा स्पेस मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर लेगा। एंड ऑल्सो आपके पास जो है जो इंटरफेस है इज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप किसी को भी अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करोगे तो दैट पर्सन वुड बी इजीली बी एबल टू लेट्स से अंडरस्टैंड एंड रन द सिस्टम।
तो जिसको नहीं भी आता है वो भी इसको यूज कर सकेगा। देन हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट इज अ वेरी एसेंशियल टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज रैम को, ठीक है, अब रैम में जो आपके पास जो डेटा है दैट इज नॉट यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं आ रहा, दैट इज सेंड थ्रू द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज से यहाँ पे आना है, यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज में जाना है, ये सबको मैनेज कौन करेगा? हाउ इट विल बी मूव्ड अक्रॉस, दैट विल बी डन थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विल मैनेज all of this memory. It will keep track of all the memory locations, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर वो प्रोटेक्ट करेगा आपके पास दो डिफरेंट एप्लीकेशन अगर सेम जगह आप यूज करना चाह रहे हो तो उनको आपस में एक दूसरे से प्रोटेक्ट करेगा, एंड विल ट्राई टू सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम पोटेंशियल क्रैश और सिक्योरिटी इश्यूज जहां पर आपका कोई डेटा करप्ट होता है। तो एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद द मैनेजमेंट ऑफ द रैम वो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर कर रहा है। फिर हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास मेक श्योर करना इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हमेशा। इट कैन बी अचीव बाय मेकिंग श्योर कि आपका एक सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहे जिसमें आप मेक श्योर करेंगे कि आपके पास कोई भी चीज मिस नहीं हो। लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हमेशा रन हो रहा हो ताकि आपके पास कोई भी एरर्स हैं तो वो रिमूव हो जाए। देन आपके पास जो है वो रनिंग ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ताकि आपके पास अगर कोई भी वायरस या मेलवेयर या कोई भी हैकर आपके पास है, फायरवॉल वगैरह, उसके थ्रू पास नहीं हो सके। Access rights का मतलब क्या है कि so that each and every user that you have will have a specific type of access to the computer and they would not be able to delete or add things if they are not uh, given that access, ठीक है। And also recovery and systems restore हमारे पास is also an option, जैसे हमारे backups बनाना, restore points बनाना, time machine, time capsule create करना, ये सारा हमारे पास security का part है। देन हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो डिवाइसेस आपके पास जो है उनको रन करने के लिए आपको एक ड्राइवर चाहिए होगा, डिवाइस ड्राइवर। अब ये जो आपका डिवाइस ड्राइवर है वो आपको अलाउ करेगा कि आप जो है अपने पास इनपुट और आउटपुट जो आपके पास जो आप यूज कर रहे हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लेस देन 10 इनपुट डिवाइसेस और 3 आउटपुट डिवाइसेस, एंड उन सबको ऑब्वियसली डेटा चाहिए, उन सबको कहीं प्रोसेसर की जरूरत है, तो उनमें से किसको क्या मैनेज करना है, क्या से डेटा आएगा, बफर में कैसे सेव होगा, किसको आगे फॉरवर्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्रिंटर, यू हैव अ स्क्रीन एंड यू हैव अ स्पीकर, तो आपको डेटा कौन सा किस तरह फॉरवर्ड करना है, अंडरस्टैंड करना है कैसे जाएगा, उसको वेट करवाना है कि ताकि वो प्रॉपरली आउटपुट हो सके। सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी done through the operating system as well. Then हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं डायरेक्टरीज और हमारे पास नेमिंग कन्वेंशंस। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आपने फाइल सेव किया, फाइल को सेव करना, फाइल का नाम चेंज करना, दैट इज आल्सो डन थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, ये सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। ऑल्सो इंश्योर करता है कि आपके पास जो एक्सेस राइट्स आपने दिए थे पहले सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो आपके पास जब भी आप डेटा रीड कर रहे हो, आइदर इन फ्रॉम एचडीडी और फ्रॉम रैम, ठीक है। मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग के नाम से हमें आ गया कि एक साथ आप बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क को अचीव करना चाह रहे हैं बाय मेकिंग श्योर कि रिसोर्सेज सबको अवेलेबल है, हर प्रोग्राम को, हर एप्लीकेशन को एक स्पेसिफिक प्रोसेसिंग का टाइम देना है, मेक श्योर करना है कि वो अगर इंटरप्ट हो रहा है तो हमारे पास प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है, प्रायोरिटी सेट करना है कि हमारे पास किसकी पहले प्रायोरिटी होगी, कौन ज़्यादा एफिशिएंटली चलना चाहिए, हमें किसको पहले रिसोर्सेज एलोकेट करना है, वो सारा भी जो है मल्टीटास्किंग के पार्ट आएगा। देन मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट यूजर्स। सो इफ यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स, ठीक है, यू कैन हैव एक कंप्यूटर में बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, एंड फॉर दैट आपके पास उन सबको अकाउंट देना, उन सबके एरियाज को मैनेज करना विद यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स, ये सारा भी आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। अब आपके पास जो है उसको कस्टमाइज करना, मैनेज करना ताकि वो अपने इंडिविजुअल फोल्डर्स के अंदर, एंड एनीवन हु हैज देयर एक्सेस टू देयर अकाउंट दे वुड बी एबल टू ओनली यूज देयर फाइल्स, दे शुड नॉट बी एबल टू यूज फाइल्स फ्रॉम अदर अकाउंट्स। तो ये सारा जो है मैनेज करना। अब इसके अंदर मल्टी एक्सेस हायरार्की यूज करते हैं जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस होगा कि आपके पास हर एक्सेस जो है, हर जो आपके पास डेटा है वो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक अकाउंट के पास है। फॉर एग्जांपल उसका अकाउंट, उसके लेवल क्लियरेंस उसकी बहुत सारी होंगी और उनके पास जितनी आप अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करोगे दैट यूजर वुड बी एबल टू डू दैट स्पेसिफिक टास्क। ओके,
अब हमारे पास जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं, राइट, तो हमारे पास हाँ, जब भी हम रन कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो रन करने के लिए आपको सबसे पहले उसको लोड करना पड़ता है रैम में। सो व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, तो आपके पास जब स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जो आपको प्रोग्राम चाहिए होगा, दैट वुड बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट इज लोडेड इनटू द रैम थ्रू द बूटिंग अप प्रोसेस, and that booting up process is stored in a BIOS, basic input output system, जो एक बेसिकली एक फर्मवेयर है जो आपके रोम के अंदर स्टोर होता है, और जैसे ही आप ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर तो रोम से एग्जीक्यूट होता है और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फेच होके आपके रैम में आ जाता है। अब बायोस आपके पास जो स्टोर होता है रोम में, और स्पेसिफिकली आपके पास जो फ्लैश मेमोरी चिप है जिसको हम कहते हैं ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी आप उसको इलेक्ट्रिकली आप उसको रिमूव कर सकते हो, उसको एम्प्टी कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास फर्मवेयर अपडेट्स आते हैं तो आप उसको चेंज कर जरूर कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज पर हमने बात करनी है, दैट इज इंटरप्ट। सो इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट इज बेसिकली अ सिग्नल दैट इज सेंड फ्रॉम अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर डिवाइस, एंड that would basically an internal signal जो आपके पास आप माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जैसे ही इंटरप्ट रिसीव होता है तो आपके पास आइदर आप कंटिन्यू कर सकते हो या आप पॉज कर सकते हो अपने टास्क को एज पर योर रिक्वायरमेंट। और उसके लिए करना क्या पड़ता है? सो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके प्रोसेसर के पास एक इंटरप्ट आया, सो आपके पास जो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, योर कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड, will identify what type of interrupt it is, ठीक है, और फिर उसको जो है वो सर्विस करने के लिए what it will do is it will identify कि आपके पास इसकी प्रायोरिटी क्या है। If this interrupt has a higher priority than the process that is currently running, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। If it doesn't have that priority, तो हम पुराने वाले को कंप्लीट करेंगे। So let's say if it has a higher priority, तो हम क्या करेंगे? We'll remove the current process and load the interrupt, ठीक है। सो इंटरप्ट को आप लोड करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू सर्विस दिस रूटीन के, इस रूटीन का काम स्पेसिफिकली क्या है, और उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इज एन एरर। तो एरर जो है आप अपने पास जो यूज आपके पास आया है, नाउ यू डोंट वांट दिस एरर to basically be shown, right? You want this error to be shown, तो आप क्या करते हो? आपके पास एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो आप लोड करोगे, वो एरर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास जो चीजें हैं वो आपके पास जो है स्पेसिफिकली आपके पास जो है स्पेसिफिकली जो आपके पास ISR है, वो ISR जो है वो आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो आपके स्पेसिफिकली जो भी इंटरप्ट है उन सब का ISR डिफरेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जो हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स की बात करते हैं इंटरप्ट्स की, तो इंटरप्ट्स के पास हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट कैन कॉज एन इंटरप्ट? टाइमिंग सिग्नल, फॉर एग्जांपल आपके इंटरनल क्लॉक की जो है आपके पास चल रहा था, उस चलते चलते आउट ऑफ सिंक हो जाता है या सिंक में नहीं है, तो उसके टाइमिंग सिग्नल्स आपके पास जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, इंटरप्ट क्रिएट हो सकते हैं टाइमिंग सिग्नल की वजह से, इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस की वजह से, हार्डवेयर डिफॉल्ट की वजह से, यूजर इंटरेक्शन की वजह से, सॉफ्टवेयर एरर्स की वजह से। तो आपके डिफरेंट टाइप के जो है वो इंटरप्ट्स हैं, एंड दैट कुड बी अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इट कुड बी अ हार्डवेयर इंटरप्ट, इट कुड बी अ टाइमिंग सिग्नल इंटरप्ट, इट कुड बी अ हार्डवेयर प्रोसेस इंटरप्ट, इट कुड बी अ यूजर इंटरप्ट। तो आपके पास जो है ये सारे जो टाइप के इंटरप्ट हैं आपको ये पता होने चाहिए। आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का आ सकते हैं? यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल आप name two types of interrupts and explain what they are. So आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो, उसको explain further आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके
All right, so types of programming languages, translators and integrated environment, development environment, IDEs. So हमारे पास जो है वो different जो है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके पास बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। Those instructions can be used for a specific type of task and will be made up of either high level languages or low level languages. तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, हम देखते हैं ये दोनों है क्या। सो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली आपके ऐसे इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर होगा आपके पास, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, जावा, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज का फायदा सबसे पहला ये होता है कि इट्स इजियर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड, इट्स वेरी क्विक टू प्रोग्राम एज वेल, बिकॉज एवरीवन वुड बी एबल टू लर्न दिस इजीली, अंडरस्टैंड, और सब प्रोग्राम इसको यूज कर सकते हैं, एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज बीइंग यूज्ड। तो मैंने अगर अपने कंप्यूटर पे अगर सी प्लस प्लस का कोड लिखा है, आई कैन रन द सी प्लस प्लस का कोड इन डिफरेंट कंप्यूटर्स, इट डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्विकर, आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो, बट इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि इट्स इजियर टू डीबग, क्योंकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट्स इजियर टू मेंटेन द प्रोग्राम इन व्हिच इज इन यूज, और आप जल्दी से जो है वो आप अपने प्रोग्राम का टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज कर सकते हो। तो योर प्रोग्राम वुड बी रियली फास्ट, रियली क्विकली मेड, अंडरस्टूड एंड रिजॉल्व एरर्स, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोग्राम्स बहुत बड़े हो सकते हैं, बिकॉज आपके पास जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ लाइंस। ज्यादा लाइंस का मतलब ज्यादा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का मतलब कि इट विल टेक लॉन्गर टू एग्जीक्यूट, एंड आप स्पेशल हार्डवेयर को यूज करें, यानी हार्डवेयर को स्पेसिफिक टाइप का, बिकॉज आप डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से, यू वुड नॉट बी एबल टू यूज दैट। ऑन द फ्लिप साइड, लो लेवल लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपके पास स्पेशल हार्डवेयर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई स्पेसिफिक टाइप का हार्डवेयर है, मुझे उसको प्रोग्राम करना, उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी या मशीन कोड आपके पास आर लो लेवल लैंग्वेज, एंड उसके लिए आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोड अगर आप जो लिख रहे हैं वो ज्यादा स्पेस नहीं लेगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर, एंड जो आप कोड परफॉर्म कर रहे हो, जो टास्क है वो बहुत सिंपल टास्क हो सकते हैं और बहुत क्विकली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। बहुत प्रोग्राम में छोटे छोटे लिखे होंगे क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और बहुत क्विकली जो है वो आपके पास प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसको लिखना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर डीबग करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का दैट इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, बट अगर मैं आपको बोलूं बाइनरी में कोड लिखो, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल वुड बी एबल टू डू दैट, और मोस्ट पीपल वुड वांट टू डू दैट, so that's a problem। तो आते हैं हम असेंबली लैंग्वेज पे। असेंबली लैंग्वेज जो हमारे पास, सॉरी, लो लेवल लैंग्वेज पे। तो लो लेवल लैंग्वेज हमारे दो हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक असेंबली है और एक आपके पास मशीन कोड है। असेंबली लैंग्वेज आपके पास जो है उसके अंदर न्यूमोनिक्स और लेबल्स यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सो ऐड 20, जैसे मैं आपको ले आता इंस्ट्रक्शन दिखाया था जिसमें आपके पास ये जो है ऑप कोड है और ये आपके पास ऑपरेंड है। सो ये आपके पास जो है असेंबली लैंग्वेज है। इसको ट्रांसलेट ऑब्वियसली करना पड़ेगा बिफोर एग्जीक्यूशन, एंड मशीन कोड जो आपके पास इस बाइनरी और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको ट्रांसलेट करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटर्स पे हम आते हैं, और ट्रांसलेटर्स हमारे तीन टाइप के, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स। कंपाइलर्स हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं, बट वो एक बारी में, यानी पूरा प्रोग्राम जो भी आपके पास लिखा हुआ है, it goes through the entire program, reads it, and if there is any error तो आपका जो है error report generate करेगा। if error generate report, ठीक है। अगर उसके अंदर एरर नहीं है तो क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूटेबल कोड बना देगा, यानी आपके पास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट कोड आपके पास बन जाएगा, और आप उस ऑब्जेक्ट कोड को, उस एग्जीक्यूटेबल कोड को किसी भी कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट, लेकिन आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। दूसरा हमारे पास इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके पास जो भी आपका कोड है उसको रीड करेगा, देन ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सो इट विल रीड वन लाइन, इट विल ट्रांसलेट दैट एंड एग्जीक्यूट इट।
and we'll go back to reading another line and we can keep on doing this. कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करता है और पूरे को एक साथ एग्जीक्यूट करता है. अगर उसमें कोई भी एक भी एरर होगा तो कुछ भी नहीं करेगा. Interpreter on the other hand, it reads one line, translates, execute, reads another line, translates, executes and keeps on doing that. कहीं पे भी एरर आता है वो पॉज करता है, आप उसको ठीक करते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो. Assemblers on the other hand, assemblers आपके पास जो लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं और जो भी आपका असेंबली लैंग्वेज का कोड है उस असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. तो आपके पास जो असेंबल प्रोग्राम है, आप जब इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो, जो आपने एक बार असेंबल कर दिया, यू डोंट नीड टू गो थ्रू इट अगेन. आपका एक ही बार ट्रांसलेशन होगा, कंटिन्यूस ट्रांसलेशन की हमें जरूरत नहीं होती है. ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है. कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो प्लीज पोस्ट करें, मैं तब तक देख लेता हूँ. बहुत सारी चीज आ गई हैं. थैंक यू. Yeah, there are people who do code in binary because it's not कि उनको शौक है करने का, but there are जैसे device drivers and a lot of these programs, they need to be made in low level language, तो उसके लिए करना पड़ता है. What was ISR? ISR is interrupt service routine and it's a program to service the interrupt. अगर आपके पास कोई भी टाइप का interrupt क्रिएट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो एक ISR प्रोग्राम रूटीन लिखा हुआ है जिसको आप एग्जीक्यूट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है. ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स. इंटरप्रेटर का डिसएडवांटेज क्या है? बहुत टाइम लगेगा आपके पास टू राइट टेस्ट एंड डीबग ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ठीक है, एक मिनट. ओके, सो ये जो है ना यहाँ पे एक मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो गया मुझसे. सो दिस इज इंटरप्रेटर का डिसएडवांटेज, दिस इज कंपाइलर का डिसएडवांटेज, दिस इज इंटरप्रेटर का एडवांटेज एंड दिस इज कंपाइलर का डिसएडवांटेज. ओके, तो ये अपने पास सही कर लेना. तो ये मेरे ख्याल से जो है वो ऊपर नीचे हो गया. सो कंपाइलर का डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि आपको पूरा प्रोग्राम एक बार लिखना है, फिर आपको टेस्ट करने में, डीबग करने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज अगर इसमें एक भी आ रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप. ठीक है. कंपाइलर का एडवांटेज क्या है? कि आप कंपाइल प्रोग्राम एक बार आपने जब स्टोर कर लिया है, ठीक है, तो आपको बार बार आपको कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका स्पेस कम यूज होगा, बिकॉज आपको सॉफ्टवेयर कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम टाइम में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. इंटरप्रेटर का डिसएडवांटेज क्या है? आपके पास बगैर इंटरप्रेटर के आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और बहुत टाइम लेता है एग्जीक्यूट करना, बिकॉज हर बार उसको रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. वेयर कंपाइलर जो उसको बार बार ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. एडवांटेजेस हमारे पास क्या है ऑफ इंटरप्रेटर? इज इजियर टू रीड, राइट एंड क्विकर टू डीबग, बिकॉज आपने एक लाइन लिखी, आपने बोला मुझे नहीं लिखना और लाइंस, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, डीबग कर सकता हूँ, मुझे पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास ये एडवांटेज है ऑफ यूजिंग एन इंटरप्रेटर. ओके, फिर हमारे पास है IDEs. हमने IDEs आप सबने देखे होंगे. IDEs आर सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो. सो एक IDE बेसिकली 3 काम करने में हेल्प करता है. It helps you to write the code, it helps you to translate the code, it helps you to and translate the execution भी obviously, and it helps you to debug the code. ठीक है. सो कोड एडिटर इज अ प्लेस जहां पे आपके पास टाइप कर सकते हो अपने प्रोग्राम को, जैसे एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है. ट्रांसलेटर के अंदर आपके पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर वो इंस्टॉल्ड होता है आपके आईडी के अंदर. रन टाइम एंड डीबगर, आपके पास जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको रन कर, प्रोग्राम को वहीं पर ट्रांसलेट करके उसी में रन कर सकते हो. डीबगर आपको हेल्प करता है टू शो द वेरिएबल्स एंड डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव, उन सबको आपको नजर आता है, आप देख सकते हो कि वैल्यूज क्या है. एरर डायग्नोस्टिक्स, आपको प्रोग्राम के अंदर कोई भी अगर एरर है तो आपको शो कर सकता है, आपके पास रियल टाइम आपको नजर आ रहा होगा. जैसे प्रीटी प्रिंटिंग हमारे पास है, ऑटो डॉक्यूमेंटर है, उसके अंदर आप देख के बता सकते हो कि आपके पास क्या एरर्स हैं. और आप उसको फॉरन से प्रीटी प्रिंटिंग के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे एरर था, यहाँ पे नहीं था. ऑटो डॉक्यूमेंटर क्या करता है? आपने जो भी चीज लिखी आपको उसका डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसका डॉक्यूमेंट वो क्रिएट कर रहा है.
कि what it is used for and what data type it is, सब कुछ उसकी डिटेल वो अपने पास मैनेज कर रहा होगा। ऑटो कंप्लीशन, आपने आधी चीज लिखी है, वो कॉन्टेक्स्ट को देख के वो जो उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ऑटो करेक्शन, अगर आपने कोई चीज गलत कर दी है तो फौरन से आपको एरर बता के आपको उसको सही करवाने में हेल्प करेगा। यस, विजुअल स्टूडियो, पाई चार्म, ये सारे आपके पास जो है वो ब्लड शेड, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आईडीज हैं एंड दे आर ऑल रियली गुड। सो आपके पास ये सारे जो है ना इसके अंदर फीचर्स हर टाइप के आपके आईडी के अंदर हो सकते हैं। एंड दैट्स द एंड फॉर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एनी क्वेश्चंस गाइस फॉर चैप्टर 4? Not a lot to go. Only a quarter is left. ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो बहुत आसान है। Okay, how many do we have right now? Yeah, chapter 5 and 6 are pretty simple. So we'll do that quickly. And we'll do chapter number 5, right? So chapter number 5 हम सबसे पहले start कर रहे हैं with, हाँ, but सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में कुछ था नहीं। सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर इज, ऑल्दो यू माइट थिंक इट्स रियली लेंथी, बट इट्स द सेम थिंग। आपको सॉफ्टवेयर कौन से क्या काम करते हैं वही सारे याद करने। तो मैंने उसके सिर्फ आपको हेडिंग्स बता दी थी, मैं कहा था कि उसको डिटेल में जो है मैं गो थ्रू नहीं कर रहा। दैट इज समथिंग दैट यू विल गो थ्रू योरसेल्फ। सो उसके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। स्टार्टिंग में जो चीजें थी ना वो काफी लेंथी थी, वो हमने पहले कवर कर लिया। और अब तो ज्यादा टेक्निकल चीजें और इतनी लेंथी नहीं है, तो उसमें इतना टेक्स्ट भी नहीं है। ओके, so the first thing that we'll go over is the internet and the world wide web. So let's compare कि हमारे पास इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ठीक है, सो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मैं और आप, हम सब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और मैं और आप जब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मैं और आप जो एक दूसरे को जो है वो डेटा और ईमेल सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, टीसीपी आईपी यूज कर सकते हैं। अपने पास बेसिकली जो है वो डिफरेंट चीजें हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज हैं। सो इंटरनेट पे क्या है, इंटरनेट पे हमारे पास इज, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक, आई विल गिव यू अ ब्रेक आफ्टर दिस। ठीक है, या सो एज आई वाज सेइंग कि हमारे पास जो है इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, so they can have their own resources, right? So cloud computers are over the internet, world wide web, आपके पास जो है वेब पेजेस, वेब सर्वर सारे आपके पास जो इंटरनेट के ऊपर है। तो ये सारी चीजें आपके पास इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और आप क्या कर सकते हो, उधर से पुल कर सकते हो उनको यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ऑनलाइन गेमिंग आपके पास है तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, तो आपके पास ऑनलाइन गेमिंग की भी एक्सेसिबिलिटी है, तो आप उनको गेम्स को थ्रू यूजिंग द सर्वर्स आप उनको जो है वो फेच करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज सबसेट ऑफ द इंटरनेट। इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस, यानी उसके अंदर आपके पास ऑडियो वीडियो सब कुछ आपके पास है। जैसे यूट्यूब is part of the world wide web. It has audio, it has video, it has images, it has text. तो आपके पास is a multimedia web page, और आपके पास सारे जो ऐसे वेबसाइट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट होंगे। They can use HTTP और HTTPS। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? एस का मतलब क्या है, सिक्योर। सो आपके पास HTTP यूज होता है टू सेंड HTML वेब पेजेस। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजेस। अब आपके पास जो इसके अंदर URLs यूज होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, टू स्पेसिफाई कि ये वेबसाइट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होना चाहिए, कौन से सर्वर पे है, उसके अंदर कौन से फोल्डर में, कहाँ पे है। ठीक है, और वेब रिसोर्सेज को, वेब पेजेस को हम जो है फेच कर सकते हैं यूजिंग वेब ब्राउजर, और आप वेब ब्राउजर के थ्रू फेच करके ला सकते हो सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर। सो इस एग्जांपल को देखो, हमारे पास सामने एक वेबसाइट लिखी हुई है, जैसे लिखा आपके पास, तो उसके अंदर पार्टीशंस क्या है। तो जैसा कि मैं कोई एग्जांपल भी साथ साथ में देता रहता हूँ नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल HTTPS, ठीक है, www.cswithzen.com
/o level, ठीक है। सो अब ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज द प्रोटोकॉल। तो ये HTTP HTTPS हो सकता है। देन आपके पास जो डोमेन है इसका, ठीक है, डोमेन आपके पास जो है वो इज मेड अप ऑफ द डोमेन होस्ट विच इज वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन नेम विच इज एग्जांपल के अंदर CS with Zen, और इसका डोमेन टाइप .com यानी कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, गवर्नमेंट है या किसी कंट्री का, तो उसकी डिस्क्रिप्शन है। देन आपके पास जो है वो उसका पाथ हो सकता है, एंड दैट पाथ वुड बी अ वेब पेज और अ फाइल जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें पार्टीशन करना आना चाहिए, हमें इसके अंदर डाइसेक्ट करना आना चाहिए व्हाट इज व्हाट। So let's talk about HTTP and HTTPS. So HTTP is Hypertext Transfer Protocol and is a set of rules जो आपको obey करने पड़ते हैं when you transfer the files across the internet. तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके पास जो है वो इस प्रोटोकॉल को आपको यूज करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। मैं अगर आपको लेटर भेजना चाह रहा हूँ तो आई कैन नॉट सेंड अ पेपर एंड सेंड द लेटर टू यू, आई हैव टू पुट इट इन एन एनवेलप, उसके ऊपर स्टैंप लगाना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास HTTP वो रूल्स बताते हैं कि आपने करना क्या है टू बेसिकली सेंड अ फाइल अक्रॉस। अगर आपको उसको सिक्योर करना है यानी आपने सिक्योरिटी के साथ सेंड करना है, मे बी आपके पास बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा जो आप सेंड करना चाह रहे हो, इसलिए आपको S यानी HTTPS पास यूज करना पड़ेगा, दैट विल मेक इट सिक्योर। अब हमारे पास जो है वो इस वेबसाइट्स को यूज करने के लिए आपको एक जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, दैट इज ए वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर के कुछ फीचर्स हैं और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको नजर आएगा, मेरे ख्याल से आया है अभी रिसेंटली, शायद मुझे याद नहीं आ रहा मगर मैंने अभी रिसेंटली भी देखा है, ठीक है। हमारे पास जो है वो फीचर्स क्या है, हमारे पास फीचर्स हैं ऑफ अ वेब ब्राउजर कि आपके पास एक होम पेज होगा और उसके अंदर एक एड्रेस बार होगा जहां पर अपना आप वेबसाइट टाइप कर सकते हो। इट इज एबिलिटी टू बुकमार्क वेब पेजेस, बुकमार्क का मतलब है कि सेव कर दिया कि ये वापस मुझे टाइप नहीं करना पड़े, मैं क्लिक करूंगा मैं उस पेज पे आ जाऊंगा। इट कैन कीप हिस्ट्री ऑफ एनी वेब पेज दैट यू विजिटेड, आपने 10 पेज खोले, आपने बंद कर दिया, उसकी सारी हिस्ट्री मेंटेन्ड है, ठीक है। आप बैक जा सकते हो किसी वेब पेज पे, फॉरवर्ड जा सकते हो अगर आप पीछे हो गए थे। आप बहुत सारे वेब पेजेस मल्टीपल टैब्स में एक साथ आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर कुकीज होते हैं, हम कुकीज के ऊपर आगे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपके पास हाइपर लिंक्स होंगे टू मूव अक्रॉस वेब पेजेस, तो आपके पास एक लिंक दिया, आपने लिंक पे क्लिक किया आपको दूसरे वेब पेज पे गया, आपने वहां पे क्लिक किया आपको दूसरे पेज पे ले गया। एंड आपके पास जो है वो डेटा हम कैश कर सकते हैं। कैश का मतलब है कि आपने टेम्परेरी जगह पे स्टोर कर दिया सो दैट आपके पास नेक्स्ट टाइम आपको जो है वापस से वो चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़े। एंड ऑल्सो इट कैन मेक यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास वेब ब्राउजर को ट्रांसलेट करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। इट्स अ टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू मेक डायनामिक वेब पेजेस, दैट इज यूज्ड फॉर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू basically retrieve a web page you from a website, ठीक है। So the first thing that you do is, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास हम URL एंटर करते हैं इन वेब ब्राउजर, ठीक है। तो हम वेब ब्राउजर के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास URL डाल देते हैं कि हमारा वेबसाइट मुझे ये चाहिए, मुझे www.---.com, ठीक है। तो जो भी आपकी वेबसाइट है आपने दे दी। अब प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट का नाम मुझे और आपको याद है, कंप्यूटर इंटरनेट को उस वेबसाइट के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। What they need is, if you remember, an IP address. उस IP address से वो एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकता है where this website is. And for that, it needs to find the IP address by using the DNS, Domain Name Service Server. और वो क्या करता है, DNS जो है वो आपके पास ढूंढेगा, इसके बाद एक टेबल होगा और उस टेबल के अंदर वो ढूंढेगा आपके पास उस डोमेन नेम के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस के। इसका डोमेन नेम अगर आपके पास था cs.zen.com तो आपके पास का आईपी एड्रेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास डीएनएस है, ये डीएनएस जनरली आपके आईएसपी के पास होगा, ठीक है। अगर वो वहां पे नहीं है यूआरएल, बिकॉज हो सकता है कि आपका ये डोमेन आपने कभी खोला ही नहीं था, आपका आईपी एड्रेस नहीं है, सो आप एक और डीएनएस को सेंड कर सकते हो। यू कैन फॉरवर्ड इट टू अनदर डीएनएस एंड दैट डीएनएस विल फाइंड the domain name's IP address in that table. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो है वो x की वैल्यू थी, तो अब यहाँ पे वो कॉपी हो जाएगी और अपने पास भी स्टोर कर लेगा।
and then it will send it back to the computer. So once the computer has this IP address, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, then computer sets up link with the IP server. ठीक है, तो सर्वर के साथ वो कनेक्ट करेगा और उससे फिर फेच करेगा कि आपके पास यहाँ से मुझे ये रिसोर्स चाहिए. सो उससे वो लिंक क्रिएट करेगा. तो फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट को लिया, उस वेबसाइट से आपको पेज चाहिए, तो आपका जब आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो आप एक लिंक क्रिएट करोगे सो दैट यू कैन ट्रांसमिट द डेटा अक्रॉस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, ओके. फिर आता है हमारे पास कुकीज के ऊपर. सो कुकी क्या है? कुकी इज अ स्मॉल फाइल जिसके अंदर आपके पास यूजर की प्रेफरेंसेस स्टोर हो सकती हैं परमानेंटली और टेम्पररीली. जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको वो वेबसाइट एक कुकी देता है जिसके अंदर आपने अपने बिहेवियर और उसकी प्रेफरेंसेस जो भी आपने किया वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा उस कुकी के अंदर. एंड बेसिकली इट्स अ स्मॉल लुकअप टेबल. जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पे गए, आपने पिछली बार मैंने कोई वेबसाइट खोली थी जिसमें मैंने जो है अपने कार्ट के अंदर 1 2 3 4 4 आइटम्स डाल दी थी. मैंने बंद कर दी वेबसाइट, मैंने वापस विजिट किया तो कुकी में से उसने डेटा निकाला. उसने लगा इस बंदे ने जो है 4 आइटम्स अपने कार्ट में डाले थे, वापस डाल दो. So next time I continue कर सकता हूँ. So why it is why it is good is because that if I would revisit the website again, my experience or my preferences would be saved, and I could just continue from where I left off. So I would not have to restart the process. So there are two types of cookies. एक है session cookie और एक है persistent cookie. अब session cookie आपके पास temporarily data को store करता है on your computer, on the user's computer. And जैसे आपके पास ब्राउजर बंद हो जाएगा, आपका वेबसाइट का सेशन भी एंड हो जाएगा और कुकी भी डिलीट हो जाएगी. तो ये आपके पास जो है, आप सेशंस को आप सेशन कुकी आप किसके लिए यूज कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपने स्टार्ट किया, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, तो आपके पास वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है, इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती. ठीक है, एंड दे डू नॉट नीड टू आइडेंटिफाई हु यू आर, इट्स जस्ट ऑन योर कंप्यूटर. सो आपके कंप्यूटर की बेस पर चीजें स्टोर हो रही हैं. ठीक है, फिर हमारे पास है परसिस्टेंट कुकी. अब परसिस्टेंट कुकी क्या करता है? परसिस्टेंट कुकी आपके पास आपकी लॉगिन डिटेल्स को स्टोर करता है और वो आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर होंगी जब तक वो एक्सपायर नहीं होती, एंड विल रिमेन इन ऑपरेशन इवन अगर आपने वो वेबसाइट बंद कर दी है, आपने सेशन बंद कर दिया, अपने पास स्टोर रखेगा. तो जैसे अगर आप फेसबुक या फिर अपने ईमेल्स और इस तरह की चीजें जहां पे आप जो लॉग इन कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक persistent कुकी बनेगा और उस persistent कुकी के अंदर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी. Good question. Should we learn how important how output devices work? Like, no, आपको उनकी वर्किंग के ऊपर नहीं करना है. There are like certain devices, जैसे for example a touch screen. So you have different types of touch screen. You should know how to differentiate between them. So only in the case where you have to differentiate between the technologies of an output device or an input device, that's where you have to be able to identify how they are different, maybe using their functionalities. But you don't have to memorize or learn how they work. ठीक है, that is not now part of our course. ठीक है, previously होता था, अब नहीं होता. Do you guys want a break? Expiry date for the permanent cookies, that varies from website to website. So every website will have their own set of expiry date. नहीं चाहिए? ओके. अच्छा जी, तो फिर हम करते हैं डिजिटल.
Okay, so we'll take a 10-minute break, right? So we'll be back at 10:30. 10 minute. I also need to rest my throat. You guys hydrate. We'll come back in 10 minutes. Okay?
Okay, so we are back. Okay. अच्छा जी. So yeah, so मेरे ख्याल से काफी सारे लोग हैं. Tell your friends we are still continuing. Those who took a break and never came back, or who went to other classes or took a break, just tell them we have our stream continuing, and we'll hopefully complete this very soon. ठीक है? Will the stream be on the channel? Hopefully, if YouTube doesn't delete it. I don't know, so it's a very long stream. Hopefully they would not delete it. So it should be there. Okay, चलें start करते हैं. So digital currency पे आते हैं. Digital currency हमारे पास क्या होता है? तो digital currency is basically कोई भी digital format में कोई physical जो fiat currency है, basically वो digital form में हमारे पास exist कर रहा है, ठीक है? And it relies on a central bank. जैसे State Bank of Pakistan will control all the rupees. तो कहीं भी डिजिटली भी वो अगर प्रिंट हो रहा है, डिजिटली भी अगर वो आपके पास यूज हो रहा है, तो आपके पास उस डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी आपके पास जो है वो ये सारी चीजें जो है बैक्ड अप है थ्रू ए सेंट्रल बैंक, ठीक है. फिर हमारे पास है क्रिप्टो करेंसी. सो क्रिप्टो करेंसी इज अनदर टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी जो आपके पास ओवरकम करता है सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज को. तो अनलाइक द फिएट डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के कोई भी जो स्टेट कंट्रोल नहीं करता, यानी रुपीज या डॉलर्स कोई एक कंट्री कंट्रोल नहीं कर रहा है. ये सिर्फ बेसिकली ट्रांजैक्शंस जो है इसके पब्लिकली अवेलेबल है और हर कोई इसको देख सकता है. तो एक अगर बिटकॉइन है और वो यूज हो रहा है, तो वो एक बिटकॉइन पूरी दुनिया को पता है किसने कहाँ पे यूज किया है, तो उसकी ओनरशिप विजिबल है, उसकी ट्रांजैक्शन विजिबल है टू एवरीवन ओवर द इंटरनेट. सो इसको यूज करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने पास जो है ब्लॉकचेन यूज करते हैं. सो ब्लॉकचेनिंग बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारे पास यूज करता है ब्लॉकचेनिंग. और ब्लॉकचेनिंग आपके पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो आपके पास हर एक ट्रांजैक्शन पे जब आपके पास अकर होता है तो उसकी कॉपी अपने सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर स्टोर करता है, ठीक है. एंड रिमूव करता है कोई भी ऐसे सिक्योरिटी रिस्क अगर कोई हैकिंग से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, मैंने ट्रांजैक्शन किया और मैंने जो है ट्रांजैक्शन करके सनान को जो है वो एक बिटकॉइन दिया है, ठीक है. सो यू एंड एवरीवन एल्स ऑन द इंटरनेट वुड नो कि ये बिटकॉइन सर जैन ने जो है वो सनान को दिया है. तो अगर कोई इसको हैक करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो अगर हमने इसको हैक करके वो बिटकॉइन जो चोरी करके उसने यूज किया, तो नो वन, सो एवरीवन वुड नो कि ये आपका हैक हुआ है, बिकॉज उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल के अंदर लास्ट ओनर उसका सनान था, ठीक है. एंड इट्स नॉट ओनली दैट, इतना सिंपल नहीं है, ये तो बड़ा बेसिक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बट ऑल्सो होता है कि हर ट्रांजैक्शन जब भी आपका होता है तो उसका एक नया ब्लॉक बनता है, ठीक है. अब वो ब्लॉक जो है उसके अंदर डेटा होगा ऑफ दैट ट्रांजैक्शन एंड हैश वैल्यू जो आपके पास एक एल्गोरिथम से जो है वो कैलकुलेट होगी और क्रिएट होने के बाद हैश वैल्यू हमारे पास बताएगी कि इससे पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था और वो उससे पहले वाला ट्रांजैक्शन बताएगी. तो एक चेन है. सो इफ यू गेट द लास्ट value, if you get the last block, you would be able to track all the transactions. और अगर आपके पास जो है किसी ने अगर फेक किया है, अगर किसी ने गलत किया है, तो आपके पास जो चेन कभी भी नहीं बनेगी. हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक टाइम स्टैम्प होगा, तो आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजैक्शन किसने किया है, कब किया है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, वो सारी चीज आपके पास होंगी. और फर्स्ट ब्लॉक जो आपका क्रिएट होता है दैट्स द जेनेसिस ब्लॉक. और उधर तक आपके पास एक चेन बनेगी कि पहला आपके पास ये बिटकॉइन है, पहला आपके पास ये कहाँ पे वैल्यू आई थी, ठीक है. सो इफ आपके पास किसी ने इलीगली लिया, मैं आपको बता दिया, तो आप उसका चेन ब्रेक हो जाएगी. एंड आपके पास एक प्रूफ ऑफ वर्क होगा जो प्रिवेंट करेगा कि आपके पास इज यूज्ड टू प्रिवेंट हाई स्पीड नंबर क्रंचिंग. मतलब कि आपके पास ऐसे कंप्यूटर जो बहुत फास्ट हैं और आपके पास जो है वो बहुत जल्दी जो ट्रांजैक्शन करके जो है वो पास होके जाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता, बिकॉज प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो 10 मिनट लेता है टू कंप्लीट. सो टेक्स 10 मिनट्स
टू बेसिकली कंप्लीट द प्रोसेस। तो आपके पास अगर कोई भी साइबर अटैक होने वाला है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को पुलिस करना यानी इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास माइनर्स होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा माइनर्स हैं जो बेसिकली इनको यूज कर रहे, उनको बेसिकली वेरीफाई करने के लिए हेल्प करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज के अलावा ब्लॉकचेन और कहाँ यूज होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, रिसर्चेस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, ऐसी एजुकेशन के अंदर आपका इवन यूज हो सकता है। ऐसी जगह पे जहां पे आपको जो है ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना है तो वहां पे आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिग्रीज, राइट? सो यू मस्ट हैव हर्ड के लोग फेक डिग्री से बनाते हैं। तो फेक डिग्री है, फॉर एग्जांपल किसी ने जो है वो फेक डिग्री बना ली, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मैंने जो है ना ये फेक डिग्री बनाई और ये मैंने मेरी ओरिजिनल डिग्री है ना। हाउ वुड यू वेरीफाई कि ओरिजिनल है या नहीं है? आप उसको ब्लॉकचेन के थ्रू जो उसको वेरीफाई कर सकते हो कि इसको यूनिवर्सिटी ने दी भी थी या नहीं दी थी ये डिग्री। नॉट इवन जस्ट डिग्री, सर्टिफिकेट्स और बहुत सारी चीज़ें आप अपने पास बेसिकली किसी भी टाइप के वेरिफिकेशन के फॉर्म में आप अपने पास यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हम अपने पास बात करें, हाँ पॉलिटिक्स के अंदर भी कर सकते हैं बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी हमारे पास क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स की अगर हम बात करें, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हमारे पास या साइबर सिक्योरिटी रेफर करता है टू सिस्टम्स जो हमने अपने पास प्लेस किए हैं टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर क्रिमिनल अटैक्स। तो साइबर क्रिमिनल अटैक्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक्स। सो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होते हैं? इज अ मेथड के कोई जो है ना बस बैठ के पूरा दिन हर टाइप का पासवर्ड डाल रहा है। मैंने कहा कि ये मेरा फोन है, इसके अंदर 4 डिजिट का नंबर वाला पासवर्ड है, तो किसी ने डाला 0000, फिर डाला 0001, फिर डाला 0002, 0003, तो सारे कॉम्बिनेशन को चेक करेगा, ब्रूट फोर्स कर रहा है, राइट? ऑब्वियसली पहली बारी में नहीं मिलेगा, हो सकता है पहली बारी में मिल जाए, बट थोड़ी देर बाद उसको मिल ही जाएगा। एंड लोग जिस तरह के पासवर्ड रखते हैं, जैसे अगर फोन का पासवर्ड लोग बहुत सारे लोग 0000 ही रखते हैं, तो वो तो फौरन से क्रैक हो जाएगा, राइट? तो आपके पास जो है वो ऑल्दो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बट कंप्यूटर्स आर सो फास्ट दैट वो जो है वो उसको ब्रेक कर सकते हैं इजीली। फिर हमारे पास हम बात कर रहे हैं डेटा इंटरसेप्शन की। तो डेटा इंटरसेप्शन का मतलब कि आपको मैं अगर ये डेटा सेंड कर रहा हूँ, आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ, बीच में जो एक हैकर आ गया, उसने स्टील कर लिया, उसने स्निफ कर लिया पैकेट को, उसने पैकेट जा रहा था, उसने बोला ये पैकेट मेरे को भी देखना क्या है, उसने भी अपने पास कॉपी कर लिया। अब उसने अपने पास कॉपी कर लिया, उसके बाद क्या कर सकता है? उस पैकेट को देख सकता है, उसको रीड कर सकता है, अगर उसको ऑब्वियसली पैकेट एनक्रिप्टेड नहीं है तो उसको रीड भी कर सकेगा। फिर हमारे पास है वॉर ड्राइविंग। वॉर ड्राइविंग क्या होती है? इसको हम ऑल्सो कहते हैं एक्सेस पॉइंट मैपिंग, जो बेसिकली क्या करता है, आपके पास आपके डेटा को वायरलेसली गैदर करना शुरू करता है। कि जब फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा एक राउटर के थ्रू या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो आपके पास वो इंटरसेप्ट करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं कहीं पे भी। फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडॉस अटैक। आप सबने सुना होगा, डीडॉस अटैक इज बेसिकली गोइंग टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एक्सेसिंग द इंटरनेट और एक्सेसिंग द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग डीडॉस अटैक के अंदर होता है कि जैसे डॉस अटैक, डिनायल सर्विस अटैक के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर एक वेबसाइट के ऊपर जो है सारे के सारे जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, बहुत सारी बॉट्स के थ्रू, डमीज के थ्रू। तो आपके पास सब जो क्योंकि यूज कर रहे हैं, सो वेब सर्वर जो सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए वो फेल हो जाता है। सो डीडॉस अटैक जो आपके पास बेसिकली इंडिविजुअल कंप्यूटर को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ईमेल्स या किसी भी टाइप की ऑनलाइन सर्विस, तो पूरे ऑनलाइन सर्विस को जैम कर देते हैं बाय अटैकिंग द सिस्टम इन अ वे दैट योर नेटवर्क इज जैम्ड। फिर हमारे पास है हैकिंग। अब हैकिंग हमारे पास बड़ा कॉमन सा टर्म हम यूज करते हैं। हैकिंग का मतलब है गेनिंग इलीगल एक्सेस फॉर समथिंग। सो कोई भी कंप्यूटर का आपने इलीगल एक्सेस गेन कर लिया और उसमें से आप कॉपी कर रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, तो वो आपके पास जो है वो हैकिंग होगा। अब हैकिंग जो है ऑब्वियसली प्रिवेंट आप कर सकते हो, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रिप्शन, राइट? बिकॉज इंक्रिप्शन करने के बाद भी जो है वो लोग कॉपी तो कर सकते हैं ना, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फायरवॉल्स, यूजर नेम, आपके पास जो है पासवर्ड चेंज करना। तो अगर कोई बंदा एक्सेस ही नहीं करता है, मैं पासवर्ड रोज चेंज करता हूँ, तो आपको अगर पासवर्ड आज पता भी चल जाए तो कल चेंज हो जाएगा, सो यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस माई अकाउंट और यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस माई कंप्यूटर। अब इसी तरह का हैकिंग के साथ साथ एक टर्म जो नॉर्मली हमारे यूज होता है, दैट इज एथिकल हैकिंग। और एथिकल हैकिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जहां पर हम अपने पास कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं सो दैट हमारे पास सिस्टम्स को हम हैक करें, यानी हैकर्स हैक करें और बताएं कि उसके अंदर सिक्योरिटी के मेजर्स कौन कौन से हमने लेने हैं। फिर हम बात करेंगे मेलवेयर की।
So there are different types of malwares that are available: viruses, worms, Trojan horse, ransomware, adware, spyware. ये सारे टर्म्स आपने जो है वो होपफुली देखे होंगे, और उसमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो आपके लिए नया होगा. Viruses are programs, ठीक है, जो आपके पास programs that replicate with intention of corrupting. ठीक है, तो आपके पास आपके किसी भी फाइल को डिलीट करना, करप्ट करने के लिए आपके पास यूज हो सकता है. ठीक है, वर्म्स. अब वर्म्स आपके पास आर स्टैंड अलोन viruses that can replicate themselves with intention of spreading. तो आपका जो स्प्रेड कर लेता है दूसरे कंप्यूटर्स पर. ठीक है, फिर हमारे पास है ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स हमारे पास इज अ malicious program often disguised as legitimate सॉफ्टवेयर. तो आप इसको डिस्गाइज कर देते हो, और उसके बाद होता ही है कि आपके पास जब उसको कोई यूज करना चाहता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा ये जो है वो इन्फेक्टेड फाइल है, यू कैन नॉट यूज दैट. स्पाईवेयर. स्पाईवेयर ये आपके पास ये है, ये आपके पास ये है. स्पाईवेयर गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग. सो मॉनिटर करता रहेगा, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, जो भी आपने एक्टिविटी की, उस सबको मॉनिटर करके गैदर करेगा अपने पास. ठीक है. एडवेयर. एडवेयर आपके पास होता है इज अ सॉफ्टवेयर दैट floods users computer with unwanted advertising. ठीक है, तो आपके पास पॉपअप्स आते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट पर आप जाते हैं या कहीं पे भी आप आपके कंप्यूटर पे जो अचानक से रैंडम एड्स खुलना शुरू हो जाते हैं, दैट इज एडवेयर. एंड लास्ट इज ransomware, programs that encrypt the data on a user's computer. ठीक है, और उसके बाद क्या करता है वो आपको बोलता है कि आप इतने पैसे दें तो हम उसको डिक्रिप्ट कर देंगे, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर सकते. क्या What's the difference between worms and viruses? वर्म जो है आपके पास और वायरसेस में डिफरेंस ये है कि वायरसेस जो है आपके पास किसी एक प्रोग्राम पे या किसी फाइल पे जाके इन्फेक्ट होंगे और फाइल के साथ अटैच हो गए, और उसका काम ये होगा कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करे ताकि वो दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करे, उनको डिलीट करे, उनको करप्ट करे. वर्म जो है वो किसी को इन्फेक्ट नहीं करते, वो स्टैंड अलोन होता है, वो खुद अकेला है. ठीक है, वो वर्म एग्जिस्ट करता है और उसका काम ये वो भी रेप्लिकेट करेगा. बट इसके और उसके रेप्लिकेशन में डिफरेंस ये कि वायरसेस आपके पास दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करके रेप्लिकेट होते हैं. इट डजंट इन्फेक्ट अदर फाइल्स, इट ट्राइज टू स्प्रेड ओवर द नेटवर्क. तो कोई भी डिवाइस के साथ, कहीं भी इंटरनेट के साथ, नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आगे आगे फॉरवर्ड होते जाएंगे, आगे आगे स्प्रेड होते जाएंगे. uh, yeah, exactly, it doesn't need an active host. Exactly.
अगर पैसे देने के, हाँ तो वो ऑब्वियसली देयर इज, उनको पैसे मिल जाते हैं, उनका कोई प्रोसेस होता है पूरा कि ब्लैक, आपके पास डार्क वेब के थ्रू आप उसको जो है सेंड करते हो, देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली, आप जो है वो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन आपको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके दे देंगे, हो सकता है कि वो आपको डबल क्रॉस भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर दैट, बट स्टिल ठीक है। सो आई होप ये सारे मेलवेयर क्लियर हो गए होंगे। फिर हमारे पास है फिशिंग। फिशिंग इज बेसिकली सेंडिंग ए लेजिटिमेट ईमेल टू द यूजर। आपको अक्सर यूजर्स को ईमेल्स आती हैं जो कोई ऐसे लिंक्स या ऐसे अटैचमेंट जो फेक वेबसाइट पे लेके जाते हैं, सो दैट आपको वो इरिटेट कर सके, आपके पास जो है वो एक एक्शन आप लें और उसके ऊपर आपके पास फिशिंग अटैक हो सके, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप जो अपने अपने पर्सनल डिटेल्स आप प्रोवाइड कर दोगे, तो उसके बाद होगा ये कि आपके जो डिटेल्स हैं वो हैक हो गए हैं। सो समटाइम्स यू वुड नॉट इवन फिगर आउट कि वो हैक हो गई हैं, ठीक है, बट दैट इज डन थ्रू द ईमेल्स। हाउ डू यू मिटिगेट इट? तो बेसिकली अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये फिशिंग अटैक है। आप अक्सर ईमेल्स आप देख के बता सकते हो नहीं स्पैम है या नहीं है। दूसरा हमारे पास जो है वो हर ईमेल को खोलने की जरूरत नहीं है, जो आपके काम की ईमेल है वही देखें, बाकी सबको ना देखें। एंटी फिशिंग टूल्स आपके पास होते हैं ब्राउजर्स के अंदर, आपके ईमेल्स के अंदर भी अक्सर हमारे पास अब ये एंटी फिशिंग हो रही होती है, स्पैमिंग चेक हो रही होती है, सो मेक श्योर आप उसको चेक कर लें। फिर है फार्मिंग। फार्मिंग इज बेसिकली आप मलिशियस कोड को इंस्टॉल कर लो किसी कंप्यूटर पे विदाउट दैट नॉलेज, और वो आपके पास एक फार्मिंग अटैक करे बाय गैदरिंग योर इंफॉर्मेशन, बेसिकली आपको रीडायरेक्ट करे ऐसी वेबसाइट्स पे जो फेक है। जैसे आपने खोला facebook.com, so it moves you to another website instead of Facebook. You might think you are on facebook.com, but you are on another website. तो फार्मिंग अटैक जो आपके पास इंस्टॉल होके होता है आपके कंप्यूटर पे। अगेन हाउ डू यू मेडिकेट योरसेल्फ? आप ऐसे ब्राउजर्स यूज करें जो आपके पास फार्मिंग और फिशिंग अटैक्स को चेक कर सके। अप टू डेट एंटीवायरस को रखें जिसमें आप फार्मिंग अटैक्स को ब्लॉक कर सकें। वेबसाइट के नाम चेक करें। आपने खोला दराज.pk, DARAZ.pk, राइट, और डबल जी वाला दराज खुल जाता है यार। अब आपने, आपको तो देख के फौरन नहीं पता चलेगा, मगर अगर आपने गौर से उसके नाम को देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये जो है वो फेक वेबसाइट पे चला गया होगा, तो आप इसको देखते रहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली साइबर क्रिमिनल क्रिएट करते हैं ऐसी सोशल सिचुएशन जिसके अंदर आप मैनिपुलेट होकर आपने इंफॉर्मेशन जो यूज आपने हैकर को प्रोवाइड किया। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आपके पास मैसेजेस के अंदर आपके पास आ जाते हैं कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये अर्जेंट है, और आप उसको रिप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान वेरी कॉमनली यू वुड फाइंड मैसेजेस फॉर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जी तो पाकिस्तान का आपको मैसेज आ रहा है, आपने कुछ इनाम जीता है। सो लोग जो है वो दे के क्यूरियोसिटी होती है, दे वुड क्लिक ऑन थिंग्स एंड उससे जो है वो उनके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसके उसके बाद आपके आ सकते हैं, ठीक है। स्कैरवेयर आपके पास लोग डराते हैं लोगों को कैसे कि आपके पास एक एंटी आपका वायरस आ गया है, आप इसको डाउनलोड करें तो वरना आपके पास होगा। अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा स्कैरवेयर आते हैं कि आपके कंप्यूटर में 10 वायरसेस हैं, डाउनलोड दिस टू बेसिकली सॉल्व योर टू रिमूव ऑल ऑफ दैट। फिशिंग ईमेल्स, वो मैंने अभी एक स्कैम आपको बताया कि आपके स्कैम्स हो सकते हैं फिशिंग के, कि आपके पास आपको लगे कि इसके अंदर जेन्युइन है और आपने उसको रिप्लाई किया, आपको लगे स्कूल से आपको ईमेल आया, आपने उसका रिप्लाई किया और आपकी डिटेल्स हैक हो जाए। बेटिंग बेटिंग होती है कि आपके पास लोग क्या करते हैं अपनी यूएसबीज जो है वो कहीं पे रैंडम जगह पे छोड़ दी, किसी बंदे ने उठाया उसको अपने कंप्यूटर में लगाया और उसके अंदर वायरस था या उसके अंदर कोई मेलवेयर था जिस जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। फोन कॉल्स, पाकिस्तान में आप रिसेंटली हमारे पास एक नया जो स्टार्ट हुआ है दैट इज थ्रू फोन कॉल्स। आपको कॉल आती है फ्रॉम अ बैंक, बैंक में बोलता है आपके पास ये होगा ये होगा, आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हो और फिर उससे होता है कि आप आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन, आपके बैंक की डिटेल्स जो है वो आगे लीक हो जाती हैं। अच्छा जी, ओके। सो सोशल इंजीनियरिंग एक और टर्म है, और ये जो 5 आपको एग्जांपल्स दी थी सोशल इंजीनियरिंग के लिए थी, बट 3 जो है कॉमन इमोशन जो है वो हम जो है आपके पास साइबर क्रिमिनल जो है वो आपके एक्सप्लॉइट करते हैं।
फियर, क्यूरोसिटी, एम्पैथी। फियर, डरा के कि ये हो गया, आप अगर जवाब नहीं दोगे, आप ये नहीं करोगे तो आपके पास जो है वो नुकसान होगा। बैंक से कॉल आए, आपने जो है वो एक्स अमाउंट ऑफ पैसे जो आपने इसको भेज दिए हैं, आपको कंफर्म करना था आपने भेजे नहीं भेजे। आप बोले नहीं मैंने तो नहीं भेजे, वो आपको डरा देगा। आप जो है वो फौरन से बताओगे नहीं नहीं मुझे वापस चाहिए, गलती हो गई, हो गया हो गया, और फिर आपकी वो इन्फॉर्मेशन लेगा। आप डर के मारे जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे। फिर हमारे पास क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या हो सकती है? आपके पास आपको कोई चीज़ मिली, आपके पास आपको लगा ऐसा ये चीज़ जो है वो उसको सॉल्व करने से, ये यूज़ करने से आपके पास क्या होता है, आपको चेक करना है, उसमें आप फंस सकते हो। एम्पैथी, आपके पास सच में जो है वो किसी का मैसेज आता है कि अल्लाह के वास्ते मुझे जो है ना आप 50 रुपये का लोड करा दें, मुझे जो है वो कॉल करनी है। आपने बोला अच्छा चलो किसी का फ़ायदा हो जाएगा, आपने उसको लोड करा दिया और आपका उल्टा नुकसान हो गया। तो इस तरह की और भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। तो इमोशंस को आप यूज़ करके अक्सर जो है वो, इवन दो यू आर वेरी स्मार्ट, यू माइट कैच ऑल ऑफ द फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक्स, बट सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आप भी जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपना दिमाग चेंज हो सकता है आपके पास। ठीक है, ओके। A good and healthy honors. I need a sleeping break वैसे भी, but I need to end this. Let's quickly end this. इतना मसला नहीं है, अभी एक ही चैप्टर रह गया एंड कितने स्लाइड्स रह गए हैं? Hardly 30 slides, not more, not a lot. So we'll complete this very quickly. Don't worry about that. ठीक है, I need to give you a test paper as well. So let me complete this. I will give you the test paper. We'll end this and you can take a nap, do the paper. बट होपफुली इसके बाद जो है आपको कोई भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे इतनी देर बात बोलने का कोई तो फायदा होना चाहिए आपको। ओके, कीपिंग डेटा सेफ। तो आप डेटा को कैसे सेव कर सकते हो? डेटा को सेव करने का सिंपल से तरीका ही है कि आप जो है अपने पास एक्सेस लेवल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे हर बंदे के पास एक डिफरेंट एक्सेस लेवल होगा, ठीक है। एक बंदा है जिसको आपने अलाउ किया है डिलीट करना है, एक को आपने अलाउ किया है यूज करना, तो आपके पास डिफरेंट जो है वो आपने एक्सेस लेवल्स प्रोवाइड किए हैं सो दैट एवरीवन कैन यूज इट और नॉट यूज इट। Yeah, I'm saying just 30 slides because you complete 200 slides. So 30 in comparison is very small number. ठीक है। एंटी मेलवेयर। सो एंटी मेलवेयर आपके पास जो है वो एंटी वायरस, एंटी मेलवेयर, एंटी स्पाईवेयर, ये टर्म्स आपके पास नॉर्मली यूज होते हैं टू रिमूव एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेलवेयर। ठीक है। अब एंटी स्पाईवेयर दो मेथड्स को यूज करता है। व्हाट इट डज इज के आपके पास जो है वो दो चीजें क्या करता है आपके पास, एक करता है आपके पास रूल्स के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कोई चीज आपका स्पाईवेयर है, और दूसरा फाइल स्ट्रक्चर्स को देखता है कि वो आपका फाइल स्ट्रक्चर क्या कॉमनली यूज स्पाईवेयर का है या नहीं है। जैसे अगर आपने कभी कोई गेम इंस्टॉल किया, उसको क्रैक किया हो, सो आपने देखा होगा आपका एंटीवायरस जो फौरन से उसको जो है वो बोलता है ये जो है वो वायरस है। इज नॉट कि वो वायरस है, इज दैट कि उसने उसने आइडेंटिफाई किया हुआ एक फाइल स्ट्रक्चर को कि ये एक टाइप ऑफ वायरस है या वायरस हो सकता है। ठीक है, और उसको डिटेक्ट करता है, उसको रिमूव करता है और प्रिवेंट करता है फ्रॉम अदर स्पाईवेयर्स फ्रॉम कमिंग इन। ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज द एबिलिटी फॉर अ यूजर टू प्रूव इफ दे आर हु दे आर। जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड या पिन प्रोवाइड करना। ठीक है, आपके पास आप कह सकते हो गूगल पे अगर आप लॉग इन करोगे जीमेल पे, तो आप कह सकते इस फोन पे आपके पास जो है ना मैसेज है उसको यस करो। ठीक है, या फिर आपके पास बायोमेट्रिक्स होते हैं, आप थंबप्रिंट स्कैनर्स वगैरह आप यूज करके फेशियल रिकग्निशन के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, बायोमेट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे थे तो बायोमेट्रिक्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर हम सबको पता है क्या होता है, हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है हमें पता है, और हम उसको यूज कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारे फोन्स के अंदर जनरली होता है, एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आपने देखा होगा, एंड दे यूज अ वेरी स्मॉल स्टोरेज स्पेस और इजीली क्रिएट हो सकते हैं, इजीली स्टोर हो सकते हैं। बट इंट्रूसिव है बिकॉज आपका पर्सनल डेटा जो है आपके पास कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, और अगर आपके पास जो है वो खराब है स्क्रीन, या आपके उंगली पे लग से कुछ कुछ मतलब कम हो गया, तो यू कैन नॉट यूज योर फिंगरप्रिंट, राइट। रेटना स्कैनर। रेटना स्कैनर आपके पास जो आई बॉल का जो वाइट एरिया है दैट्स द रेटना, उसकी बहुत हाई एक्यूरेसी होती है,
और कोई और एप्लीकेट उसको नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम अगेन बहुत इंट्रूसिव है, उसके अलावा बहुत स्लो है, आपको स्कैन करना बहुत मुश्किल होगा और एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करना। फेशियल रिकग्निशन नॉट इंट्रूसिव, ठीक है, बिकॉज आपके पास पर्सनल डेटा नहीं, सबको ही पता है आपकी शक्ल और आपकी तस्वीर तो पता है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव ऑब्वियसली। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या है, आपके पास जो है वो लेट्स से एज आपकी अगर आपने ग्लासेस चेंज कर दिए, आपने बाल कटवा लिए हैं, आपने जो है वो एज के हिसाब से लेट्स से आप 10 साल के थे, आपने फेशियल रिकग्निशन किया, आप 20 साल के हो गए तब आप आए, आपने वही रिकग्निशन यूज किया, वो नहीं चलेगा शायद प्रॉब्ली, ठीक है। ग्लासेस में अक्सर होता है कि ग्लासेस पहने और ग्लासेस नहीं पहने हुए हैं, या अगर आप लेटे हुए पलंग पे और आपने उसको फेशियल रिकग्निशन यूज किया तो प्रॉब्ली वो उसमें प्रॉब्लम करता है। वॉइस रिकग्निशन अगेन नॉन इंट्रूसिव, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, आपको पता है, नॉन इंट्रूसिव, समथिंग विच इज वेरी पब्लिक एंड कॉमन। बट उसके अलावा जो है वो इनएक्सपेंसिव है, बहुत क्विक भी है, 5 सेकंड या उससे कम लग सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस भी कर सकता है, जैसे आप मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड करके आप यूज कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी बहुत लो है बिकॉज सिमिलर आवाज बहुत होगी होती है, आपने भाई बहनों आपके पास जो है, अगर भाई और बहन या कोई सिबलिंग है आपके पास की ऑडियो, उसकी वॉइस जो सिमिलर होगी या बहुत से लोगों की सिमिलर होती है, इज नॉट यूनिक टू दैट वन पर्सन, राइट, इज बिकॉज और वॉइस आपके पास जो है वो रेप्लिकेट हो सकती है और सिमिलर हो सकती है, एंड ऑल्सो अगर आप बीमार हैं तो आपकी आवाज भी चेंज हो सकती है। It means your thumbnail as you sign. Yeah, it is kind of. So we assume that fingerprints are unique. So that's why we say कि हमारे पास जो है ना वो आपकी प्राइवेट, हमारे पास ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट्स या थंबप्रिंट्स जो आपके पास आपके शनाख्ती कार्ड पर आपके डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी यूज होते हैं, तो अगर किसी का एक्सेस है उसका तो दे कैन यूज इट फॉर डिफरेंट थिंग्स। फिर हमारे पास है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सबको पता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने लॉग इन किया, आपको ओटीपी आता है, आप ओटीपी एंटर करते हो, यू कैन लॉग इन, सिंपल, हम सबको ये पता है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आप कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपका काम है कि उसको आप अपडेट रखो, बिकॉज अगर उसके अंदर कोई हैकर, कोई वायरस का प्रॉब्लम था, कोई हैकिंग का प्रॉब्लम था, कोई और प्रॉब्लम था, तो आपके पास जो है वो आप उसको अपडेट करने से होगा ये कि उसके अंदर जो भी पैचेस थे वो सॉल्व हो जाएंगे, जो एरर्स थे वो पैचेस के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, और उसके अंदर जो भी लूप्स थे या जो भी प्रॉब्लम्स थे वो आपके पास अब नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग चेकिंग और टोन चेक करना। सो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास जो है वो ईमेल्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैम्ब्रिज से आपको ईमेल आती है, आपने देखा भाई कैम्ब्रिज तो लिखा हुआ है, बट आपने देखा नहीं उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, आपने देखा नहीं उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो ये आपने फौरन से देखा, अगर आपने स्पेलिंग को चेक किया तो आपने बोला ओहो ये तो गलत स्पेलिंग है, इसका मतलब ये इधर से नहीं आनी चाहिए। फिर आपके पास जो है इसके अलावा आपके पास जो है वो सस्पिशियस लिंक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा लिंक जो आपको लगता है कि सस्पिशियस है, वो आप अपने पास आइडेंटिफाई करेंगे। लैंग्वेज आप देखेंगे, कभी कभी आपके पास लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होती, अक्सर आपने देखा होगा स्कैम मैसेजेस के अंदर आपके पास लैंग्वेज खराब यूज हो रही थी, इंग्लिश सही नहीं है, ग्रामर मिस्टेक है, वोकैबुलरी का तो खैर कोई मसला नहीं है, बट ग्रामर में और कंस्ट्रक्शन में ऑफ सेंटेंसेस में इश्यूज हो सकते हैं। फिर इसके अलावा फायरवॉल इज अनदर, ठीक है, तो फायरवॉल कैन बी अ हार्डवेयर एंड कैन बी अ सॉफ्टवेयर, एंड इट सिट्स बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम जिसको आप सेव करना चाह रहे हैं, और उसके बीच में आपके पास एक फायरवॉल होता है। और फायरवॉल का काम सिंपली क्या है, फायरवॉल का काम है टू एग्जामिन द ट्रैफिक एंड सी के वो क्राइटेरिया को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर वो मैच कर रहा है तो उसको पास कर देगा, ठीक है। एंड अगर उसके अंदर आपके पास जो है कोई ऐसी वेबसाइट है जो अनडिजायरेबल है, उसके आईपी एड्रेसेस को देख के वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। अब फायर ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा हमारे पास है प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर आपके सामने, प्रॉक्सी सर्वर अगेन यूजर और वेब सर्वर के बीच में होता है। व्हाट इट डज इज के वेब ब्राउजर की कोई भी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है, और आपके पास जो रिस्पॉन्स है उसको भी वो फिल्टर करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो उसका मेन फीचर क्या है, मेन फीचर आपके पास ये है दैट इट विल फिल्टर ट्रैफिक
ठीक है, जो भी ट्रैफिक है जिसको ब्लॉक करना अलाउ करना वहाँ कर सकता है. IP addresses are kept secret. तो यूजर जो होगा उसका IP एड्रेस जो है वेब सर्वर को नहीं पता चलेगा. It can block certain IP addresses. जो भी आपको नहीं करना है, आपको अलाउ नहीं करना, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कोई वेब सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस करने से टू द यूजर. ठीक है. प्रॉक्सिमिटी के इन प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल के आपके पास जो सिमिलरिटीज हैं वो ये हैं कि दोनों आपके पास दे आर बिटवीन ब्राउजर एंड द सर्वर. They are both used for filtering out the traffic. They are both going to monitor the incoming and outgoing traffic. The difference is that कि आपके पास जो proxy server है, proxy server आपके IP addresses को, user के IP address को secret रखता है और आपके पास कोई भी cyber attack जो आपके साथ आता है वो पहले proxy server पे infect करेगा और proxy server जो है वो पहले आपके पास जाएगा and it will allow the user to be safe and the examiner would the hacker would basically proxy server को अटैक कर रहा हो. ठीक है. अच्छा जी, फिर हमारे पास है प्राइवेसी सेटिंग्स. तो हमारे पास प्राइवेसी सेटिंग्स का मतलब ये कि हमारे पास कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पास वेब ब्राउजर को, सोशल नेटवर्क्स को बाय चेंजिंग आवर प्राइवेसी. आप अपने पास प्राइवेट कर सकते हैं, आप उसको पब्लिक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. तो इट्स अप टू यू. आप प्रीटी श्योर आपको पता है प्राइवेसी सेटिंग्स आपके पास क्या होती हैं. And last for this topic is secure socket layer, which is very important. So इसको गौर से देख लें. So secure socket layer is a type of protocol which is used by the computers to communicate securely between two computers across the network. ठीक है. तो क्या कहता है, आपका लॉक करता है कि आपकी वेबसाइट क्या काम कर रही है. और इसके साथ साथ जो SSL जो है आपके पास उसके डेटा को, SSL सर्टिफिकेट जो आपके पास यूज करके डेटा को जो है वो इनक्रिप्ट करता है और सिक्योर करता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि आप वेब ब्राउजर जो है वो एक मैसेज सेंड करेगा टू अ वेबसाइट सो दैट दे कैन क्रिएट एन SSL लिंक. तो ब्राउजर जो है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई इटसेल्फ. वेब सर्वर जो अपने पास एक अपना SSL सर्टिफिकेट सेंड करेगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी. ब्राउजर उसको ऑथेंटिकेट करता है और फिर वो एक मैसेज सेंड करेगा सो दैट द कम्युनिकेशन कैन बिगिन. एंड देन देयर इज एन SSL encrypted process that happens जिसके अंदर आपके पास symmetric session keys use होती है. तो any encryption and decryption will happen through this symmetric session key that will be created through the SSL encryption. So throughout the communication आपके पास जो है यही की यूज होगी फॉर encryption and decryption. When the communication happens is done, उसके बाद आप स्टॉप कर देते हो. ठीक है. Okay. How many are left? 15 are left. 15 to 20 are left, not many. And this is our last chapter now. Okay? So we are at our last chapter. And इसको मैं quickly complete करता हूँ. And it's one of the easier chapters. इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है. इसको कंप्लीट कर लेते हैं. इसको कंप्लीट करते हैं और फिर जो है वो आप आराम करना. इतना लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है. आप मुझे लेट्स ट्राई टू स्ट्रेच इट आउट टिल 4:30. देन विल बी डन. ठीक है. होपफुली 4:30 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है. 4:30. No, you are supposed to take notes. I will. This is all of these information is in the notes जो Instagram पे हैं. Instagram पे जाओ.
डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां पे आपका डिटेल नोट्स की लिंक दिया होगा, जस्ट यूज द डिटेल नोट्स, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर मी टू टीच, यू डोंट नीड दिस। इफ यू वांटेड टू डू दिस, जस्ट कॉपी करते रहो, ठीक है। अच्छा, so first thing that we are going over, why do you need a break? Let's complete this quickly. Just give me 20-25 minutes, we'll be done. अगर हम ब्रेक लेंगे तो फिर तुम लोग और थक जाओगे, फिर तुम लोग और मुश्किल होगी। Let's stretch it out and complete this, right? Okay, so automated systems. So automated है। Okay, so हमारे पास जो है ऑटोमेटेड सिस्टम्स, हमारे पास सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर, एक्चुएटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड उसके थ्रू हम डिजाइन करते हैं और प्रोग्राम करते हैं फॉर इट टू वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। सो अभी हम आगे, हमने पहले भी देखा था सेंसर्स क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, हमें पता है एक्चुएटर्स क्या है, ठीक है। तो हमें ये पहले से ही पता है, मेरा भी गला गया, बट लेट्स कंप्लीट दिस, ठीक है। तो आपके पास जो है ये ऑटोमेटेड सिस्टम इन सब से मिलके बनेगा। अब हमारे पास जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपने जो है वो पहले भी देखे होंगे, ये नोट्स के अंदर भी दिए हैं, यू कैन गो थ्रू इट, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि वो क्या काम करते हैं। मैं एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड इट योरसेल्फ, ठीक है। हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम्स कैन बी यूज इन इंडस्ट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फॉर पैरासिटामॉल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर आपने, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से सेंसर्स यूज हो रहे हैं, आप याद कर लो या समझ लो कि कहाँ पे कौन से यूज हो रहे हैं, फंक्शंस उसके अंदर क्या है, और माइक्रो प्रोसेसर कैसे आपके ऑटोमेटेड सिस्टम्स को यूज कर रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर से आते हैं वो ये आते हैं कि आपके पास, आपको एक सिचुएशन देंगे, तो जो इस सिचुएशन की एग्जांपल्स में दे रहा हूँ सिमिलर एग्जांपल्स होंगी, उनको देख के आपने सोचना होगा कि यहाँ पे सेंसर्स कौन से यूज हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले से बता दिया कौन कौन से सेंसर्स कहाँ यूज होते हैं, प्रोसेस आपको पता है, एक्चुएटर्स पता है आपको, बस ये चीज अगर समझ में आ गई है तो बस आपने वहां पे एक आंसर लिखना होगा 6 मार्क का। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर पेपर में आता है, और ये इस बार भी आएगा। तो आपके पास ये सिस्टम्स अगर आप देख लोगे एक बार तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वर्कशीट, अगर आप देखोगे मेरी जाके इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको वर्कशीट दी हुई, उसके अंदर मैंने एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, वहां पे आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सेल्फ पार्किंग कार्स हमारे पास इज पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। वेदर के अंदर हमारे पास वेदर स्टेशन हैं, गेमिंग के अंदर हमारे पास गेमिंग सिमुलेशंस हैं, और लाइटिंग के अंदर हमारे लाइटिंग सिस्टम्स हैं। ये जो आपके सारे जो प्रोसेसेस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, उनके सेंसर्स देख लो कौन से यूज होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, और माइक्रो प्रोसेसर्स को कैसे कंपेयर कर रहा है। ये यहीं से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको वापस से खोल रहा हूँ यहाँ पे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, 1 2 3 4 5, राइट, then take a screenshot of this, then take a screenshot of this, and then take a screenshot of this, and then take a screenshot of this, ठीक है। So what you need to do is go through this, understand कि इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेंसर्स यूज हैं। सेंसर्स आपको पता है एक्चुएटर्स क्या होता है, आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर के तरीके क्या हैं, जस्ट आपने इसको जो एक फॉर्मेशन में अंडरस्टैंड करना है कि वो कैसे यूज होंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मेन चीज पे, ऑटोमेटेड सिस्टम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो इट्स फास्टर देन ह्यूमंस, तो वो नेसेसरी एक्शन बहुत क्विकली ले सकता है। ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपके पास, इट कैन बी पार्ट ऑफ हैजर्डस सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल कि आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ह्यूमन इंटरैक्शन या ह्यूमन इंटरवेंशन वुड बी वेरी स्लो, तो अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो क्विकली एक्शन ले सकता है बिफोर कोई बड़ा नुकसान हो, ठीक है। सिस्टम्स आपके पास ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर रन हो सकते हैं, आपके पास देख सकते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिसके अंदर आपको हर चीज मेक श्योर करना है कि प्रॉपर
फॉर्म में हो तो आप यूज कर सकते हो। ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको मैनेज करना, बिकॉज बहुत सारे आपके पास फैक्टर्स होंगे। इट इज लेस एक्सपेंसिव ओवर लॉन्ग रन, बिकॉज अगर आपने 50 लोग रखे हुए टू मैनेज ऑल ऑफ दिस वर्सेज ऑटोमेटेड सिस्टम, शुरू में शायद ऑटोमेटेड सिस्टम महंगा, बट लॉन्ग रन में आपका ऑटोमेटेड सिस्टम सस्ता पड़ेगा। It is more effective, is more efficient on resources and materials, and has a better productivity. And results हमेशा consistent होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक नया बंदा आया उसको सिखाने में, क्योंकि उसके पास results उसके थोड़े weak हो सकते हैं, पर हमारे पास जो ऑटोमेटेड सिस्टम हमेशा आपको consistent result देगा। Disadvantages क्या है? Often ये expensive होगा initially, मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है। देयर विल बी ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी जो हमेशा हमने कंसिडर शायद नहीं की होगी, तो उसके हमें प्रॉपर टेस्टिंग की जरूरत होगी। साइबर अटैक अगर हो गया तो वो एक हमारे पास प्रॉब्लम हो सकता है, एंड हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो है वो उसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव हो सकता है। यस, दे कैन वर्क ऑन 24/7, yes, that's an advantage as well, but it depends on the system as well. Obviously you don't want to manufacture something for 24/7, you would want to manufacture for some hours. So that's not always true for all the systems, but it can run for 24/7. आते हैं रोबोटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर हम डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स जो है हमारे पास कंबाइन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? हमारे पास फैक्ट्रीज के अंदर रोबोट के आर्म्स होंगे, और आपके पास जो है वो वेल्डिंग के लिए या फिर स्प्रे पेंटिंग के लिए या कटिंग के लिए या कैनिंग के लिए या बॉटलिंग के लिए आप उनको यूज कर सकते हो। सो इसका मतलब एक मैकेनिकल पार्ट है, और उसको हमने उसके अंदर हमने जो है वो एक डिजाइन किया, उसको बताया कि उसका ऑपरेशन क्या है, उस ऑपरेशन को कंटिन्यूसली कंप्लीट कर रहा है। सो एक रोबोट जो आपके घर में यूज हो रहा है, मे बी वो आपके रूम्बा, अगर आपने देखा रूम्बा इज अ रोबोट जो आपके पास घर के अंदर जो है वो स्वीपिंग कर रहा होता है। इसी तरह से ऑटोमेटिक विंडो क्लीनर्स, लॉन मोवर्स, ये एग्जिस्ट करता है हमारे पास। देन वी हैव ड्रोन्स जो हमारे पास डिफरेंट पार्सल डिलीवरी वगैरह के लिए भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारे पास रोबोट के हमारे पास सबसे पहला तो ये कि उसके पास एबिलिटी होगी टू सेंस देयर सराउंडिंग, कि उसके सराउंडिंग में आपके पास क्या हो रहा है। It has the ability to have a degree of movement, should be able to move around, and it must be programmable, कि आप उसको चेंज कर सकते हो what it can do। तो आज वो अगर वो कुछ काम कर रहा है तो नेक्स्ट में उसको चेंज कर सकता हूँ to do something else। सो रोबोट्स के हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? अगेन, हमारे पास रोबोट्स कैन बी यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर, डोमेस्टिक यूज के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, और उनके हमारे पास सिमिलर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। So this is something that you can go through yourself, right? This is not advantages वही हैं सारे similar, productive है 24/7, जैसे हमारे पास उन systems के थे, smart systems के थे, automated systems के थे, वो आपके पास यहाँ पे वैसे वर्क करेगा। AI के अगर क्वेश्चन चाहिए, गो ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, उसमें वर्कशीट्स दी हुई है, AI की वर्कशीट है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर लो, ठीक है। You guys need to open those worksheet, उस वर्कशीट में सब कुछ है, उसी में से सवाल आएंगे, उसमें से ही सवाल आएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर वो वर्कशीट सारी सॉल्व कर लो। If you don't solve that, then obviously it's going to be a problem, right? Okay. अच्छा जी, सो ये आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं आपके पास सामने, इसको आप देख लें। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and then take a screenshot of this and then take a screenshot of this। हर जो वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन है उसके आंसर्स नोट्स के अंदर है, तो यू जस्ट हैव टू सर्च फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। मैंने इसकी कोई स्पेसिफिक मार्किंग स्कीम बनाई नहीं है, बट आई हैव सॉल्व दो, सो आई विल अपलोड दैट ऑल द मार्किंग स्कीम जो मैंने खुद लिखी है ना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। Officially 7 hours and we are done, we have not many things to go over।
ठीक है। So last topic है guys, and this is artificial intelligence. Okay. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर जो एक कंप्यूटर सिमुलेट कर सकता है उससे रिलेटेड है। तो इट इज बेसिकली refer to the cognitive functions of a human brain. It has all of these cognitive functions जो एक replicate कर सकता है AI, जो एक human भी कर सकता है, such as reasoning, speech, senses, touch, smell, sight, sound. ठीक है। तो what are the characteristics of an AI? तो AI जो है is basically going to have collection of rules और data होगा उसके पास and ability to reason, learn and adapt, जैसे human करता है. It has three categories: narrow AI, general AI, strong AI. Narrow AI is a machine that is superior to the computer in one task. General AI is similar in one task, similar performance in one task, and strong AI is superior than humans in many tasks. अब रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है इट हैज एबिलिटी टू ड्रॉ रीजन्ड कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन डेटा, यानी आपको कोई डेटा दो तो उसमें से आप एनालाइज कर सकते हो, बता सकते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होगा। तो AI हैज द एबिलिटी टू डू दैट। सो AI सिस्टम्स आपके पास जो है वो आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम्स में भी यूज हो सकते हैं। इस डायग्राम को याद करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से इस बार भी आया था और इसमें से क्वेश्चन जनरली आपके पास आ सकता है। तो इसको देखो, आपके पास जो एक एक्सपर्ट सिस्टम का शेल होगा उसके अंदर आपके पास तीन चीजें, एक है यूजर इंटरफेस जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया तो देयर इज एन इंटरेक्शन का तरीका जहां पर आप टाइप कर सकते हो, दैट्स एन इंटरफेस। उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन सिस्टम होगा और एक इन्फ्रेंस सिस्टम होगा जो आपके कनेक्टेड है थ्रू अ रूल बेस एंड नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या होता है? नॉलेज बेस इज ऑल द नॉलेज, ऑल द एट्रीब्यूट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट इट ऑलरेडी नोज, कि इसको पता है कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसका पूरी एक नॉलेज का एक पूरा डेटाबेस बना हुआ है। एक रूल बेस है जिसके अंदर इन्फ्रेंस रूल्स हैं जिसके थ्रू वो इन्फर कर सकता है किसी चीज को, वो समझ सकता है, रीजन कर सकता है व्हाट इट इज। तो इन्फ्रेंस इंजन जो है वो नॉलेज बेस से डेटा उठाएगा, रूल बेस से रूल्स उठाएगा और उसकी बेसिस पे रीजनिंग करके आपको एक रिप्लाई कर सकता है। और एक्सप्लेनेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द रूल्स एंड देन सेइंग कि मैंने इन रूल्स की बेसिस पे एक आंसर क्रिएट किया था। ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंट जगहों पे जो एक्सपर्ट सिस्टम्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं, जैसे ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, डायग्नोसिंग पेशेंट्स इलनेस के वो बीमार है उसको क्या है, कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का फॉल्ट, कोई कैलकुलेशन फाइनेंशियल या टैक्स की। ठीक है। तो आपका इन चीजों के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज हो सकते हैं। अब आपके पास जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं उनके अंदर कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। सो एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा, उसके अंदर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है। सेकंड, इट कैन गिव यू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, हमेशा आपके पास रिजल्ट्स जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे। इट हैज वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, आपके पास हर चीज का रिप्लाई आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो एज ए ह्यूमन यू वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी। लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं बट आपके एक्सपर्ट्स इवन इफ दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन पर्टिकुलर फील्ड, तो आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको उनको ट्रेन करने की स्पेसिफिकली उस फील्ड के ऊपर जरूरत नहीं है। इट कैन मेक ट्रेसेबल लॉजिकल सॉल्यूशन, तो जो भी वो सॉल्यूशन बताएगा तो आपको बताएगा कि उसने वो क्यों किया है, तो उसके बाद एक ट्रेसेबल पूरा सॉल्यूशन होगा। इट कैन हैव मोर देन वन एक्सपर्टीज एज वेल, इट कैन बी वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, जैसे चैट जीपीटी की एग्जांपल कर लें तो बहुत फास्ट है, इसका मल्टीपल एक्सपर्टीज है, अनबायस्ड है। ठीक है। आपके पास सजेशन अच्छे से दे सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपके पास वो जो भी आपको रिजल्ट देगा उसके पीछे उसकी रीजनिंग होगी। ठीक है। तो ये सारा बेसिकली अपने दिमाग में आप चैट जीपीटी को रख सकते हो। मगर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज पहला तो ये है कि इसको ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को ताकि वो प्रॉपरली इसको यूज कर सके। अगर आपको यूज नहीं करना आता प्रॉपरली चैट जीपीटी को इवन, तो आप उसको सही तरह आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट। उसको सेटअप करना, मेंटेन करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है।
It can give you core responses जहाँ पे आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल डायग्नोज किया आपने किसी को, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू गो टू अ डॉक्टर, इफ यू आर नॉट वेल, डॉक्टर आपको जो है वो एम्पैथी शो करेगा, आपको ऐसा अच्छा फील होगा कि अच्छा यार ये कंसर्न्ड है, ठीक है। बट अगर आप एक सिस्टम से पूछो, दैट विल नॉट बी एबल टू शो यू एम्पैथी, तो ये आपके पास जो कोल्ड रिप्लाईज आ रहे होंगे, सिर्फ आंसर्स आ रहे हैं, नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी कंफर्टिंग फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा जितनी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी सब वही नॉलेज बेस के अंदर सब उसी का रिप्लाई कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। एंड यूजर्स sometimes can make dangerous assumptions based on the expert systems, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ एआई और मशीन लर्निंग के अंदर, सो एआई और मशीन लर्निंग के अंदर जो आपके पास डिफरेंस है वो ये है कि एआई is represents simulated intelligence in machines, any type of machine, and it aims to build machines which are capable of thinking. Whereas जब मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूँ तो मशीन लर्निंग को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसेट ऑफ एआई, जिसमें हम एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर सकते हैं और वो लर्न कर सकते हैं फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस. So machine learning can make predictions on and take decisions on the basis of their previous scenarios, and they can be fast and accurate. And अगर उनके अंदर कोई चीज change करनी तो learn कर सकते हैं. So what they can do is they can a machine can practice making decisions. जैसे for example आपने अक्सर गेम के बॉट्स देखे होंगे, they learn by playing themselves. So they learn and they understand what the situation is. If there is a new skill, if there is a new thing that comes out, it learns and then it becomes better, ठीक है. It relearns as well, ठीक है. Its aim is to make machines learn through the data acquisition, and so what they do is they are able to solve new problems, they find new problems and they become better and adapt themselves. तो आपके पास मशीन लर्निंग जो है आपके पास बहुत सारी जगह पे यूज है, जैसे सर्च इंजन के अंदर, तो गूगल पे आप जाते हो, गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट देता है टॉप 1 2 3 4. अगर आप फर्स्ट वाले रिजल्ट को सिलेक्ट नहीं करते हो, आप नीचे वाले रिजल्ट को सिलेक्ट करते हो, नेक्स्ट पेज पे सिलेक्ट करते हो, तो गूगल जो अपना आपको लर्न करवाता है कि आपने जो उसने आपको सजेस्ट किया था दैट इज नॉट द आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड उसको डिमोट कर देता है और उस जो चीज आपने सिलेक्ट की उसको प्रमोट करता है. तो इट लर्न्स एंड चेंजेस द रैंकिंग ऑफ ईच पेज. एंड आफ्टर few weeks, few months, few days आपको नजर आएगा बहुत सारी चीजें चेंज हो गई होती हैं if you keep making that different selection, ठीक है. एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जहां पे आपके पास ये यूज होता है. ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा पेपर 1 का जो है हमारा कोर्स का रिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है. बट बिफोर आई एंड दिस I just want to show you this. Okay, so I'm giving you this guest paper or a practice paper for you to solve, ठीक है. अब ये जो है वो काफी सारे क्वेश्चन है, 100 मार्क का 2 सवा 2 घंटे में आप कर सकते हो, ठीक है. और आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना है. सो आई हैव गिवन यू दिस, so make sure that you solve it yourself. I'm gonna on Instagram, I'm gonna share the link for this on the story. तो स्टोरी पे होगा, तो जल्दी से अभी जिसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है. मैं थोड़ी देर में अपनी टीम को भेज रहा हूँ, वो शेयर कर देंगे इसको, and just download it from there, solve it yourself, and those would be available, ठीक है. These comparison tables are available in notes. Yes, hopefully इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, वहीं पे से वहीं से सारी चीजें पिक की हैं, ठीक है. उसी के अंदर ये दी हुई हैं और आपने इसको कॉपी भी कर लिया होगा. You can also go back in the recording and find that. इसको मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा, आप उसको देख सकेंगे यूट्यूब पे, मैं अपलोड कर दूंगा इसकी पूरी रिकॉर्डिंग. आपने क्या करना है, आप जो है वो इसको वहीं से इंस्टाग्राम से ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है. तो मैं अभी जो है वो शेयर कर दूंगा, आप आधे घंटे में वापस चेक कर लेना ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड दैट ऑन द स्टोरी, ठीक है. ऑलराइट, सो होपफुली आपके पास जो है वो सारी चीजें कवर हो गई हैं एंड यू एंजॉयड, एंड आई रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस स्ट्रीम टुडे, एंड आपके सारी क्वेरीज और सारे प्रॉब्लम्स आपके पास सॉल्व हो गए. सो आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, ठीक है. एंड
make sure if you have any queries, just post them on my Instagram page. You can always contact me there. आप वहाँ पे मेरी टीम से और मुझसे बात कर सकते हैं. And best of luck for your exams again. And I will see you guys inshallah soon. Take care, guys. Khuda Hafiz.